हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस सर गुड मॉर्निंग सुप्रभात। बस बढ़िया सर आप सबकी दुआ है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। Karachi was actually the Kumaon expedition and then later on it was wrapped up by कांगड़ा। मतलब उसमें ऐसा हुआ था कि उसने किया था कुमाऊं की तरफ ही, बट देन उसका गुस्सा जो है बाद में कांगड़ा की तरफ गया, तो उसने नगरकोट में एक और एक्सपीडिशन करवाया। तो दो आगे पीछे के एक्सपीडिशंस हुए, समझे। जो कराची एक्सपीडिशन है ना, वो मेनली टारगेटेड टुवर्ड्स कुमाऊं था, मतलब दैट इज द उत्तराखंड। बट अलॉन्ग विद दैट देयर वाज वन मोर एक्सपीडिशन दैट वाज प्लान्ड, जो उसके आगे पीछे हुआ था, वो कांगड़ा वाला था, फोर्ट में ज्वालामुखी। तो चलिए सर ओके ना, थोड़ा आगे चलते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री वंस मोर। एंड सैयदों को खत्म करेंगे, लोधियों के ऊपर चले जाएंगे, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री वो खत्म करेंगे। उसके बाद उनकी कल्चरल हिस्ट्री और बाकी सारी हिस्ट्री के नुआंसेस पे आ जाएंगे सर। ओके सो विल कम बैक टू द अदर पार्ट्स। हाँ जी सर। ये आप लोग सुबह 10 बजे वो ज्योग्राफी का क्लास करने जाते हो, फिर उसके बाद इसका रिकॉर्डिंग देखते हो कि नहीं देखते हो? ऐसा ना हो जाए कि यहाँ के टॉपिक समझे नहीं समझे, है ना। वो क्लास होने के चक्कर में फिर बाद में आप लोग कवर कर लीजिएगा टॉपिक्स, क्योंकि होगा क्या कि आलस लगेगी सर, समझो। आलस का मतलब समझ में आता है ना, फिर यू गेट बॉम्बार्डेड विद बैकलॉग। ओके सो वंस यू इवन कंप्लीट आउट रिकॉर्डिंग सर, मतलब लाइव क्लासेस अगर आप इधर उधर क्लैश हो रहा है, दो सब्जेक्ट होते ही है नॉर्मली सर, बट यू आल्सो मेक श्योर कि कम से कम इसका रिकॉर्डिंग बाद में देख लिया करो, है ना। क्योंकि काफी लोग बच्चे ज्योग्राफी करने जाते हैं सुबह सुदर्शन सर का, तो उसमें होता क्या है कि यू नो 30 मिनट का ओवरलैपिंग है हमारा, तो बीच में हमने टाइम का भी सोचा था, नेक्स्ट पेपर के अंदर टाइमिंग चेंज करने का प्लान भी करते हैं। इस पेपर में तो हो नहीं पाएगा, शायद अगले पेपर में हो जाएगा, तो ठीक है 7:30 से 10 या ऐसा, है ना, 7 से 9:30, बट थोड़ा जल्दी हो जाता है, कुछ प्लान करते हैं, रास्ता निकल के कर देंगे, ठीक है। तो हम वापस आ रहे थे एंड हम लोग दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो लास्ट डायनेस्टी है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। देखिए सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट डायनेस्टी तीन ही थी, मतलब प्रैक्टिकली देखिए 4 डायनेस्टी है, ठीक। उसमें स्लेव डायनेस्टी अपने हिसाब से है सर। स्लेव के बाद वी हैड डिस्कस्ड द खिलजीस, और खिलजीस के बाद हमने देखा कि तुगलक की क्या कहानी होती है, और तुगलक के समय पे ही तैमूर आ गया सर, ठीक है। सो बिकॉज़ तैमूर's इन्वेजन एक्चुअली चेंज्ड इंडिया पॉलिटिकली, एंड वी विल आल्सो सी कि इसकी इंप्लीकेशन ये होगी कि रीजनल स्टेट्स का क्रिएशन होगा सर, ठीक है। ये रीजनल स्टेट्स के क्रिएशन के अंतर्गत हमें ये भी पता चल रहा है कि कंटेम्परेरी टू दैट द नेक्स्ट डायनेस्टी दैट केम टू पावर दैट इज द सैयद डायनेस्टी सर, है ना। तो सवाल ये आता है कि सैयद थे कौन और कहां से ये शुरू हुआ सर, ट्रेडिंग पॉइंट। ओके तो वी विल कम टू नो कि सैयद मूलतः से एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ नाम था जिसे हम लोग कहते हैं खिजर खान सर। ओके और ये जो खिजर खान था वी विल सी कि ही वाज अ लोकल गवर्नर व्हेन तैमूर's इन्वेजन टुक प्लेस सर, ट्रेडिंग पॉइंट। ओके तो इस परिस्थिति के अंतर्गत जब तैमूर आया भारत के अंदर, तैमूर ने आके सटासटी बुलाई, तो जाते जाते हमें ये पता चल रहा है कि खिजर खान जो है उसको वो अपॉइंट करके गया था, ठीक है, ट्रेडिंग पॉइंट। ओके तो ये खिजर खान एक्चुअली फिरोज शाह तुगलक के समय के एडमिनिस्ट्रेशन से ही भारत के अंदर है, मतलब वो उभरता सितारा है सर, ठीक है। और उसको मुल्तान की जागीर दी गई थी, वाज गिवन द जागीर ऑफ मुल्तान सर, ठीक है। सो बिकॉज़ ही वाज गिवन द जागीर ऑफ मुल्तान, तो तैमूर जब गया वापस जाते जाते, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ही वाज कंटिन्यूड सर, है ना। तो तैमूर ने कहा कि काम कर भाई, तो कंटिन्यू रहे सर। ओके और इस तरह से वी विल सी दैट इसकी जो ओरिजिन है वो निकल के आई, और 1414 तक आते-आते जब उसको ये समझ में आ रहा था कि दिल्ली के अंदर क्राइसिस क्रिएट हो गए हैं, एंड वी विल सी कि ये नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की के अंदर संघर्ष हो रही है, तो बीइंग हिमसेल्फ एज अ नोबल सर, उसने ये प्लान किया कि चलो कुछ बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के चक्कर में 1414 के अंदर उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया सर, ट्रेडिंग पॉइंट। ओके तो इस तरह से सैयद वंश की स्थापना की गई सर। ओके तो सैयद ऐसे तो देखा जाए तो एक ऐसी डायनेस्टी है जो क्लेम करती है कि दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट सर, ओके समझे। तो प्रोफेसी के साथ अपने आप को लिंकेज करेंगे सर, समझे। बट देन वी विल आल्सो सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इनकी डायरेक्ट रूट्स प्रोफेसी के साथ ऐसे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलेगी सर, समझे। क्योंकि वी विल सी कि प्रॉफिट साहब की तो जो फैमिली इमीडिएट कंटेक्स्ट में जो होगी वो तो वेस्ट एशिया के अंदर सेटल होगी सर, ठीक है, समझे। सो देयर आर टू थियरीज बिहाइंड दैट, है ना। वन इज दैट कि द फैमिली मेंबर्स वुड हैव माइग्रेटेड, जैसे हमने देखा कि ये जो हुसैन के साथ या बाकी सारे करबला की लड़ाई और उसके आगे पीछे के पीरियड के अंदर काफी लोग माइग्रेट होकर वेस्ट एशिया से आए थे सर, ओके, है ना। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये भी लोग आए होंगे सैयदों के रूप में। दूसरी कहानी ये है कि भाई ये अपने आप को डिवाइन ओरिजिन के रूप में कंसीडर करने की कोशिश करेंगे सर, है ना। ओके तो वी विल फाइंड कि दैट टू थिंग्स है ना, इसके पीछे दो कहानी आपको इसके अंदर से मिलती रहती है कि सैयद थे कौन सर। ओके तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये स्टोरी है खिजर खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वी विल सी कि ये जो सैयद डायनेस्टी है ये 1414 से लेकर 1451 तक रूल करती है सर, है ना। तो हमें यहाँ से कुछ याद रखना है, तो इसके लिए एक ऑथर ने लिखा है कि ये डायनेस्टी की शुरुआत मुल्तान में हुई थी, क्योंकि खिजर खान वाज द जागीरदार और गवर्नर ऑफ मुल्तान, और ये डायनेस्टी फाइनली रिटायर होती है बदायूं के अंदर सर, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बदायूं इज इन वेस्टर्न यूपी सर। ओके बीच में इन्होंने दिल्ली में स्टॉप ओवर किया था फॉर 35 इयर्स, और इसके बाद फिर हम दोनों की डायनेस्टी का एंड हो गया सर, समझे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सैयद डायनेस्टी की कहानी किस तरह से है, कौन से राजा लोग सत्ता के ऊपर आए थे, थोड़ा बहुत वो देख लेते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं, हमें थोड़ी बहुत बैकग्राउंड पता होनी चाहिए कि कैसे द दिस डायनेस्टी लोधीज केम टू पावर सर, ठीक है। कि लोधी का पावर कैसे ऊपर आना, वो थोड़ी बहुत हमारे लिए प्रोमिनेंट हो जाती है। तुगलक की डिक्लाइन तो हमने देख लिया था, आई गेस वी हैड डिस्कस्ड द तुगलक डिक्लाइन एज़ वेल, कि तुगलक डायनेस्टी का पतन कैसे हुआ, है ना। तो वो एक्चुअली दिल्ली सल्तनत के फैक्टर्स के साथ भी थोड़े बहुत कोरिलेट होंगे सर, ओके। क्योंकि ऐसे आप समझने की कोशिश करिए कि तुगलकों का पतन इमीडिएटली दिल्ली सल्तनत के डाउनफॉल के साथ नहीं देखा जाता है सर, ओके। क्योंकि ये तो खत्म हो गया था 1414 में सर, है ना, 1320 से लेकर 1414 तक सर, ओके। बट देन वी विल सी कि इसके बाद इंस्टेबिलिटी बहुत रही। द सल्तनत कंटिन्यू टू फ्लरिश फॉर नेक्स्ट 100 इयर्स, है ना। अगले 100 साल तक हमें ये भी पता चला है कि सल्तनत फ्लरिश हो रही थी, पर उसकी जो लेगेसी या उतनी जो हम लोग कह सकते हैं जो इंप्लीकेशंस है, जो पावर है सल्तनत का, वो पहले जितना नहीं रहेगा सर, ठीक है। तो वी शुड नो दैट पार्ट, ओके, कि भाई क्या हुआ था किस तरह से, और सैयदों की कैसे बेसिकली डिक्लाइन हो जाती है सर, ओके। तो सैयद में ना खिजर खान की कहानी पहले थी सर, उसके सिवाय सैयदों के अंदर हमारे पास कोई लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है सिवाय कि एक बुक जिसका नाम है तारीख मुबारक शाही सर, है ना। सो दैट इज द ओनली लिटरेरी सोर्स दैट इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू सैयद डायनेस्टी, और वही बुक हमको थोड़ी बहुत जानकारी देती है विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन, द ओरिजिन ऑफ सैयद एंड हाउ द सैयद डायनेस्टी एक्चुअली वर्क अपॉन सर, ओके। तो इसमें जो मुबारक शाह करके जो राजा है ना सर, ठीक है, वहां से आपको कहानी मिलती रहेगी। तो पहला व्यक्ति था खिजर खान, जिसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ही वाज द गवर्नर, और ही वाज एक्चुअली स्मॉल जागीरदार एट दैट टाइम, बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि इसकी प्रोपोजिशन बढ़ाई जाती है जब इसने तैमूर का साथ दिया था इन द इन्वेजन ऑफ दिल्ली सर, ठीक है ना। तो दिल्ली के ऊपर जब इन्वेजन हुआ तो उसकी कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है, एंड वी विल सी कि इसको टाइटल दिया गया था खिजर खान का सर, गेटिंग ओके। तो ये खिजर या मुल्तान की जागीरदार के रूप में, और ये फिरोज शाह तुगलक नहीं दिया था सर, ओके। तो जैसे ही ये सत्ता के ऊपर आया 1414 के अंदर, तो हमें ये पता चल रहा है कि अब कहानी आगे क्या होगी। अब देखिए कि दैट्स वेरी क्लियर कट, ओके, कि द
things are not in good condition in Delhi, sir. Okay, the fundamental reason is that the local rulers of India, the iqtidars and the jagirdar, the kind of the landlords at that time, they started scrambling for power, sir. Obvious था ना सर, इन सबको बेसिकली पावर चाहिए था, खास करके दिल्ली के आजू-बाजू में जितनी भी ताकतें बैठी हुई थी, उन सबको ऐसा था कि सत्ता हमारे हाथ में आनी चाहिए, सर, ठीक है। अब ये व्यक्ति अगर ये कह देता खिजर खान कि भाई देखो, if I get independent and establish my authority as independent ruler, people might not recognize me and legitimize me as a ruler, sir. Okay, but the second opposition that I can take is the kind of Taimur's lieutenant or Taimur's deputy or Taimur's successor के point of view से, या I am an appointee by Taimur, sir, समझे? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी दिखाने की कोशिश करता है, and we will find कि because the local governors and the local rulers and the we can say the princely states or the regional kingdoms that were coming up, they were obviously challenging the central authority, and because these guys were obviously challenging the central authority, खिजर खान had a very tough thing to manage around as well, sir, ठीक है। तो उसने क्या किया कि अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं किया, सर। ओके, तो उसने भी विल सी कि अपने आप को रैयत आला का टाइटल देता है। वो ये कह रहा है कि देखो, आई एम नॉट द किंग, सर, ओके, एंड आई एम वन ऑफ द ऑफिशियल्स और नोबल्स हु इज अपॉइंटेड बाय तैमूर। इन फैक्ट ही कंटिन्यूड टू स्ट्रक द खुतबा इन द नेम ऑफ तैमूर एज वेल, और कॉइन्स भी इशू किए वो भी तैमूर के नाम के ही कराता है, सर, ओके। इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये भी देखने को मिलती है कि तैमूर की तो मृत्यु हो चुकी है बाय दैट टाइम, पर तैमूर का छोकरा था शाहरुख, सर। ओके, तो खिजर खान ने शाहरुख के साथ अपने रिलेशंस बनाए रखे और उसको ट्रिब्यूट विब्यूट जो भी पहुंचाना था वो सब पहुंचाने की कंटिन्यूटी रखी, सर, समझे? तो हमें ये पता चल रहा है कि खिजर खान वाज वेरी स्मार्ट, ओके, एंड ही रियलाइज्ड दिस पार्ट कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि रिबेलियन विल टेक प्लेस और द पॉलिटिकल कंडीशंस इज नॉट इन फेवर ऑफ मी, तो आई नीड टू मेक श्योर दैट द रीजनल स्टेट्स, ओके ना, समझे, जितने भी निकल के आ रहे थे उनको साथ में लेजिटिमेसी अपनी गेन करवा पाऊं, एंड जितने भी रिबेलियंस थे, सर, ना, उनको भी कंट्रोल कर पाए, सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चल रहा है कि इसने इस तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश किया। दूसरी कहानी हमें ये भी पता चल रहा है कि ही स्टार्टेड मेकिंग रिफॉर्म्स। देखिए 7 साल तक पावर के ऊपर रहता है, सर, ठीक है, और ये 7 साल के पावर के समय पे भी कम टू कम कि उसने काफी नए अपॉइंटमेंट्स भी किए, नए गवर्नर्स को भी एस्टैब्लिश किया, और कुछ-कुछ जगहों के ऊपर उसने मिलिट्री कैंपेन्स भी चलाए थे, सर, समझे? जैसे कटिहार के अंदर उसने कराया था, ईस्टर्न पार्ट के अंदर, फिर मेवाती जो राजस्थान वाला रीजन है, हरियाणा राजस्थान मेवात वाला, सर, ओके, वहां पे उसने कराने की कोशिश की थी। फिर इटावा में आपको यूपी के अंदर हमें यहाँ से देखने को मिलता रहता है, सर, ठीक है, एंड 1414 तक आ जाता है या 1420 तक आ जाता है, विल सी ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कंसोलिडेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सर, समझे? बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि ही विल नॉट बी दैट मच सक्सेसफुल, और 1421 में इसकी मृत्यु हुई। जब इसकी मृत्यु होती है तो वी विल कम टू नो कि इसके बाद इसने अपने संतान को पावर के ऊपर बिठाया, जिसका नाम था मुबारक शाह, सर, ठीक है। अब देखिए मुबारक शाह का अपना इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि मुबारक शाह वाज वन सच पर्सन जिसने वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग वी विल सी कि टाइम यहाँ से निकाला है। दूसरी कहानी मुबारक शाह के समय पे ही आपको किताब देखने को मिलती है जिसका नाम है तारीख मुबारक शाही, सर, ठीक है, समझे? तो इसकी तारीख लिखी गई थी, सर, गेटिंग ओके, तारीख मतलब काइंड ऑफ हिस्ट्री लिखी गई थी, सर, ओके। तो ये चीज हमारे लिए बड़ी प्रोमिनेंट है कि शेख अहमद सरहिंदी, सर, ठीक है, आई कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो शेख अहमद सरहिंदी वाज ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही, एंड द बुक गिव्स अस द डिटेल अबाउट हाउ मुबारक शाह यूज्ड टू रूल, सर, क्योंकि इसके बाद आप देखोगे तो 7-8 साल में शासक चले जाते थे। एक्चुअली इनके यहाँ ज्यादातर शासक जो है इसको छोड़ के करीबन 7 से 8 साल ही रहे, मतलब खिजर खान का 7-8 साल का टाइम पीरियड रहा, उसके बाद के 2 शासक है, यही है जो 20 बेसिकली है ना ईयर्स तक कंटिन्यू करता है, सर, गेटिंग ओके। तो बाकी तो उठते थे राजा बदल जाता था, वैसी कहानी आपको मिलती रहती है। खैर इनको रिकॉग्निशन किसने किया नहीं था क्योंकि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी देयर वाज कंटीन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, सर, तो कुछ-कुछ डायनेस्टी ऐसी होती है ना जिनका नसीब में होता नहीं है शासन करना, ये उनमें से एक हुआ करता है, सर, ठीक है। तो एक टीम जैसे कल अफ्रीका की टीम आपने देखी होगी, सर, उनके लिए एक स्पेशल शब्द यूज किया जाता है, सर, समझे? तो वी विल सी कि उनका जो रथ है, वी विल सी कि बाकी सब दिन दौड़ता है पर कुछ-कुछ दिन नहीं दौड़ता है, सर, ठीक है। तो गुजराती में कि दशहरा दिवस घोड़ा ना दौड़े बाकी बधा दिवस दौड़े, है ना, कि दशहरा का दिन था उस दिन जब घोड़ा दौड़ाना था तब नहीं दौड़ पाया, बाकी सब वी विल सी कि दौड़ता रहेगा, सर, समझे? तो वी विल सी ये होता रहता है, और वो टीम तो बड़ी खासियत है अफ्रीका के लिए, तो वी विल सी कि वो उनके नसीब में नहीं है। एक्चुअली आप एस्ट्रोलॉजी मानते हो, सर, आप स्टार्स देखिएगा, सर, ठीक है, समझे? गेटिंग ओके। तो प्लैनेटरी अलाइनमेंट अगर आप देखोगे ना तो समझ में आएगा कि भाई देखो कुछ-कुछ चीजें प्लैनेट्स इनके फेवर में नहीं होते, सर, तो बाकी सब जो नहीं मानते उनको मानना शुरू करना पड़ता है, सर। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके, ना वर्ल्ड कप के अंदर इनके प्लैनेटरी अलाइनमेंट सेट नहीं होते, सर, ओके, और ये ऐसी एक दो बार ऐसा हारे ना तो उनकी रिकॉग्निशन ठीक नहीं होती है, सर। खैर चलिए, तो अब तो खैर क्रिकेट इसमें आया है, क्या कहते हैं, ओलंपिक्स में शायद तक आ गया है, तो अभी 2028-30 तक आ जाए तो और भी पॉपुलर होगा, पर ये 8 कंट्रीज 10 कंट्रीज में वर्ल्ड कप थोड़ी होता है, थोड़ा होना चाहिए, सर। तो लेट्स होप दैट कि आईओसी में ये ओलंपिक में आने के बाद थोड़ा और पॉपुलर होगा, सर। खैर चलो लेट्स कम बैक, ओके। नहीं 28 में आया है ना, 2028 में लॉस एंजलिस में आया है, 36 में तो हम बिड कर रहे हैं यहाँ इंडिया में, सर, ठीक है ना। तो सफेद हाथी हमने भी सोचा है कि हम भी पालेंगे, सर, ओके। गेटिंग ओके। ये सब ओलंपिक्स पालना मतलब समझ में आ रहा है, सर, ये सफेद हाथी के इक्विवेलेंट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तक देखो। क्रिकेट में तो क्या है कि फुटबॉल मिल जाता है, पैसा वैसा रिकवर हो जाता है, सर, क्योंकि वी आर क्रिकेट लविंग नेशन, बट बाकी सारे स्पोर्ट्स में तो जितना तुम इन्वेस्ट करते हो उससे ज्यादा मतलब समझिए रिटर्न नहीं आता, और उसमें ये कॉमनवेल्थ जैसा हो गया कोई है ना, स्कैम हो गया तो फिर अलग ही कहानी बनती है। देखो ग्रीस का डाउनफॉल वहां से शुरू हुआ ना, 2003 द ग्रीक ओलंपिक द एथेंस ओलंपिक्स ओके दैट टुक प्लेस इन ग्रीस, दैट लेड टू द डाउनफॉल, ओके, और उसके बाद वो पीस नेशन बन गया, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस एंड स्पेन, ये चारों के चारों में। तो ग्रीस का अपना इंटरनल रीजन था, पोर्चुगल, इटली का अपना कारण था, पर ये बेसिकली स्पोर्ट्स उनको अफोर्ड नहीं कर पाया क्योंकि कितनी मतलब इकोनॉमी कितनी होगी। खैर इंडिया को उतना क्राइसिस नहीं होगा, बट खर्चा तो बहुत होता है, कितना रिकवर होगा लेट्स सी, बाय दैट टाइम थोड़ी परिस्थिति बदली हुई तो ठीक हो जाएगा, सर, ओके। तो हम बात कर रहे हैं मुबारक शाह के बारे में। देखिए मुबारक शाह बेसिकली करीबन 7-8 साल मतलब 20 साल तक रूल करेगा, और मुबारक शाह के समय के अंदर ही उसने बहुत सारी चीजें बदली, सर, ठीक है। अब देखिए उसको एक चीज की सबसे बड़ी चिंता थी, वो थी नोबिलिटी, सर, नोबिलिटी के साथ उसका मतलब हर एक राजा का राडा होता रहता था कि भाई कौन बड़ा है, मोनार्की बड़ा है कि विल सी कि आपका मंत्री बड़ा है या अरिस्टोक्रेट बड़ा है, सर, ठीक है। तो मुबारक शाह रियलाइज दिस पार्ट कि आई नीड टू मेक श्योर कि मैं अपने आप को एस्टैब्लिश करूं, सर, ठीक है। नोबिलिटी के साथ उसकी संघर्ष आपको मिलती है। दूसरी कहानी हमें ये भी पता चल रहा है कि ये जो मुबारक शाह एक शासक के रूप में हमको यहाँ से पता चल रहा है, उसमें तैमूर की लेजिटिमेसी के ऊपर भी सवाल करेगा, सर, और वो कहता है कि देखो तैमूर को कितना साल हो गया, सर, 1398 में आया था, अब तैमूर तो जिंदा बचा नहीं है, अब उसका छोटा शाहरुख पावर के ऊपर है, सर, ठीक है, समझे? क्या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उनसे लेजिटिमेसी लेने की आवश्यकता है? नहीं, सर, ठीक है। तो मैं क्या इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता हूं, सर, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिए, जो शाह का टाइटल है ना, शाह बेसिकली रूलर्स के लिए आपको यहाँ से देखने को मिलता है, और इसके लिए अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की भी कोशिश करेगा। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि इसको पता था कि भाई देखिए मैं अपने आप को एस्टैब्लिश करके एक नए तरह से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। इसकी कहानी ये थी कि तैमूर से लेजिटिमेसी ना करने के साथ-साथ खलीफा के थ्रू अपने आप को कनेक्ट करवाने की कोशिश करेगा, सर, ठीक है। तो जो फातिमिड एम्पायर था, जो बेसिक इजिप्ट के अंदर निकल के आ रहा था, उसके साथ ये कर रहा है, सर, अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ, सर, ओके। इसने ये सब करना शुरू किया, इसमें चलो तैमूर से लेजिटिमेसी ना ली और खलीफा के थ्रू उसने बेसिकली काम किया, दिक्कत नहीं थी। उसकी प्रॉब्लम नोबिलिटी के साथ होती है। नोबिलिटी के साथ होता क्या है, क्योंकि ही वाज अवेयर अबाउट दैट नोबिलिटी विल आइदर मेक हिम और ब्रेक हिम, सर, तो उसने विल सी की नोबल्स को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। देखो सरकार में सबसे बड़ा विल सी की राडा ही इसी का होता है, वो ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग, सर, ठीक है। अब विल सी की आपने मेहनत किया है, मेहनत करके एक अच्छी जगह गए हैं ना, क्या कहते हैं सरकार में आजकल क्रीम पोस्टिंग ली है, सर, ठीक है। और क्रीम पोस्टिंग का मतलब ये है कि वहाँ क्रीम मिलता होगा खाने के लिए, सब एज्यूम करता हूँ क्योंकि ये सब भाषा यूज होती है, मैंने देखी नहीं है कि क्रीम मिलती है, दूध मिलती है, क्या मिलता है, आइसक्रीम मिलता है, सर, ठीक है। बट नोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से विल सी कि ये बड़े प्रोमिनेंट लोग थे जो काफी समय से वहाँ बैठे हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एंड दिस गाय न्यू दिस पार्ट कि ये नोबिलिटी को अगर हटाएंगे नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इनकी
इनकी इन्फ्लुएंस वो रीजन में बहुत बढ़ गई है सर ना, और दादागिरी भी हो जाती है। तो कौटिल्य ने ये बड़ा क्लियर कट कहा था कि आमंत्रित को एक जगह के ऊपर मत रखो सर ना, यू कीप ऑन ट्रांसफरिंग देम सर, ओके। सो यू पुट देम टू अ सिंगल पोजीशन, दे विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस मोर एंड मोर ऑफ लाइक कंट्रोल एंड करप्शन का स्कोप बन जाता है सर, ओके। और उसके कारण आपका एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो उसने क्या किया कि एक्जिस्टिंग नोबल्स जितने भी थे ना सर, गेटिंग ओके, उन सबको उसने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया और इनको एक जगह से उठा के सर ना, समझे, दूसरी जगह के ऊपर उठाने की शुरुआत की। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चल रहा है कि इसके कारण इनको डिसकंटेंट हुआ होगा कि नहीं होगा सर, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए, आप पुलिस सर्विसेज के अंदर हो गए सर, है ना, कि सैयद पुलिस सर्विसेज एसपीएस के अंदर सर, ठीक है। अब आपकी पोजीशन उस पीरियड के अंदर मुल्तान के कमिश्नर के रूप में है सर, ठीक है, समझे। अब मुल्तान के सीपी के रूप में आपको हटा के बोल दिया जाता है कि आप फ्रंटियर चले जाओ सर, फ्रंटियर मतलब लाहौर के ऊपर पेशावर वाले रीजन में सर, ठीक है। और वहां पे जाके विलसी की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके साथ लड़ाई करो सर, ट्राइबल आईजी सर, ओके। तो होता क्या था कि विलसी की ऑब्वियस आपके लिए बड़ा सारा लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज हो जाएगा, पहाड़ी विस्तार है सर, है ना, कंटिन्यूअसली संघर्ष करना पड़ता है। वो खोखर कम्युनिटी वहां पे बैठी हुई है, तो आपके सामने वो भी विद्रोह करते रहेंगे सर, है ना, समझे। तो क्या आपको लग रहा है कि आप मुल्तान से हटने के लिए तैयार होगे सर? ऑब्वियस है ना, क्योंकि वहां तो ऐशो आराम था, मुल्तान इज वेरी इंपीरियल स्टेट सर, कैपिटल के रूप में इक्विवेलेंट था। एंड विल कम टू नो कि आपको उठा के कहीं और रिमोट एरिया में डाल दिया गया और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर वाले एरिया में जाना है। यहाँ तो लोग सामने से क्रीम खिला देते थे, आइसक्रीम सर, वहां कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता है सर, ओके। तो क्या होगा सर, है ना, समझे। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि इसने मोबिलिटी को अपने अगेंस्ट में किया। क्यों अगेंस्ट में किया? क्योंकि इट इज बट ऑब्वियस कि देयर इज कंटिन्यूअसली करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस दैट वाज गोइंग ऑन इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन सर, ठीक है। सेकंडली इसके सामने कंटिन्यूअसली रिबेलियंस होते रहे। ये रिबेलियंस के अंतर्गत हमें पता चलता है कि खोखरों के द्वारा रिबेलियंस बहुत हुए सर, ठीक है, समझे। तो एक लीडर था जिसका नाम था जसरत खोखर सर, ओके। ये जसरत खोखर ने इसके सामने विद्रोह किए थे सर, है ना। एंड वी विल कम टू नो कि ये लोग क्या करते थे, पूरी ट्रेड रूट को कैप्चर करके बैठे थे। अब देखिए ये खोखर कितना खतरनाक कम्युनिटी है, मतलब राइट फ्रॉम द गजनवी पीरियड दे हैव बीन हैरेसिंग द सुल्तान्स हु यूज्ड टू कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और जो पूरा ट्रेड रूट था उसको पकड़ के बैठे हुए थे। मतलब ये कितनी जनरेशन है, अभी हम लोग 1400 1500 में आए हैं और ये खोखर लोग लाइक झुकेगा नहीं हम लोग सर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी कि देयर इज कंटिन्यूअसली गुरिल्ला वॉरफेयर डन बाय द खोखर्स, ओके। एंड दे यूज्ड टू कीप ऑन प्लंडरिंग द ट्रेड रूट्स, मतलब ये लाहौर तक कभी-कभी आ जाते थे, पंजाब तक, लुधियाना तक आ जाते थे सर, ठीक है। आके सटासटी करके कट मार देते थे सर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी कि इस सब के कारण ये मुबारक शाह को इनके सामने संघर्ष करना पड़ता है और कंटिन्यूअसली हमें पता चलता है कि इश्यूज होते रहे सर, ओके। ये रिबेलियन में वी विल आल्सो फाइंड कि वेस्टर्न यूपी के अंदर भी रिबेलियन हुए सर, जैसे इटावा के अंदर हो रहे थे, लोकल जमींदारों के हो रहे थे, और इसी कंटिन्यूएशन में विल सी कि जौनपुर के अंदर भी हंगामा होगा। देखिए जौनपुर के साथ क्या होता है सर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जौनपुर बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बाय द तैमूर इन्वेजन, ओके। तैमूर के इन्वेजन तक आ जाते हैं, वी विल सी दैट जो सिचुएशन ऐसी थी जहां जौनपुर एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में निकल के आया था। तो हुसैन शाह शर्की करके, अगर आपको पता होगा, इनका गवर्नर था, उसने शर्क डायनेस्टी की, शर्की डायनेस्टी की शुरुआत की थी सर, ठीक है। और वहां इसको ये समझ में आया कि यार ये तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया, इसको कंट्रोल दे, बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल सर, गेटिंग ओके। तो देयर इज कंटीन्यूअस रिबेलियंस इन हिज पीरियड सर, ओके। अब जिस तरह से वो कार्य कर रहा था उससे उसकी लोग नाराज थे, पैसे उतने आ नहीं रहे हैं, कंटीन्यूअसली उसके ट्रेड रूट्स के ऊपर आक्रमण हो रहा है सर, गेटिंग ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इसके नोबल्स इसके अगेंस्ट में हो रहे थे। अब ये क्यों हो रहे थे? तो मल्टीपल रीजंस थे, मैंने आपको बताया कि नोबिलिटी की पावर ले ली थी, नोबिलिटी की सत्ता लेने की कोशिश की थी, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग के अंदर उनको उठा उठा के ऐसी जगह पे डाला गया था वेयर विल कम टू नो कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। तो 1434 से या वी विल सी कि बाय 1434 ये ट्रांजिशन का पीरियड था सर, गेटिंग ओके। वी विल सी दैट उसके अंदर ये घटना बनती है एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसके नोबल्स ही थे जो उसको उठवा देंगे। उठवाने का मतलब है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसके साथ लड़ाई होती है और उसको मार दिया जाता है सर, ठीक है, गेटिंग ओके। तो वी विल सी दैट ही वाज असैसिनेटेड बाय हिज ओन नोबिलिटी, इसको अपनी ही नोबिलिटी खत्म करने की कोशिश करेगी एंड हमें पता चल रहा है कि इसकी मृत्यु हो जाती है और उसको मारने के बाद वी विल फाइंड कि अब नेक्स्ट इसके अंदर गेम बनने की शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है, समझे। तो वी विल फाइंड कि दिस वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियड, क्योंकि यही 20 साल तक शासन करता है मुबारक शाह सर। 1434 के आसपास इसकी मृत्यु हुई थी, 13 या 34 के आसपास, ठीक है, मतलब 33 34 के आसपास का पीरियड था। और ऐसा कहते हैं कि वी विल कम टू नो कि इसके सामने रिबेलियन हुए थे एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वहां एक कुछ कंस्ट्रक्शन का गेट बन रहा था समवेयर इन दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में था, मुबारकबाद या कोई जगह की बात की गई है, और वहां कुछ वो हो रहा था, कुछ एक्टिविटी हो रही थी। तो ही हैड गॉन देन टू सुपरवाइज कि बोले क्या चल रहा है सर, ठीक है ना, समझे। तो जब वो खड़ा खड़ा देख रहा था तो किसी ने आके सर के ऊपर मारा सर, ठीक है, समझे। तो फिर वो फुटबॉल बन गया। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि है ना कहानी खत्म हो जाती है सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल सी की पूरी गेम बच गई इसकी सर, ओके। तो मुबारक शाह के बाद फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि राजा है मोहम्मद शाह के रूप में सर, ओके। तो वी विल सी कि मुबारक शाह हैड नो सन्स, इसका कोई संतान नहीं था सर, ठीक। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब उसका कोई संतान नहीं था तो किसको बिठाया जाएगा सर, ओके। बोले भाई के छोकरे को बिठा देते हैं इसको सर, है ना। तो वही पुरानी कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है एंड विल सी कि दिस इज हाउ मोहम्मद शाह विल कम टू पावर सर, समझे। तो ये व्यक्ति पावर के ऊपर तो आया, बट देन विल सी कि बड़े लंबे समय तक हमें पता चल रहा है कि रूल नहीं कर पाएगा। तो वंस अगेन द सेम ओल्ड स्टोरी विल बी टेकिंग प्लेस, ओके। प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मोहम्मद शाह के समय तक आते थे रीजनल स्टेट्स बड़े पावरफुल हो गए थे सर, ठीक है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो रीजनल स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे थे सर, ओके। सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री देयर इज कंटीन्यूअस रिबेलियंस टेकिंग प्लेस, ओके। तो मालवा के अंदर विद्रोह हो गया, राजस्थान में विद्रोह हुआ, वेस्टर्न यूपी में हुआ सर, ठीक है, ग्वालियर में होता है, गुजरात की तरफ, गुजरात में बदायूं की तरफ होगा, आपको पटियाली मतलब पहाड़ों के अंदर आपको देखने को मिलता है कि देयर वाज नॉट अ सिंगल एरिया लेफ्ट आउट जहां रिबेलियंस नहीं हो रहे हैं। और ये रिबेलियंस नहीं होने के कारण हमें पता चल रहा है कि ये जो राजा था ये कन्फाइंड हो गया था, वो सिमिलर और वी कैन से वेरी स्मॉल पोर्शन सर, गेटिंग ओके। तो मोहम्मद शाह के साथ ये हुआ कि हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या सर, समझे। उसको ये चीज समझ में आ चुकी थी कि भाई व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, क्योंकि मेरी तो अथॉरिटी दिल्ली के आजू बाजू में ही है सर, ओके ना, समझे। एंड एट दैट टाइम वी विल कम टू नो कि इसकी हालत खराब होगी। तो एक दफा ऐसा हुआ कि ये कैंपेन में गया था, ये गॉन टू मिलिट्री कैंपेन सर, ठीक है। और ये मिलिट्री कैंपेन में गया होता है तो एट दैट टाइम हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति ने इनको आक्रमण किया था। वो व्यक्ति का नाम था वी विल सी कि बहलोल लोधी सर, गेटिंग ओके। और बहलोल लोधी ने जब इसके ऊपर आक्रमण किया था तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये मोहम्मद शाह को ये चीज की जानकारी मिली कि भाई यार ये खतरनाक बंदा है और इसका उपयोग करना चाहिए सर, गेटिंग ओके। तो मोहम्मद शाह ने कहा कि भाई व्हाई बी एनिमी इफ वी कैन बी फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स इन आवर अलायंस, ओके, समझे। कि हम दुश्मन क्यों रहे सर, ओके, हम दोस्त बन जाए तो ठीक रहेगा सर, ना, समझे। तो इस तरह से इन द टेन्योर ऑफ मोहम्मद शाह बहलोल लोधी became a very important personality sir, okay, समझे। he was one of the rebellious leaders who had actually attacked one of the retreating armies which had gone for a military campaign, and later on मोहम्मद शाह realized this part कि this guy is very much capable, I should use him in my administration sir, okay। अब प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट के अंदर बहुत था, मैंने आपको बताने की कोशिश की सर, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये था कि खोखरों का विद्रोह हो रहा है पंजाब के ऊपर वाले विस्तार में। तो सेम ओल्ड स्टोरी सर, है ना, कि अगर बहलोल मर गया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है सर, गेटिंग ओके। अगर बहलोल जीत जाता है तो खोखरों का न्यूसेंस है वो खत्म हो जाएगा सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ना, कि बहलोल जीतता है तो हमारा साम्राज्य बढ़ेगा, बहलोल मर गया तो विल सी कि हमारे लिए हेडेक कम हो जाएगा, ऐसे भी विस्तार तो हमारे हाथ में है नहीं, है ना। तो बच्चों को नॉर्थ वेस्ट में भेजना इन दिस पीरियड ऑफ मिडिवल एरा वाज वेरी कॉमन थिंग सर, ओके, समझे। ये चीज मुगल्स भी करेंगे सर, अकबर करेगा, फिर ये क्या कहता है शाहजहां करने की कोशिश करता है, जहांगीर करने की, सब लोग ये करेंगे सर, ठीक है, समझे। ये भेजो ऊपर पहाड़ों की तरफ भेजो सर, फ्रंटियर प्रोविंसेस में भेज दो, लाहौर से ऊपर के विस्तारों में, वहां जाके जीत के आया तो अपना दबदबा बनेगा, मर जाएगा तो एक थ्रेट कम हो जाएगी, वरना कल के बाप को मार देगा सर, समझे। तो व्हाट डू वी सी हियर कि बहलोल लोधी बिकेम वेरी ट्रस्टेड एंड वेरी लॉयल पर्सन टू मोहम्मद शाह सर, ठीक है, समझे। और बहलोल लोधी वी विल सी कि कुछ सालों के अंदर काफी प्रोमिनेंट पोजीशंस के ऊपर आ जाता है सर, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है कि बहलोल को भेजा गया था पंजाब में एज अ गवर्नर सर, है ना, टू काउंटर एक्ट द फोर्सेस ऑफ पंजाब, खास करके जो खोखर लोग था जो विद्रोह कर रहा था सर, गेटिंग ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि एक या दूसरे कारणों से ये जो बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी अब धीरे धीरे प्रोमिनेंस के ऊपर आएगा सर, गेटिंग ओके। तो 1451 के आसपास मोहम्मद शाह की विकेट गई सर, है ना, समझे। और मोहम्मद शाह की विकेट जाने के बाद उसी का ही लड़का वी विल सी
कि आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह पावर के ऊपर आया सर, ठीक है ना, समझे? तो इसका संतान था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये उसका संतान नहीं था सर, ओके। एंड एट दैट टाइम वी विल सी कि बहलोल लोधी हैड बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली सर, ओके, क्योंकि बहलोल लोधी ये सब कुछ करवाता था सर, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिसीजंस लेने, क्या नहीं लेने हैं सर, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि यहाँ जो गेम हुई उसमें बहलोल लोधी किंग मेकर बन चुका है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड स्टोरी ये चलती है कि बहलोल लोधी इनको कहता है कि राजा आप क्या करोगे सर, है ना, समझे? तुम यहाँ दिल्ली मुल्तान के अंदर कंटिन्यूअसली यहाँ विद्रोह होते रहते हैं, इट इज बेटर कि तुम बेसिकली है ना आराम करो, बाकी सब हम चलवा देंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आलम शाह के साथ ये हुआ कि इनिशियली ही स्टेड एट दिल्ली, बट देन ही हैड माइग्रेटेड टू बदायूं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स एज द गवर्नर ऑफ दिल्ली, और ये भाई साहब बदायूं चला गया, मतलब सत्ता में आने के 3 एक साल के बाद 1446-47 के आसपास का पीरियड था, और बदायूं जाके वो मौज कर रहा था, मतलब है ना 40s में कभी आप यंग एज में रिटायरमेंट लेते हो तो कैसा फील आता है? इनिशियली आपको लगता है कि है ना कर ले दुनिया मुट्ठी में, फिर पता चलता है कि अब कुछ पैसा नहीं बचा एक हफ्ते के अंदर सर, ये महीनों के अंदर सर, ओके। एक आध साल में तो रियलाइजेशन हो जाता है ना, वो वाली फीलिंग आती है ना। आजकल अर्ली रिटायरमेंट का ट्रेंड बहुत चला है ना जनरेशन में, बहुत लोगों के अंदर अर्ली रिटायरमेंट का ट्रेंड चला है सर, ना बोले हम पैसा बना देंगे ठीक-ठाक 30-40 के मिक्सचर में फिर रिटायर हो जाएंगे, फिर एक साल के बाद पता चलता है कि पैसा खत्म हो गया, तो खत्म ही हो जाएगा ना सर, ठीक। इन्फ्लेशन से एडजस्ट थोड़ी किया, और तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसी है सर, समथिंग समथिंग ओके। तो व्हाट इज द पॉइंट सर, खैर चलिए लेट्स मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। देखो यू शुड कंटीन्यूअसली वर्क आउट सर, है ना, रिटायरमेंट जब तक आपका शरीर है ना, आपका बॉडी ये ना कहे कि भाई बेटा अब नहीं हो पाएगा सर, ओके, उसके बाद अलग है। आप ये वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ, सब लाख 70-70 साल में काम कर रहे हो, 70 ईयर्स 60 ईयर्स हो गए ना, 70 तो एवरेज आपको मिल जाएंगे, बहुत लोग वर्किंग मिलेंगे सर, ठीक है, और एक्टिव रहते हैं। मेन तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि उनको पैसों की कमी है, मतलब सरकार भी उनको सीनियर सिटीजन और ये सब पेंशन और सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी देती है, बट स्टिल दे वर्क आउट, ओके ना, समझे? फंडामेंटल रीजन इज कि योर बॉडी रिमेन्स एक्टिव एज वेल सर, बाकी तो बैठे बैठे हमारे यहाँ क्या है कि सोसाइटी बूढ़ा कर देती है आपको, 50 पे उम्र हो गई, जैसे 50 क्रॉस करना शुरू कर दिया ना सर, खेडिंग ओपन, ओके, उम्र हो गई, उम्र हो गई, उम्र हो गई, मतलब समाज भी वैसा आपको उम्र हो गई है, माता पिता का ध्यान, अरे वो कर देंगे अपना सर, ठीक है, खेडिंग ओपन। आप देखिए आपको सोसाइटी, आप जितना बूढ़ा फील नहीं करोगे, उससे ज्यादा समाज और वैल्यू सिस्टम आपको बूढ़ा कर देती है सर, ठीक है ना, हर छोटी छोटी बात में उम्र हो गई, ध्यान रखना, अरे वो करने दो उनको सर, ठीक है ना, खेडिंग ओपन, ओके। ऐसा थोड़ी है कि वो काम नहीं कर पाएंगे, मतलब उम्र हो गई तो मतलब पानी का ग्लास नहीं पी पाएंगे खुद से सर, समथिंग तो थोड़ा है ना सिस्टम में रहने तो सर चलता रहता है। तो ये भाई साहब के साथ ये हुआ कि एक तो यंग एज के ऊपर सुल्तान बना, सुल्तान बनने के बाद विल सी की बहलोल लोधी नोबिलिटी के रूप में सब कुछ चला रहा है सर, ठीक है ना, पीछे उसका इन्फ्लुएंस चल रहा था सबसे ज्यादा, एंड इसने विल सी की दिल्ली छोड़ दिया था, ये दिल्ली छोड़ के विल सी की बदायूं के अंदर चला गया था, और बदायूं पे जाके उसका वही 3W का कांसेप्ट चल रहा था, मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज 3W सर, ठीक है। अब इसमें 3W में जो सबसे बड़ा कांसेप्ट आता है वो है वेल्थ, वो तो धीरे-धीरे कम हो रही थी क्योंकि राजा जब प्रशासन में ध्यान देता नहीं है, और इस पीरियड के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए कि वेल्थ की बात आएगी तो वेल्थ तो आप उड़ा रहे थे किसी दो चीजों के ऊपर, बाकी दो डब्ल्यू के ऊपर। तो सिचुएशन ऐसी ये देखने को मिलती है कि वेयर वी विल कम टू नो कि द दिल्ली वाज कंट्रोल्ड बाय द हैंड्स ऑफ द नोबिलिटी। अब देखिए नोबिलिटी में फैक्शंस तो थे ही ना सर, ठीक है। लोधी वाज वन सच पर्सन, वाज एन अफगान ओरिजिन गाय सर, ठीक है ना, समझे? और नोबिलिटी के फैक्शंस के अंदर ये हो रहा था कि देयर वर अदर पीपल हु वर प्लेइंग देयर कॉल्स एज़ वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि ये नोबिलिटी के अंदर क्राइसिस हुई, तो इमीडिएटली सैयदों की तरफ से देयर वर लोकल पीपल फ्रॉम द सैयद फैमिली हु वर अपॉइंटेड, ओके। बट देयर वर सर्टेन नोबल्स हु वर नॉट लाइकिंग द सैयद नोबिलिटी कि भाई ये सुल्तान के रूप में भविष्य में जाके बैठ जाए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड इन परिस्थितियों के अंदर किसी लोगों ने बहलूल को इनवाइट किया सर, है ना, समझे? और बहलूल को बोला कि भाई देख तुम आ जाओ जल्दी पंजाब से, तुम नहीं आओगे तो ये सैयदों का, ये अलाउद्दीन आलम शाह का कोई रिश्तेदार है, वो सब कुछ ले लेगा और चाबी फिर अल्टीमेटली उनके हाथ में चली जाएगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इस परिस्थितियों के अंतर्गत बहलूल लोधी हैड नो अल्टरनेटिव, मतलब ही वाज ऑलरेडी एम्बिशियस बाय दैट टाइम सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल सी कि 1451 तक आते-आते ये व्यक्ति अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं में बैठा रहा सर, ओके। बट वी विल सी कि बहलूल टुक ओवर दिल्ली सर, ओके। और इस तरह से ही कंटिन्यू टू लिव अप टिल लेटर पीरियड, मतलब अभी और 1480 के आसपास इसकी मृत्यु होती है, बट ही कंटिन्यू टू सर्वाइव, है ना, वो मौज करता रहा सर, है ना, उसको तो 3W चाहिए था। इसके लिए के निजामी साहब ने लिखा है सर, ठीक है, कि दिस डायनेस्टी स्टार्टेड इन मुल्तान बट दिस डायनेस्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंडेड इन बदायूं सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे? तो ये डायनेस्टी शुरू हुई थी मुल्तान में, खत्म हुई बदायूं में, बीच में इन्होंने स्टॉप ओवर लिया था सर, है ना, अमरीक सुखदेव ढाबे के ऊपर सर, इसके लिए यहाँ पे रुके थे, वरना तो ये जाने तो वाले वी विल सी कि है ना अल्टीमेटली बदायूं नहीं थे, वेस्टर्न यूपी की तरफ ही जा रहे थे। पर ये तो क्या हुआ कि निकले थे तो कि थोड़ा रुक देते हैं सर, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने 30 साल तक शासन किया, उसमें दिल्ली में तो ये दो ही शासक रह पाए थे सर, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह। उसमें मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है, उसको नोबिलिटी मार देती है। इसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी तारीख मुबारक शाही सर, ठीक है ना, समझे? तो ये पूरी कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी। सैयदों के अंदर और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है सर, है ना, समझे? ओके। तो वी विल सी कि आलम शाह के समय पे ही वी विल सी बहलूल लोधी और ये हमीद खान नोबल था सर, ठीक है ना, ये बंदे ने सब कुछ कंट्रोल करके रखा था। तो वी विल सी कि इनके बीच में फिर कॉन्फ्लिक्ट हुई थोड़ी बहुत, फिर और भी खिलाड़ी लोग थे, प्लेयर्स हुआ करते थे, चेस की गेम थी सर, ओके। और फिर ये तो चला गया अलाउद्दीन आलम शाह, इसी ने वी विल सी कि इसको अपॉइंट किया था। तो इसके लिए निजामी साहब ने लिखा है कि द सैयद डायनेस्टी इमर्ज्ड इन द प्रिंसिपलिटी ऑफ मुल्तान एंड एंडेड इन द प्रिंसिपलिटी ऑफ बदायूं सर, ठीक है ना, समझे? ओके। तो इट पॉलिटिकली एंड कल्चरली डिड नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग, मतलब कुछ वर्थिनेस है नहीं। इसके लिए हमने 30 मिनट में 35 साल खत्म कर दिया सर। आप देखिए कि दिल्ली की सल्तनत में एक डायनेस्टी को खत्म करने में कितना टाइम लगता है सर, ओके। तो हमने 8:03 पे प्रॉपर पढ़ना शुरू किया, 2 मिनट तो अपना इंजन राउज़ हो रहा था सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि 8:34 पे हमने उसको निपटा दिया सर, समझ में आया कि नहीं आपको? तो इससे ज्यादा इनको कुछ याद रखना नहीं है। अच्छा, एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा था, बोले कल्हा दुरान सर, ठीक है ना, समझे? ये कल्हा दुरान किसको कहते हैं सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो देयर वाज दिस क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी आई गेस इन वन ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आई गेस 2022 की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन थी, कि भाई कल्हा दुरान किसको कहते हैं एज़ पर दी कल्चरल ट्रेडिशंस हो गया ना, समझे? और वो सैयद लोग कुछ विशेष प्रकार की टोपी पहनते थे, पता नहीं सर, ठीक है। तो वो जो टोपी पहनते थे उसको कल्हा दुरान कहते थे सर, ठीक है। तो 2022 की फिल्म्स में आया था। पर यार इतना कल्चरल कौन याद रखता है सर, ठीक है, क्योंकि मैं इतना टाइम से मतलब है ना पढ़ा रहा हूँ, पर इतना डिटेल में टोपी पहनाना तो मैंने देखा नहीं है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल सी दैट यूपीएससी ने पीटी में पूछ दिया था, बोले ये कल्हा दुरान क्या है ना, विद एक टर्मिनोलॉजी की मीनिंग पूछी थी। उसमें एक ऑप्शन था कि इट वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ कैप दैट वाज वर्न बाय द सैयद्स, ओके ना, समझे? तो मैंने बोला यूपीएससी टोपी पहना दिया सर, है ना, समझे? मतलब इतना कौन किस तरह से पूछता है। खैर चलिए लेट्स मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। अब देखिए सैयदों का चैप्टर खत्म हुआ और ये लोधीज़ निकल के आए सर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो वी विल सी कि लोधीज़ के लिए इतिहास में कहते हैं कि दे वर द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया सर, ठीक है। फर्स्ट अफगान डायनेस्टी का मतलब क्या है सर, ओके। तो पहली बार भारत के अंदर एक अफगान ओरिजिन डायनेस्टी, प्रॉपर अफगान डायनेस्टी आई सर। अब देखिए खिलजीज़ को तुर्को अफगान कहते हैं। तुर्को अफगान इसके लिए क्योंकि द खिलजी डायनेस्टी वाज नेवर ओरिजिनेटेड और वी कैन से इंडिजिनस अफगान डायनेस्टी, ओके। दे हैड तुर्किश ओरिजिन रूट्स बट दे हैड सेटल्ड इन अफगानिस्तान। जैसे बाकी सारे लोग भी थे जो तुर्को अफगान थे ना सर, मूल तो तुर्किस्तान या तुर्किश ओरिजिन के सेंट्रल एशिया से बिलॉन्ग करते हुए मिलेंगे। बट देन वी विल कम टू नो कि अफगानिस्तान में सेटल हो गए थे इसके लिए। ये प्रॉपर हमें पता चलता है कि अफगान डायनेस्टी के रूप में आपको मिलता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि लोधी एक क्लैन का नाम है सर, है ना। एंड स्टोरी हमें ये देखने को मिलती है कि ये जितने भी लोधीज़ थे दे हैड सेटल्ड इन इंडिया इन द ट्रांजिशन ऑफ तैमूर एंड मंगोल्स। अफगान्स बहुत बहुत पहले से भारत में आ चुके हैं, ऐसा नहीं था कि विल कम टू नो कि रातों-रात आए थे सर, ओके। तो मंगोलों का जब से इन्वेजन शुरू हो रहा था ना सर, वेरी इंपॉर्टेंट, तब से ही हमें पता चल रहा है कि इनकी एंट्री हो चुकी है सर, है ना। लोधी क्लैन के लिए ऐसा कहते हैं कि समवेयर इन द ट्रांजिशन ऑफ द तुगलक्स, ओके ना, समझे? दे हैड ट्रैवल्स टू इंडिया सर, है ना, समझे? एंड इसमें वी विल कम टू नो कि मेनी ऑफ देम हैड टेकन रेफ्यूज टू दिल्ली एंड द रीजन्स ऑफ पंजाब एट दैट टाइम सर, है ना, समझे? तो इसमें हमें कहानी ये पता चलती है कि ये जो बहलूल लोधी है
इसका फादर था, इसके फादर के टाइम के ऊपर ऐसा कहते हैं कि तुगलक के टाइम पे आया था, मोस्ट प्रोबेबली फिरोज शाह तुगलक के पीरियड में, ठीक है समझे। तो बहलूल लोधी के फादर ही इंडिया में आ चुके हैं सर, करेंगे ओके। एंड वी विल कम टू नो कि इनकी अपॉइंटमेंट ऐसे हुई कि ये खिजर खान जब पावर के ऊपर था, तब से ही वी विल कम टू नो कि दे बिकम पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सर, ओके। तो बहलूल लोधी पहला व्यक्ति नहीं है जो फाउंडर के रूप में, फाउंडर रूप में था दिल्ली सल्तनत के, पर एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी फैमिली पहले से ही इन्वॉल्व थी सर, ओके। सो इट्स लाइक समवेयर इन द ट्रांजिशन ऑफ खिजर खान, दे वर यूज्ड बाय खिजर खान टू फाइट अगेंस्ट द खोखर्स। ये जो खोखर्स है ना नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो उनकी विद्रोह बहुत होते रहते थे, मैंने बताया मुबारक शाह को यही झेलना पड़ा था, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इनको भी आलम शाह को उन सबको झेलना पड़ा, उसमें इनका यूज किया गया था लोधियों का सर, ठीक है ना समझे। एंड दिस इज हाउ वी विल कम टू नो कि बहलूल लोधी बिकम पर्सन जिसकी अपॉइंटमेंट वहां पे हो जाती है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो हुआ क्या कि बहलूल लोधी इन द पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह बिकम वेरी इन्फ्लुएंशियल नोबल सर, ओके। एंड ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ही वाज आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट द इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल इंडिया सर, ओके। अब देखिए सेंट्रल इंडिया में क्या हुआ था, जैसे राजपूताना स्टेट्स इंडिपेंडेंट हुए, वैसे मध्य भारत के अंदर वी विल सी की एक डायनेस्टी निकल के आई थी, खिलजी डायनेस्टी सर, बड़ी इंटरेस्टिंग नाम है खिलजी। पर ये अलाउद्दीन खिलजी वाला नहीं था, एक महमूद खिलजी करके एक राजा था सर, ठीक है। और ये जो महमूद खिलजी करके जो राजा था खिलजी डायनेस्टी का, वो इनके नाक में दम करके रखा था सैयदों के अंदर सर, ठीक है। तब बहलूल लोधी का उपयोग किया गया था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली बहलूल लोधी बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन सर, ओके। इनफैक्ट इस दौर के अंदर ही बहलूल लोधी को खाने खानन या खाने खानन काइंड ऑफ है ना कि खानों का खान उसको टाइटल भी दिया जाता है कि भाई ये तो कैसा है सर, ठीक है। तो खानों का खान है हमारे लिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये बहलूल लोधी जब मुबारक शाह की मृत्यु हुई और अलाउद्दीन आलम शाह पावर के ऊपर आया, तो उसको कहता है कि तुम रिटायर हो जाओ सर, है ना समझे, इट्स बेटर कि यहाँ सब कुछ करेंगे सर, ओके। और फिर वो हामिद खान द वजीर ऑफ दिल्ली इनवाइटेड बहलूल टू द अथॉरिटी और कहा गया कि तुम इसको चलाओ सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस तरह से बहलूल बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। कुछ कहते हैं कि देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, ओके ना, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि बहलूल का सत्ता के ऊपर ना रातों रात विल सी की काफी लोगों को पसंद नहीं आया था, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि देयर वाज अ रिबेलियन और कॉन्फ्लिक्ट आल्सो टेकिंग प्लेस, ओके। तो इस तरह से बहलूल लोधी 1451 में सत्ता के ऊपर है और यहाँ से आई लोधी डायनेस्टी सर, ओके। समझ में आया, देखो अभी मैं अमृत सुखदेव की बात कर रहा था सर, ठीक है। हमारे क्लास में भी अमृत नाम के स्टूडेंट आ गए सर, क्या बात है सर, ठीक है ना। तो अभी होटल की नाम बात कर रहा था सर, ठीक है ना, ये नए स्टूडेंट आए लगते हैं सर, जरा इनका कुंडली खोल के देखते हैं सर, ओके। प्लस स्टूडेंट सिंस मार्च 2022, अरे 2022 से हो, 1.5 साल से सर, है ना, मेरे को तो पता ही नहीं है सर, ठीक है ना भाई। भाई अमृत है ना, कहाँ से आए हो सर, मतलब कब आए सर, हिस्ट्री ऑप्शन का रेगुलर क्लास करते हो, है ना सर, ओके। अच्छा यू आर टेकिंग रिकॉर्डेड लेक्चर सर, ओके ओके ओके, पहले से ही थे, अच्छा मेरे को नहीं पता था सर, मतलब लाइव क्लास में नहीं आते थे ना इसके लिए सर, ठीक। अच्छी बात है सर। मुकेश को 1 साल हो गया सर, मुकेश है ना, कुंडली सबकी पता होती है हम लोग को सर, ठीक। समझे, तुम कितना एक्टिव हो कितना नहीं हो, समझ में आया कि नहीं हो सर, ओके। कितना टाइम क्लास करते हो कितना नहीं करते हो सर। फिर हिस्ट्री ऑप्शनल लिया है, अच्छा हिस्ट्री ऑप्शनल बाद में लिया है, बहुत बढ़िया सर, ओके, है ना। अच्छा हाँ, मेरा फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं सर, रहने दो फर्स्ट क्लास, ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे, व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट, वी वर टॉकिंग अबाउट द स्टोरी लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस लोधीज कमिंग टू पावर। अब देखिए इसके साथ 3-4 प्रॉब्लम्स हैं ना बहलूल लोधी के साथ, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग बात करेंगे तो वी विल फाइंड कि पीडीएफ मत पूछो सर ना, पीडीएफ क्या है सर, मोह माया है सर, ओके। यहाँ पढ़ाई करो सर ना, समझे। तो देखिए लोधीज पावर के ऊपर तो आ गया सर ना, समझो नहीं समझो, बट लोधी का पावर के ऊपर आना देखो इसमें हो जाएगा पीडीएफ सर, अभी 20 तारीख के बाद आपका क्लास खत्म होगा, उसके बाद आसम खास पूरा का पूरा अपना दिल्ली सल्तनत का पीडीएफ रेडी हो जाएगा आफ्टर 20, है ना समझे। योर होल पीडीएफ टिल दिल्ली सल्तनत विल बी रेडी सर, और गुप्ता पीरियड हो गया, गुप्ता पोस्ट गुप्ता 14 और फिर पूरा वीडियो लेंगे सर, ठीक है। तो सल्तनत तक का पूरा रेडी कर देंगे सर, तो 20 के बाद मतलब 20 से 31 के बीच में, और दिवाली तक मैंने आपको कहा था कि पूरा बैकलॉग अपना खत्म हो जाएगा। नहीं मुगल्स तो अपन दिवाली पे करेंगे ना सर, तो दिवाली में 1 हफ्ते की छुट्टी लेंगे, है ना, 1 हफ्ता दिवाली पे चालू रखते हैं अपना सर, ठीक है, क्या ख्याल है, व्हाट आर योर थॉट्स, ओके। शुड वी कंटिन्यू इन दिवाली सर, दिवाली के बाद फिर लंबा वैकेशन होगा, एक आध दिन छुट्टी दिवाली पे करोगे क्या सर, मैं कहीं बाहर तो जा नहीं रहा हूँ सर, आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड, ओके। दिवाली नॉर्मली लोग जाते हैं यहाँ, मतलब लंबा ब्रेक लेते हैं गुजरात, और कल थोड़ा 1 हफ्ते का छुट्टी कर्फ्यू टाइप होता है यहाँ तो पूरा, बट दिस टाइम आई एम थिंकिंग कि है ना समझे 2-2.5 घंटा तो पढ़ाई कर ही लेंगे सर, ऑनलाइन है ना सर, ओके। बिकॉज़ वी आर ऑनलाइन, इसके लिए ऑफलाइन होता तो बात अलग होती सर, बिकॉज़ वी आर ऑनलाइन और सुबह 8 बजे तो क्या है कि दिन अच्छा शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा सर, तो इट्स गुड थिंग ना सर। 2 घंटा 2-2.5 घंटा ही देना है, कहाँ देना है सर, ठीक। और ऐसे तुम मतलब दिवाली पे ऐसा वैसा तो है नहीं कि गुजिया तलने आप जाओगे सर, है ना, गुजिया खाने जाओगे सर, ओके। उतना घर की साफ-सफाई आप तो कर नहीं रहे होंगे सर, है ना, कि ऊपर छत्ते-वत्ते के ऊपर चढ़ा जाना है, ये वो है ना, समझे। तो अभी वो जनरेशन खत्म हो गई है सर, ओके, है ना, कि नाश्ते के लिए है ना सेवइयाँ खुद बनानी है आपको सर, वो तो बाजार से ही आ जाता है। हाँ, वो घर का काम होता तो बात अलग रहती है सर, ठीक। तो अब जनरेशन चेंज हो गई, उम्र हो गई है सर, खैर। छठ कब है सर? 18 को है छठ, 19 को है। आई गेस छठ पूजा इज़ ऑन 18th, ओके ना, 18th को है। लेट्स सी सर, विल ट्राई टू, बट छठ को तो शाम को होती है ना, ढलते सूरज की पूजा होती है ना, तो शाम को होगी ना, शाम को कितनी क्लास करेंगे, सुबह क्या फ़र्क पड़ता है ना सर? उगते सूरज बिहार इज़ डिफरेंट ना सर, अच्छा दोनों टाइम पे होती है। अच्छा दिन को है, चलो कोई बात नहीं सर, आई विल प्लान इट आउट सर, ओके। तो देखिए बहलूल लोधी हैड मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ओके। द इमीडिएट प्रॉब्लम दैट ही वाज फेसिंग एट दैट टाइम, वेयर वी विल कम टू नो कि द नोबिलिटी ऑफ दिल्ली वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम आउट सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। होता क्या है कि वी विल सी कि जो व्यक्ति ने उसको सत्ता के ऊपर बिठाया था ना, वही लोग इसके सामने पड़ गए थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहलूल डायरेक्टली हमें ये पता चल रहा है कि राजा के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाता सर। वी विल सी द मोमेंट बहलूल वाज एबल टू डोमिनेट ओवर दिल्ली, हामिद खान द वज़ीर ऑफ दिल्ली, है ना, जो ये इनका सैयदों के अंदर से काम करने वाला था, उन सबको पसंद नहीं आया कि ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड ओवर पीरियड फ्रॉम बहलूल लोधी को समझ में आया कि यार नोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये बाहर वाले मतलब सैयदों के खास लोग मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में एकदम कहीं के नहीं होंगे सर, ओके। सो हामिद खान आल्सो रियलाइज्ड दिस पार्ट कि भाई उसने जो व्यक्ति को दिल्ली के ऊपर बिठाया है, वो व्यक्ति तो अब मेरे को खा जाएगा सर, है ना, गेटिंग ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन दोनों के बीच में सटासटी हो जाती है सर, ओके। और सटासटी का परिणाम ये हुआ कि बहलूल लोधी रियलाइज दिस पार्ट कि ही कैन नॉट कंटिन्यू विद द ओल्ड ऑर्डर आफ्टर बिकमिंग द किंग, सिंपल है ना सर, ठीक है। एक राजा के रूप में बैठने के बाद क्या आप ओल्ड ऑर्डर को कंटिन्यू करवा सकते हो? नहीं सर, ओके। तो बहलूल लोधी को पहले इमीडिएट प्रॉब्लम दिल्ली से हुई सर, और दिल्ली के अंदर से ऐसा हुआ कि दिल्ली के अंदर के जो नोबिलिटी क्लास के लोग थे उसमें हामिद जिसने उसको इनवाइट किया था सर, है ना, गेटिंग ओके। वो सबके सब बेसिकली यहाँ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे, फिर देयर इमर्ज कॉन्फ्लिक्ट जहाँ बहलूल लोधी हामिद खान को पकड़वाता है और खत्म करने की कोशिश करेगा सर, गेटिंग ओके। एंड उसको फिर गायब करवा दिया जाता है सर, ओके। उसके बाद बहलूल लोधी ने क्या कहा कि भाई देखो मुझे अगर दिल्ली के ऊपर टिकना है तो मैं जितने भी बाहर के लोग हैं, खास करके जो गवर्नर्स थे या नोबिलिटी के लोग थे सर, ठीक है ना, समझे, उनके सामने मेरे को मैनेज करनी पड़ेगी चीजें। अब ये जितने भी सैयद और उनके वफादार लोग थे उन सबके साथ में करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो व्हाट ही डिड, ही ब्रॉट समथिंग कॉल्ड एज द तुर्किश नोबिलिटी, पहले हुआ करती थी और बलबन ने कहा था कि मैं खाली और खाली तुर्कों को अपॉइंट करूंगा, वैसे ही इसने अफगान रेशियल पॉलिसी की शुरुआत की।
अफगान रेशियल पॉलिसी का मतलब है मोबिलिटी के अंदर उसने ये कहा कि द मोबिलिटी शुड बी एक्सक्लूसिवली कंट्रोल्ड बाय द अफगान ओरिजिन पीपल ओनली, जो मेरे वफादार होंगे। समझे कि नहीं समझे? ये चीज़ क्यों प्रोमिनेंट थी सर, है ना? समझे? आप कहीं एसपी के रूप में, कप्तान के रूप में कहीं सेट होते हो, तो अपने रिश्तेदारों को बाद में बुला दोगे, बोले आ जाओ यहाँ पे सर, ठीक है ना? बोले देखो उधर मार्केट में बढ़िया सा शोरूम फ्रंट है, वहाँ पे तुमको दुकान दिलवा देते हैं सर, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? हमको वहाँ स्कूल खोलने हैं, हेडमास्टर बना देंगे तुम्हें सर, ठीक? तुम क्या कर रहे हो? तुम खेती करो। अच्छा, हमने वो 2 नंबर का पैसा से लैंड खरीदा हुआ है, बेनामी में एक बंदा चाहिए नाम ट्रांसफर करने के लिए, आ जाओ तुमको मालिक बना देते हैं सर, ठीक है ना? तो वी विल सी दैट ये सब बेनामी ट्रांजैक्शन करोगे ना सर, तो वही कहानी ये भालू लोधी भी करता है सर, गेटिंग ओवर, ओके? सो व्हाट ही डिड दैट, ही रोट समथिंग कॉल्ड एज़ अफगान रेशियल पॉलिसी। अंडर द अफगान रेशियल पॉलिसी वी विल सी ही विल बी इनवाइटिंग नोबल्स फ्रॉम ऑल ओवर अफगानिस्तान, asking them to settle in Delhi, in and around Delhi, sir, making sure that they will be loyal to him, sir, समझे सर, गेटिंग ओवर, ओके? और इस तरह से हमको ये पता चल रहा है कि उसने नोबिलिटी को अपने फेवर में लिया। इनफैक्ट इसने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी नोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी की कि भाई ये नोबिलिटी के अंदर ये कभी भी अपने आप को ये राजा के रूप में, किंग के रूप में कभी नहीं कहता था। ये कहता था कि मैं तो सेवक हूँ, या मैं तो काइंड ऑफ पीर टाइप ऑफ पर्सनालिटी हूँ, और ये जो पीर टाइप ऑफ पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम स्टिल बेसिकली सर्विंग द पीपल इंस्टेड ऑफ रूलिंग द पीपल, सर, गेटिंग ओवर, ओके? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इससे दो फायदे हुए। नोबल्स इसके फेवर में आ जाता है, वी विल आल्सो सी साइमल्टेनियसली। दूसरी कहानी हमको ये पता चल रही है कि अपने आप को काइंड ऑफ डिवाइनिटी या सूफी पर्सनालिटी के रूप में दर्शाने की कोशिश की जाती है, बड़ा जनरस पर्सनालिटी के रूप में करने की कोशिश की जाती है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जितने भी कैंपेन्स करता था, ये कैंपेन्स के अंदर से जो भी पैसा आता था, ये कैंपेन्स के अंदर से पैसे को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता था इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी, सर, ठीक है? दिस चैरिटी वाज डन इवन द मिलिट्री कैंप्स, एंड दिस चैरिटी वाज डन आल्सो इन द वी विल सी द पब्लिक एरियाज एज़ वेल, मतलब जहां लोग रह रहे हैं वहां पे जाके भी ये बांट देता था, सर, ओके? तो इससे क्या हुआ कि पब्लिक भी इसके फेवर में आ गई, ये बंदा बड़ा काम कर रहा है, सर, ठीक है ना? अच्छा गलत नहीं कर रहा है, सर, गेटिंग ओवर, ओके? इनफैक्ट वी विल सी कि ये कोर्ट में भी अपनी वो दबदबा जो है वो वैसे नहीं एस्टैब्लिश करेगा। राजा की जो तख्त थी, कुर्सी थी, वो कुर्सी को दूर रखता है। जैसे बलबन की किंगशिप की पॉलिसी में क्या था, वो प्लेटफॉर्म पे बैठता था, है ना? खिलजी में भी आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे बैठता था, है ना? तुगलक मुगलक भी, है ना? सब यूँ करके, सर, ओके? इसने तख्त हटा दिया, सर, ओके? और बड़ा चटाई के ऊपर बैठने की शुरुआत की, सर, ओके? और जितने भी इसके मंत्री लोग थे नोबल से, ये सबके साथ बैठ के वी विल कम टू नो की डिस्कशंस करता था। आप अफगानिस्तान में चले जाओगे ना, अफगान रेस्टोरेंट्स में चले जाओगे ट्रेडिशनली, अफगानिस्तान, ईरान, है ना? इवन कश्मीर चले जाओ सर, वहाँ वो चटाई के ऊपर बैठ के सब खाना सब साथ में खाते हैं, सर, ठीक है? हैव सीन दैट, सर, ओके? कश्मीर श्रीनगर साइड में भी आपको मिल जाएगा, सर, ठीक है? ट्रेडिशंस, ओके? तो वी विल फाइंड कि इससे क्या होता है, 2-3 चीजें हैं सर। तो हार्मनी आ जाती है, कॉमन बड़ी सी थाली हो जाती है, और थाली के अंदर बैठ के सब लोग खाते थे, सर, गेटिंग ओवर, ओके? यहाँ भी यही कहानी आपको मिलती है, जिसके जो भी डिस्कशंस इसके हो रहे थे, चटाई के ऊपर बैठ के करता था। तो जो नोबिलिटी के साथ ही इसकी रिलेशन अच्छी होगी कि नहीं होगी, सर, गेटिंग ओवर, ओके? वी विल आल्सो सी इंटरेस्टिंगली कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसने बहुत सारी चीजें शेयरिंग के अंदर मानी थी, सर, गेटिंग ओवर, ओके? इनफैक्ट खाने-पीने की चीजों को लेके भी इसका ये मानना था कि खाना भी मैं लोगों के घर से जो आएगा वो खाऊँगा, सर, गेटिंग ओवर, ओके? तो एक निज़ामी ने अपनी किताब में लिखा है कि द फूड वाज प्रिपेयर्ड इन द कोर्ट ऑफ द नोबल्स, इन द हाउसेस ऑफ द नोबल्स, एंड ही यूज्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ टिफिन बैटर। टिफिन बैटर समझ में आ रहा है? ये लोग आते थे, राजा के लिए जब मिलने आते थे तो खाना लेके आ जाते थे, सर, ठीक है? गेटिंग ओवर, ओके? तो इससे क्योंकि वो अफगान लोग था ना, सर, ओके? तो उसको पता था कि ये सब मेरा लोग है, इनको ही मैंने सेट करवाया है, सो दे विल नॉट रिबेल अगेंस्ट मी, सर, गेटिंग ओवर, ओके? तो इस तरह से पॉलिटिकल रियलिज्म बताई उसने एक तरह से। दूसरी साइड के ऊपर हमको ये पता चल रहा है कि उसने एक अफगान रेशियल पॉलिसी की शुरुआत की। अफगान रेशियल पॉलिसी में जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है उसमें अफगान ओरिजिन नोबिलिटी को अपॉइंट करवा दिया, सर, ठीक है? सैनिकों के अंदर सब बाँट दिया, पब्लिक के अंदर सब कुछ बाँट दिया, सर, गेटिंग ओवर, ओके? अपने आप को कभी सुपीरियरिटी नहीं दिखाई, सर, है ना? समझे नहीं समझे? एक होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एक होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ओके? कि भाई मैं कुछ हूँ, सर, है ना? उसने ये कभी नहीं किया, और इन सब के कारण ही वाज एबल टू विन आउट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल अराउंड हिम, सर, गेटिंग ओवर, ओके? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी दैट जब हम लोग बहलूल लोधी को देखने की कोशिश करेंगे, तो बहलूल लोधी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बाद ये जो भी कैंपेन्स करेगा, ये कैंपेन्स में उसके सामने विद्रोह होने की शक्यता नहीं होगी, सर, है ना? तो 1451 से लेके करीबन 1489 तक रूल किया इसने, सर, ठीक है? आप देखिए कि दिस इज द पीरियड वेयर सैय्यद वाज स्टिल अलाइव, सर, ओके ना? समझे? ये मैंने अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में बताया, जो सैय्यद डायनेस्टी का राजा था, वो बंदा अभी भी जिंदा था, सर, ओके ना? समझे? देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट द सैय्यद्स माइट हैव अ रिबेलियन एज़ वेल, सर, ओके? बट बाय पुटिंग सर्टेन थिंग्स इन पावर वी विल कम टू नो ही वाज एबल टू रूल इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे, सर, ओके? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि दिल्ली की सल्तनत में अफगानिस्तान से रेफ्यूज के रूप में जो आया हुआ व्यक्ति था, सर, ठीक है ना? समझे? जो पहली अफगान ओरिजिन डायनेस्टी की स्थापना करता है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग बेसिकली शासक के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा, सर। समझ में आया कि नहीं आपको, सर, ठीक है? तो इसकी कहानी थोड़ी अलग प्रकार की है, सर, ठीक है? तो लोधी के पीरियड तक आते-आते इब्राहिम ये सॉरी बहलूल लोधी को वी विल सी कि अब इंटरनली जब उसको पता चल गया कि दिल्ली और उसके आजू-बाजू में मेरे को दिक्कत नहीं है, तो ही विल बी फाइटिंग अगेंस्ट द लोकल डायनेस्टीज ऑफ दैट टाइम, सर, ओके? उसने दिल्ली को पहले कंसोलिडेट किया, बाहर की पुरानी नोबिलिटी को, ओल्ड ऑर्डर को हटा दिया, और उसके बाद अपने लोगों को बिठा के वी विल कम टू नो कि उसने अच्छी प्रमोशंस, पोस्टिंग्स और पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अपने फेवर में लिया। अब उसकी मेन जो एनर्जी वो चलती है एक स्टेट के सामने जिसका नाम है शर्की डायनेस्टी, सर, है ना? समझे? अब आप समझने की कोशिश करिए, है ना? शर्कीज़ वर एक्चुअली इक्तेदार्स ऑफ द आई वुड से द तुगलक्स, ओके ना? समझे? मूलतः से तुगलक, क्योंकि जौनपुर करके जो किंगडम हुआ करता था या स्टेट हुआ करता था, उसकी स्थापना एफएसटी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी, सर, ठीक है? एंड वी विल कम टू नो कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर के गवर्नर को अपने अंडर में डाला था, सर, गेटिंग ओवर, ओके? हुसैन शाह शर्की, सर, ओके? बट हुआ क्या कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जौनपुर बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर दैट ऑफ फिरोज शाह तुगलक, सर, ओके? एंड बाय द टाइम ऑफ तैमूर इन्वेजन इनको मौका मिल गया कि अपना-अपना कर सकते हैं, सर, समझे? तो इस कंडीशंस के अंतर्गत बहलोल वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट जौनपुर फ्लरिशिंग इंडिपेंडेंटली। In fact, Jaunpur at that time had started attracting scholars. It had started attracting, we can say, architects, and we'll see कि good number of learned persons under the Sharkis, okay ना? समझे? तो उसको शिराज ऑफ द ईस्ट का बाद में टाइटल दिया गया। तो इस दौर में काफी लोग पर्शिया से, क्योंकि दिल्ली तो रूइन हो गया था ना आफ्टर तैमूर, सर, तो हमें ये पता चलता है कि दिल्ली लॉस्ट द ओल्ड ग्लोरी एंड द चार्म दैट इट हैड, सर, ओके? सो इट बिकेम वेरी ऑब्वियस कि अब रीजनल किंगडम जो बन रहे थे वहां पे लोग आएंगे, सर, ठीक है ना? समझे? और इस दौर के अंदर वी विल फाइंड कि जौनपुर एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्टेट के रूप में निकल के आया, सर, करीब, ओके? तो उसको ये चीज समझ में आ गई थी कि मेरे को ये जौनपुर कैसे भी करके खत्म करना पड़ेगा। अगर ये सर्वाइव करता रहेगा तो देन वी विल सी कि इशू क्रिएट होंगे, सर, ओके? तो पहली बार हमें ये पता चलता है कि इसने कैंपेन चलाया, सर, है ना? सत्ता के ऊपर आने के बाद, और अपने बेटे को दिल्ली की गद्दी छोड़ के गया, बोले मैं जाता हूं, सर, ठीक है? एंड ही वाज नॉट एबल टू डिफीट या डोमिनेट ओवर जौनपुर, सर, गेटिंग ओवर, ओके? एंड वी विल सी कि पूरी तरह से 100% डोमिनेट नहीं कर पाया, बट थोड़ी बहुत इसकी कंट्रोल होने की शुरुआत होती है। वंस अगेन वी विल सी कि इनके साथ ये संघर्ष चलता रहा। ये संघर्ष का परिणाम हमें ये पता चलता है कि बहलूल लोधी करीबन 25 साल तक, मतलब 1451 से लेके 1478-79 के ट्रांजिशन के पीरियड तक जौनपुर के ऊपर संघर्ष करता रहेगा। एंड देन फाइनली वी विल सी कि 1480s के दौर के अंदर हमें ये पता चलता है कि जौनपुर के ऊपर इन्होंने अपना जो एस्टैब्लिशमेंट या कंसोलिडेशन है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, सर, ठीक है? तो होता क्या है कि जौनपुर बड़ी प्रोमिनेंट स्टेट के रूप में आपको यहाँ से मिलती है, सर, ठीक है? और जिसको लेके इसकी संघर्ष बहुत सारी हुई, सर, गेटिंग ओवर, ओके? अब होता क्या है कि जौनपुर पे 100% तो अब धीरे-धीरे वी विल सी
डोमिनेट कर रहा है, पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे और इसने पूरा जीवन जौनपुर और पंजाब के अंदर ही लगा दिया था, मतलब बेसिकली वहां लाहौर और बाकी सारे विस्तार में विद्रोह हो रहे थे सर। सो इस तरह से बहादुर लोधी का जो टाइम पीरियड है ना सर, ठीक है ना, वो यहाँ खत्म होता है और इसके बाद विल सी की इसी की डायनेस्टी से सिकंदर पावर के ऊपर आएगा सर। ओके, तो उसका लड़का ही था, इसने निजाम एट द टाइम, एंड देन विल सी कि ये पावर के ऊपर आया सर। ओके ना, समझे। तो पहली कहानी हमको ये पता चलती है कि ये पहली पठान डायनेस्टी के रूप में थी। 1451 में इसने कैप्चर किया, इसने ही फिर अफगानिस्तान से नोबल्स को साथ में लेके आया, यही नोबल्स ने आके इसको हेल्प किया, यही नोबल्स विल सी की अफगान रेशियल पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चल रहा है कि एस्टैब्लिश करता है और उसने ही अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया सर। ठीक है ना, समझे। तो शर्कियों के सामने लड़ाई करता रहेगा सर, है ना, मुल्तान से लेके मालवा से लेके बाकी सारे और कॉइन्स वॉइन्स भी इशू करवाया बहादुर लोधी के अंदर सर। ओके, बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि बहादुर वाज स्टिल नॉट एबल टू डोमिनेट ओवर जौनपुर। ही ट्राइड हिज बेस्ट कि जौनपुर के ऊपर अपना दबदबा एस्टैब्लिश कर पाए सर। ठीक है, अब देखिए 1489 के अंदर और बहादुर की मृत्यु के बाद वी विल सी कि क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। क्राइसिस किस तरह से हो रहा है कि आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर नहीं पाए सर, है ना। बहादुर लोधी वाज नॉट अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर सर। क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि एक तो रेशियल पॉलिसी लागू की थी, दूसरी रीजनल किंगडम्स को 100% कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि रिबेलियंस कंटिन्यू होते रहे सर। ओके, तीसरी कहानी, जब आप कंटिन्यूस मिलिट्री कैंपेन्स करते हो तो क्या होता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा सर। ओके, सो दिस विल क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी एज वेल। तो व्हेन बहादुर पास्ड अवे एंड हिज एल्डर सन सिकंदर या निजाम खान केम टू पावर, निजाम खान had inherited a very we can say weak political system at that time sir, getting okay, and simultaneously when he had come to power there was a class of nobility who had not accepted him as a ruler, है ना। अब इसके पीछे का कारण क्या था सर? ओके, समझे। तो कहा यह गया कि भाई देखो, सिकंदर की मदर जो है वो तो हिंदू है, एक्चुअली वो गोल्डस्मिथ हुआ करती थी, ठीक है, मतलब गोल्डस्मिथ मतलब सोनार फैमिली से थी, एंड वी विल कम टू नो कि ये इसके अंदर अफगान ब्लड तो पूरी तरह से है नहीं, वो अफगान रेशियल पॉलिसी बनाई थी बहादुर लोधी ने सर। ओके, तो फिर से नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की का कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना सर। ओके, समझे नहीं समझे कि यहाँ पे फिर वही कहानी है कि पहले तुर्किश नोबिलिटी थी, अब तुर्किश नोबिलिटी की जगह हमें पता चल रहा है कि यहाँ जो है गेम हो गई अफगान नोबिलिटी की। तो आपको है ना, जब दिल्ली सल्तनत में ओवरऑल सवाल आएगा ना सर, तो उसमें ये सवाल बड़ा रिपीटेटिव है और वी विल सी कि मुस्लिम नोबिलिटी की क्राइसिस तुगलक नहीं ओवरऑल दिल्ली सल्तनत में आएगी, समझ में आ रहा है। दे विल आस्क यू मैक्रो क्वेश्चंस अबाउट हाउ नोबिलिटी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्क ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। अगर आपको एक सवाल पूछता हूं मैं कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ नोबिलिटी, है ना, समझे नहीं समझे, क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ नोबिलिटी इन स्टेबलाइजिंग एंड डिस्टेबलाइजिंग सर, है ना, समझे, द पोजीशन ऑफ मोनार्क ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। समझ में आया कि नहीं आपको? तो इससे आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि भाई ये ओवरऑल मैक्रो लेवल का सवाल है, जहां ये दो-धारी तलवार के रूप में काम करेंगे। दो-धारी तलवार क्यों? क्योंकि एक साइड के ऊपर आप समझने की कोशिश करिए राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश या घोरी के बाद से ही, मतलब ऐबक से, है ना, ये नोबल ही थे ना जो स्लेव्स के रूप में काम कर रहे थे, तुर्किश नोबिलिटी एक्सक्लूसिविटी कांसेप्ट, और उन्होंने विविल की स्टेबलाइज करने में हेल्प किया, इल्तुतमिश को सत्ता में लेके आए, रजिया को पलटाया, बलबन खुद नोबिलिटी से बिलोंग करते हुए उभर के आया सर, है ना, समझे। खिलजी ने खत्म किया, बलबन ने खत्म किया, फिरोज शाह तुगलक ने फिर रिवाइव किया, है ना, तुगलक ही था जो नोबिलिटी को फिर रिवाइव करता है उनकी पोजीशन को, एंड देन वहां से विविल की हेटेरोजेनस नोबिलिटी का कांसेप्ट आया। ये हेटेरोजेनस नोबिलिटी ने विविल की दिल्ली सल्तनत को स्टेबलाइज करने के बाद डिस्टेबलाइज ज्यादा किया, क्योंकि वहां सब पावर शेयर और पावर हंग्री बन जाते हैं, और इसी कंटिन्यूएशन में विविल की जो नोबिलिटी का डेवलपमेंट हुआ, इसमें नोबिलिटी और मोनार्की की कॉन्फ्लिक्ट चली। ये नोबिलिटी मोनार्की कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फिर फाइनली विल कम टू नो कि द सैयद्स केम टू पावर, है ना, और सैयद्स के बाद द लोधीज वर एन आउटकम ऑफ द नोबिलिटी मोनार्की कॉन्फ्लिक्ट। ओके, एंड व्हेन द लोधीज केम टू पावर दे इंस्टॉल्ड अ न्यू पॉलिसी कॉल्ड एज द अफगान रेशियल पॉलिसी। तो पहले तुर्किश नोबिलिटी, बीच का एक पीरियड है हेटेरोजेनस नोबिलिटी, लास्ट का पीरियड क्या आया, वंस अगेन विल कम टू नो कि अफगान रेशियल पॉलिसी। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? आप देखिए कि आपको ऑलरेडी सवाल आए हुए हैं इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर से, है ना, कि द पॉलिसी ऑफ क्रिएशन हेटेरोजेनस नोबिलिटी सर। ओके, तो अफगान के अंतर्गत ये हुआ कि अफगानों ने हेटेरोजेनस नहीं रखी, वो कहते थे कि हम खाली अफगानों को ही बिठाएंगे ऊपर सर, है ना, अरिस्टोक्रेसी के पार्ट के रूप में, इक्तेदार के रूप में, वजीरत के रूप में, दीवान के हेड के रूप में, अलग-अलग दीवानों में, बट देन इट बैकफायर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर, और बैकफायर बहादुर लोधी के संतानों को ही करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि वी विल सी कि देयर विल बी ग्रुप ऑफ पीपल विद इन द नोबिलिटी हु विल नॉट एक्सेप्ट सिकंदर टू बी द रूलर, गेटिंग ओपन। क्यों? क्योंकि सिकंदर लोधी यूज्ड टू बी अ पर्सन हु वाज सीन एज एन आउटसाइडर। व्हाई? बिकॉज़ हिज मदर यूज्ड टू बी अ गोल्डस्मिथ डॉटर, शी वाज अ हिंदू। अब प्रैक्टिकली वी विल सी कि एक शासक को ये कहा जा रहा है कि तुमको हम ना स्वीकारें, तुम्हारे अंदर प्योर अफगान ब्लड नहीं है और तुम्हारी मदर तो विल सी की हिंदुस्तानी है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसकी एक्शंस कैसी होगी अपने आप को प्रूव करवाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको सर? ठीक है, कि तुम्हें ये बोल दिया जाता है कि तुम किस बात के आईएएस बने हुए, समझे नहीं समझे, तुम तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से प्रमोट ही हो सर, समझे नहीं समझे, तुम्हें तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देके सरकार ने आईएएस बना दिया है। तो देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन सर? आपके अंदर का कलेक्टर जगेगा कि नहीं जगेगा, है ना? फिर आप अपना पर्चा दिखाने की शुरुआत करोगे कि नहीं करोगे, और कैसे दिखाओगे? अपने काम के थ्रू दिखाओगे सर। ओके, और काम के थ्रू आप ऐसा प्रूव करोगे कि मैं एट पार हूं ऑल इंडिया सर्विसेज से, उनसे उनसे अच्छा काम करता हूं सर। ठीक है, तुम तो लेटरल एंट्री से आए हो सर, है ना, समझे। तो कहने की बात यह है कि जब जब व्यक्ति की आइडेंटिटी के ऊपर सवाल उठाया जाता है और वो शासक के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करवाया जाता है, ठीक है, तो इस परिस्थिति के अंतर्गत वो व्यक्ति के अंदर एक ज्वाला भड़केगी, और जब वो ज्वाला भड़कती है तो आइदर वो तोड़ता है या बहुत बड़ा कुछ बनाता है सर। सिकंदर के अंदर ये धार्मिक उन्माद पैदा करवाया गया, उसके पीछे के दो कारण थे। उसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी जो थी कि उसकी मदर, जैसे फिरोज शाह तुगलक के साथ भी ये हुआ था, और यहाँ पे भी यही कहानी आपको रिपीट होती हुई देखने को मिली, और इसके कारण सिकंदर लोधी के जितने भी एक्शंस होंगे वो ये प्रूव करवाने के लिए होंगे कि आई एम मोर मुस्लिम देन यू मुस्लिम, है ना, समझे नहीं समझे। व्यक्ति जब धार्मिक उन्माद में आता है तो क्या करेगा सर, है ना, समझे। वो कहेगा कि देखो मेरे अंदर जितना, है ना, ऋषि सुनक नहीं कहता कि आई एम मोर ब्रिटिश देन यू ब्रिटिश, ओके ना, समझे। तो यहाँ रिलीजियस आइडेंटिटी का गेम था इसके साथ सर, गेटिंग ओपन। ओके, और रिलीजियस आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ये दिखाना था कि भाई देखो मेरे अंदर एक मुस्लिम होने का ऐसा गुण है कि मैं जितनी भी थियोक्रेटिक क्लासेस है उन सबको साथ में लेके आऊंगा सर। ओके, और उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है टू एस्टैब्लिश अ थियोक्रेटिक स्टेट इन इंडिया उसको फुलफिल कराऊंगा सर, गेटिंग ओपन। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कैंपेन्स के अंदर आपको रिलीजियस बाइगोट्री क्यों मिलती है सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर? ठीक है, इसके कैंपेन्स के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि हर एक प्रकार की रिलीजियस बाइगोट्री मिलेगी, और साथों के साथों हमें ये भी पता चल रहा है कि इसने नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने भी रीजनल स्टेट्स थे इन सबके साथ संघर्ष किया सर, कि बिकॉज़ व्हेन ही केम टू पावर विल कम टू नो कि इसके लिए चैलेंज हो गई थी कि हमें कैसे करना है सर। ओके, तो व्हेन सिकंदर केम टू पावर सर, है ना, सिकंदर वाज फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स। ओके, दिस प्रॉब्लम्स वाज वंस द रेबेलियंस
दिस रेबेलियंस वर विद रिस्पेक्ट टू द रीजनल किंगडम्स गेटिंग अपॉइंट। ओके, ये रीजनल किंगडम्स में एक तो राजपूत किंगडम से नॉर्थ इंडिया के जो संघर्ष कर रहे थे, साइमल्टेनियसली हमको ये देखने को मिल रहा है कि जौनपुर जैसा स्टेट और बाकी सारे स्टेट्स में भी विद्रोह हो रहे थे, जैसे बंगाल तक हमें पता चला है कि रेबेलियंस हो रहा है। वी विल आल्सो फाइंड कि दिस इज आल्सो द पीरियड दैट नोबिलिटी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम आउट, एंड द नोबिलिटी इज लाइक ऐसा कैसा राजा है तू समझ नहीं समझे, तुम्हारे अंदर तो वो ही नहीं है राजा बनने के। तो फिरोज शाह तुगलक को जैसे नोबल्स ने अपॉइंट किया था, तो फिरोज शाह तुगलक को ये बताना था कि भाई देखो मैं सुन्नी नोबिलिटी को या सुन्नी फॉर्म ऑफ बेसिकली जो आइडियोलॉजी उसको कैसे फॉलो करता हूं, इसके लिए उसने वी विल सी कि बाकी सब लोगों की सर्विस करवाई सर। ओके, तो बाइगोटरी आपको बहुत प्रोमिनेंस देखने को मिलती है, तो यहाँ पे भी इसके एक्शंस के अंदर नोबिलिटी को खुश करने के लिए, अपनी वर्थनेस को दिखाने के लिए वी विल कम टू नो कि ये कुछ ऐसे कार्य करेगा जो अगेंस्ट द सोशल ट्रेडिशंस थे, एक शासक के रूप में ना शोभे वैसी आपको चीजें मिलती रहती है सर। ठीक है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इसने नोबिलिटी के सामने एक्शंस किए, इसने राजपूताना स्टेट्स और सेंट्रल इंडिया और बाकी सारे रीजन्स के ऊपर उसने काम किया सर। ठीक है, तीसरी कहानी उसने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि बहादुर लोधी तो खाली अपना जीवन संघर्ष में ही चला गया था सर। ठीक है, तो ही न्यू दिस पार्ट कि ही हैड टू एस्टैब्लिश काइंड ऑफ वी कैन से अ न्यू सिस्टम ऑफ रिफॉर्म्स एज वेल। अगर वो नहीं करेगा तो इसके लिए भी यहाँ से प्रॉब्लम होगी सर। ठीक है, ये इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर नए कैपिटल का फाउंडिंग करना भी एक इसके इंस्टीट्यूशंस का पार्ट था, और नए कैपिटल के रूप में विल सी कि आगरा के ऊपर फोकस किया गया, उसके पीछे आपको मल्टीपल रीजंस देखने को मिलते हैं सर। ठीक है, समझे, तो वी विल सी कि ही विल बी ब्रिंगिंग ऑन न्यू एनर्जी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ही विल ब्रिंगिंग ऑन सम काइंड ऑफ न्यू रिफॉर्म्स इन स्पाइट ऑफ द फाइटिंग एज वेल सर। ओके, एंड फाइनली वी विल आल्सो सी कि ये अपनी रिलीजियस पॉलिसीज के अंतर्गत जो एक प्रकार की बाइगोटरी थी सर, समझे, ये भी लागू करने की कोशिश करता है, क्योंकि वी विल कम टू नो कि इसकी जो उन्माद की जो नीति थी वो अपने आप को प्रूव कराने के लिए ज्यादा था सर। ठीक है, ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी दैट इसने जो कार्य है उसके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आपको बहुत देखने को मिल जाएगी सर। ओके, तो पहली चीज आपको समझ में आई कि क्या क्या चीज इसके अंदर से मिलती है, और सिकंदर लोधी आगरा बनाता उसके पीछे के भी कारण थे सर। एक्चुअली आगरा को एस्टैब्लिश करने का एक इंटेंशन ये था कि देयर वाज कंटीन्यूअस रिबेलियंस इन द दोआब, है ना, और दोआब में जिस प्रकार के विद्रोह हो रहे थे, आगरा से वो सेंट्रल इंडिया कैप्चर कर पाता है, आगरा से राजस्थान भी जा सकता है, और आगरा से वो ईस्टर्न पार्ट में, क्योंकि जस्ट आप देखिए यमुना के बैंक के ऊपर है, वो कमांडिंग हाइट्स देता है। ठीक है, सो इफ यू सी द ओवरऑल लोकेशन ऑफ आगरा, इट गिव्स देम मल्टीपल एडवांटेजेस, है ना, समझे, एंड वी विल सी कि वहां से एक तो राजस्थान की कनेक्टिविटी मिलती है भरतपुर वाली सर। ठीक है, समझे, तो अगर भरतपुर होते हुए राजस्थान के स्टेट्स में जाएगा, सेंट्रल इंडिया में चला जाएगा सर। ठीक है ना, यहाँ पे जा सकता है सर। ओके, तो काफी सारा उसको लाभ हो रहा था सर। गेटिंग ओके, दिल्ली एट दैट टाइम हैड लॉस्ट द ग्लोरी एज वेल। मैंने आपको बताया कि दिल्ली का जो चार्म और ग्लोरी जो है वो फिर मुगल काल में एस्टैब्लिश होता है सर। ठीक है, मुगल काल में भी बाय द टाइम शाहजहां बेसिकली जब फिर से रिवाइव होता है, और उसके आगे पीछे के पीरियड के अंदर फिर से दबदबा बनेगा सर। ठीक है, बट बीच में ये दिल्ली के लिए एक क्राइसिस पीरियड था सर, उसके लिए एक डार्क पीरियड जैसा हम लोग कह सकते हैं, या ग्रे पीरियड था सर, पूरी कंप्लीटली डार्क नहीं था, बट हमें यहाँ से पता चलेगा कि ग्रे पीरियड की कहानी आपको मिलती है सर। गेटिंग ओके, तो वी विल फाइंड कि आफ्टर तैमूर's invasion there was multiple problems. Okay, that is one of the reasons we will see कि सिकंदर लोधी had realized this part कि मुझे पहले रेबेलियंस को भी कैप्चर करना है। ये रेबेलियंस में उसकी नोबिलिटी की भी कहानी आपको मिलती है, और ये रेबेलियंस के अंदर हमें ये भी पता चल रहा है कि अफगान ओरिजिन जो नोबल्स हैं उनको टाइट किया जाए। गेटिंग ओके, तो उसने नोबिलिटी को जिस तरह से फ्री हैंड मिला था ना सर, एक तरह से जो बहलूल ने दिया था, पोजीशंस दी थी इंपॉर्टेंट, वो सब उसने धीरे धीरे बंद करवा दी सर। ठीक है, गेटिंग ओके, उनके खाते वाते चेक करवाने शुरू कर दिए, बोले कितने भतीजे के नाम के ऊपर में ट्रांजेक्शन करके रखे इन्होंने, कितनी प्रॉपर्टी बना के रखी, जरा दिखाओ सर। ठीक है, समझे, और दो चार को उसने थोड़ा पब्लिकली पनिश भी किया सर। ठीक है, तो इन सब चीजों के कारण भी नोबिलिटी में डर का माहौल आ गया था, और जो एक्सक्लूसिव अफगान रेशियल पॉलिसी थी वो भी उसने बंद करवाई सर। गेटिंग ओके, क्योंकि इसको ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर मैं एक्सक्लूसिव अफगान रेशियल पॉलिसी फॉलो करूंगा तो ये लोग सबके सब गैंग अप करेंगे, और मेरे सामने ही वी विल सी कि विद्रोह करने की शक्यता होगी, जो पहले भी होती रही है सर। ठीक है, देखिए होमोजेनस मोबिलिटी के अपने खुद के फायदे भी हैं, और होमोजेनस मोबिलिटी के अपने खुद के नुकसान भी हैं, बिकॉज़ इफ यू हैव होमोजेनस मोबिलिटी दे बिलोंग टू सेम ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, सेम आइडेंटिटी, सेम थॉट प्रोसेस एज वेल, सेम रीजनल आइडेंटिटी एज वेल, कल्चरल, रिलीजियस, रीजनल, सो दे विल हैव अ वेरी क्लियर कट आइडिया कि देखो हम तो भाई भतीजे, वी आर ब्लड ब्रदर्स, ओके, काइंड ऑफ, तो ये राजा को फिर कब तक हम लोग सर्वाइव करेंगे सर। ओके, पर जैसे आप हेटेरोजेनस रखते हो सर, है ना, समझे, हेटेरोजेनस मोबिलिटी का फायदा ये होता है कि सब अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से भी खेलते हैं सर। ओके, तो सबके विजन कॉमन आते आते टाइम लग जाता है, और जब तक कॉमननेस आएगी तब तक राजा को पता चल जाएगा कि मेरे सामने बगावत हो रही है सर। ठीक है, ओके, तो वी विल फाइंड कि इसने जो अफगान रेशियल पॉलिसी है उसके सामने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए सर। गेटिंग ओके, एंड ही मेड श्योर कि ये जितने भी नोबल्स थे इन सबकी पूरी बजाई जाए, और इनमें से कुछ कुछ को इसने लड़ने के लिए भी भेजा सर। गेटिंग ओके, तो व्हेन ही केम टू पावर द दिल्ली सल्तनत वाज वंस अगेन गोइंग थ्रू क्राइसिस, the regional kingdoms were once again creating their positions, and they were trying to exercise more of power sir। Getting my point, okay, almost 60% of the country was controlled by the regional states of that time sir, है ना, तो जागीरदार और छोटे छोटे जमींदार से ये सबके सब अपने आप को काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट कर रहे थे, मालवा से लेके बाकी सब जगह के ऊपर सर। ओके, ईस्टर्न इंडिया में भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो उसको ये चीज पता थी कि यार मैं जब तक इनको फेवर में नहीं दूंगा तब तक ये प्रॉब्लम होगा सर। ठीक, इन सब के कारण वी विल सी कि इसने एक तो जौनपुर के ऊपर कैंपेन चलाया सर। गेटिंग पॉइंट, ओके, और जौनपुर की जो फाइनल कहानी है वो इसके पीरियड तक आते आते खत्म हो जाएगी सर। ओके, तो बहालुल ने जो कैंपेन शुरू किए थे सर, है ना, समझे, वो बहालुल के कैंपेन फाइनली हमें ये पता चलता है कि ये जौनपुर तक आते आते खत्म करेगा। इनफैक्ट जौनपुर जीतने के साथ साथ इसके कार्यकाल के अंदर हमें ये भी देखने को मिला कि ये ईस्टर्न यूपी में और गया, चुनार तक चला गया सर। ठीक है, मतलब मिर्जापुर से लेके बनारस वाला जो रीजन है उन सब रीजन के ऊपर जीत के आता है सर। गेटिंग पॉइंट, ओके, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही वाज एबल टू डोमिनेट आउट इन द रीजन्स ऑफ दिस precisely the eastern parts okay simultaneously आगरा की स्थापना हमने डिस्कस किया कि आगरा के ऊपर उसका एस्टैब्लिशमेंट करना बहुत जरूरी था। आगरा के पीछे दो कारण थे, एक तो ईस्टर्न इंडिया में जो एक्सपेंशन हो रहा था और वो रिबेलियंस हो रहे थे उसको कैप्चर करना था, उसको कमांडिंग हाइट दे रहा था सर। गेटिंग पॉइंट, ओके, इनफैक्ट उस दौर में जितने भी लोकल जमींदार थे, जैसे ग्वालियर का जमींदार हो गया, बयाना का जमींदार हो गया, धौलपुर, है ना, धौलपुर यूज्ड टू बी द स्टेट, समझे, उसका हाउस आज की तारीख में, है ना, समझे, जहां जाने के लिए एस्पायर करोगे सर। ओके, तो ये सब रजवाड़े थे ना सर। एक्चुअली एवरी किंगडम यूज्ड टू हैव एन एम्बेसी इन दिल्ली, है ना, तो आप देखोगे बड़ौदा हाउस मिलेगा, है ना, आपको पटियाला हाउस मिलेगा, आपको भरतपुर का हाउस मिलता है सर। ठीक है, आपको जामनगर हाउस मिलेगा, आपको हैदराबाद हाउस मिलेगा, आपको एक धौलपुर हाउस मिलेगा। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल दिस हाउसेस द एम्बेसीज ऑफ द स्टेट वर कन्वर्टेड इनटू गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। समझ में आया कि नहीं आपको? तो हैदराबाद हाउस में आपकी सब डिप्लोमेसी बड़े-बड़े वर्ल्ड लीडर्स आते हैं, उनके बीच में डिस्कशंस होते हैं वन ऑन वन सर। ओके, नॉर्मली पीएम घर पे इनवाइट कम करते हैं, इस बार किया था 3 लीडर्स को जी20 में सर। ओके, बाकी पीएम हैदराबाद हाउस में ही मिलते हैं सर। इवन एक्सटर्नल अफेयर्स की ज्यादातर मीटिंग हैदराबाद हाउस में होती है सर। ओके, तो हैदराबाद हाउस बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ हैदराबाद, निजाम की प्रॉपर्टीज थी, तो सरकार ने एक्वायर की है सर। ठीक है, तो ऐसे धौलपुर आपको मिलता है, तो धौलपुर यूज्ड टू बी वन ऑफ द स्टेट्स दैट रिबेल्ड अगेंस्ट सिकंदर लोधी, और धौलपुर ने बड़ा नाक में दम करके रखा था। एक्चुअली ये पूरे नॉर्थ सेंट्रल इंडिया की जितने भी किंगडम्स हैं ना सर, ओके, यहाँ कंटीन्यूअसली विद्रोह हो रहे थे, मतलब पूरा आर्क टाइप था सर। ओके, तो उसको पता था कि अगर मैं आगरा में एस्टैब्लिश करूँ सर, ठीक है, तो मेरे लिए ठीक होगा। तो पहले 1489 से पहले 15 साल तक वो आगरा नहीं जाता है सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके, बट देन ही रियलाइज्ड दैट द जमींदार्स ऑफ दिस रीजन्स ऑफ दोआब दे माइट ओनली बी लॉयल टू मी एंड दे माइट ओनली बी एबल टू माय कंट्रोल व्हेन आई हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर देम। अब देखिए कि ये चीज के ऊपर आपको सवाल आ सकता है सर। ठीक है, एक राजा दिल्ली से दौलताबाद गया पर फेल हो गया सर। गेटिंग पॉइंट, ओके, और एक राजा विल सी कि दिल्ली से आगरा की तरफ गया पर इसको इतनी फेलियर नहीं मिलती है। वैसा क्यों था समझेंगे, समझे, है ना। आप देखिए दिल्ली से दौलताबाद फेल्ड बट दिल्ली टू आगरा सर्वाइव, दो कैपिटल शिफ्टिंग हुआ ना सर। ओके, गेटिंग पॉइंट, ओके, तो एक ने दिल्ली से दौलताबाद की एमबीटी ने वो फेल हो गया, पर सिकंदर लोधी का कैपिटल के रूप में आगरा के अंदर शिफ्ट करना वो फेलियर नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तो डिस्टेंस मैटर करता है ना सर। ओके, वो वहां से करीबन 1500-2000 किलोमीटर दूर नीचे आया, है ना, ज्योग्राफिकल कंडीशंस पूरी बदल गई,
आपके पीरियड के अंदर दिल्ली बड़ा प्रोमिनेंट सेंटर था, इट वाज राइवल टू कायरो एंड कॉन्स्टेंटिनोपल एंड बगदाद, है ना? जब सिकंदर लोदी ने किया तब तक दिल्ली हैड लॉट्स ऑफ चार्म एंड ग्लोरीज, ओके। Thirdly, we will see कि दिल्ली to Agra is not that much, we can say far away, hardly 200 किलोमीटर है ना? तब तो एक्सप्रेसवे में जाओगे 2 घंटे में पहुंच जाओगे, यमुना एक्सप्रेसवे में, तब चलो 2 दिन लग जाते होंगे, उससे ज्यादा तो था नहीं सर। चौथी बात विल सी कि मोबिलिटी की कोई डर थी नहीं कि मोबिलिटी विद्रोह करेगी, मोबिलिटी की सर्विस कर दी थी सर। तो विल सी की जो एमबीटी को प्रॉब्लम हुई वो सब आती नहीं है सर। पांचवी बात विल सी कि इट वाज मेनली यूज्ड टू कंट्रोल द रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न पार्ट इन द दोआब एंड इट फेच्ड मोर रेवेन्यू टू द स्टेट एज वेल सर, गेटिंग ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये भी पता चल रहा है कि बहुत प्रोमिनेंट बातें आपको इसके अंदर से मिलती है सर, समझे? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि इस दौर में आगरा प्रोवाइडेड द काइंड ऑफ रेफ्यूज, रेवेन्यू भी मिल रहा था, कंट्रोल भी मिल रहा था, और इसी के कारण हमें पता चल रहा है कि 1505 के आसपास ये 4 या 5 के आसपास ये आगरा में लेके आया सर, ठीक है, गेटिंग ओके। इनफैक्ट इस दौर में एक भूकंप आया था सर, है ना? तो बदायूनी करके एक ऑथर है, अभी आगे पढ़ेंगे मीडिएवल मतलब अकबर के कोर्ट के ट्रांजिशन में, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसके बारे में लिखा भी है कि व्हेन सिकंदर लोदी हैड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, कयामत का दिन आ गया था। तो किसी ने पूछा बोले क्या हुआ था कयामत के दिन? बोले भूकंप जैसा आ गया था, बड़ा सा था, ऐसा सब कुछ हिल गया, हमको लगा कि कट जाएंगे, फिर जिंदा रहेंगे सर। खैर, तो वी विल फाइंड कि इस तरह की कहानी हमको यहाँ से जल आया था एक तरह से सर, ठीक है। बट इसने आगरा शिफ्ट करके बड़ा लाभ हुआ सर। आगरा के शिफ्ट करने के बाद ही वाज एबल टू डोमिनेट ओवर चंदेरी, चंदेरी इज इन मालवा, सेंट्रल इंडिया सर, गेटिंग ओके। तो वहाँ उसका बड़ा प्रोमिनेंस आपको यहाँ से मिल जाता है सर, ओके। ही वाज एबल टू डोमिनेट द रीजन्स ओवर मालवा एज वेल सर, ठीक है, समझे? तो इसने वहाँ के जो लोकल किंगडम्स हैं उन सबके साथ उसने संघर्ष किया। आगरा था तो आगरा से वो फिर ईस्टर्न यूपी की तरफ भी ज़्यादा आ पाया सर, ठीक है। और उसने बंगाल के ऊपर भी अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया। एक्चुअली होता क्या है कि बंगाल में तो कोई भी राजा सीधा तो नहीं जीत पाया था ना सर, गेटिंग ओके। बट आफ्टर डिफीटिंग द जौनपुर, मैंने बताया ना कि जौनपुर को उसने जब खत्म करवाया, तो जौनपुर के बाद उसके लिए रास्ता खुल गया था बिहार का, और बिहार का रास्ता अल्टीमेटली कहाँ जाता है? बंगाल की तरफ से, ठीक है। तो इसने वी विल सी कि बंगाल पे सीधा आक्रमण नहीं किया, बट ही डिसाइडेड टू टेक द ट्रिब्यूट फ्रॉम बंगाल सर, गेटिंग ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि इसने बंगाल के साथ ट्रीटी करके वहां से हमें ये पता चलता है कि 2 गेम किया। पहली गेम ये की कि बंगाल के स्थानीय राजाओं को ये कहा गया कि वी विल हैव एन एमिकेबल रिलेशंस एंड वी विल नॉट हेल्प द फ्यूजिटिव्स ऑफ ईच अदर स्टेट। मतलब सामान्य रूप से होता क्या था कि इसका नोबल विद्रोह करके बंगाल के कोर्ट में चला जाता था, या विल सी कि पंजाब के कोर्ट में कहीं और भाग जाते थे। अब इसको इसी डर था कि यार मेरे लोग भाग जाएंगे, इशू क्रिएट होंगे सर, गेटिंग ओके। तो इससे अच्छा अपने राजा के साथ ट्रीटी कर देते, एक्सपीडिशन ट्रीटी सर, समझे? अगर कोई यहाँ से भागता है सर ना खालिस्तान की डिमांड करते हुए, तो हम उसको पकड़ के धर देंगे, तुमको देंगे। ऐसा नहीं होगा कि है ना आपकी अगेंस्ट की एक्टिविटीज को हम अपने जमीन के ऊपर अलाउ करेंगे सर, गेटिंग ओके। तो उसने बंगाल के साथ ये ट्रीटी की कि यू विल नॉट हेल्प माय एनिमीज, यू विल नॉट हेल्प माय फ्यूजिटिव्स हु हैव रिबेल्ड अगेंस्ट मी सर, गेटिंग आई विल नॉट अटैक ओवर यू सर, समझे? तो आप समझने की कोशिश करिए कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम बंगाल के साथ करेंगे। आई विल नॉट अटैक ओवर यू सर, समझे? तो आप समझने की कोशिश करिए कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम बंगाल के साथ ऐसे 100% उसको इकोनॉमिक लाभ नहीं हुआ, पर पॉलिटिकल लाभ तो हो ही गया सर, समझे? तो इन सब के कारण वी विल सी कि ही वाज एबल टू हैव स्टेबिलिटी और स्टेबलाइज रिलेशंस ओवर बंगाल, ओके। तो ओवरऑल सिकंदर लोधी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हुआ कि उसने जौनपुर के साथ लड़ाई की, और भी स्टेट्स के साथ लड़ाई करता रहेगा सर, ठीक है, सबके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। उसकी पॉलिसीज में एक ही प्रॉब्लम था, वो था रिलीजियस बाइगेटरी सर, ओके। अब ये क्यों था उसके पीछे का कारण आप समझिए। रिलीजियस बाइगेटरी के पीछे के 2 कारण थे, और रिलीजियस पॉलिसीज जैसे फिरोज शाह तुगलक में आपको पूछा गया था, इसके ऊपर शायद तक आ सकता है, क्योंकि एक तो उसकी पर्सनैलिटी, और वी विल सी कि उसका जो बैकग्राउंड है वो मैटर करता है सर, ठीक है, ये एक्चुअली बहुत सारा एक प्रकार का आप देखिए कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो थ्रू आउट बहुत रूलर्स के अंदर मिलेगा सर, ओके। और ये कंटेम्प्रेरी पीरियड में भी आपको मिल जाता है, मतलब आप इसको देखो सर, ओके। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उसका फादर शाहनवाज खान भुट्टो सर, है ना? शाहनवाज खान भुट्टो की मदर का देख लीजिएगा इतिहास सर, समझे कि नहीं समझे? है ना? जुल्फिकार अली भुट्टो बड़ा रिलीजियस बाइकर था सर, वेरी कंपाउंड, ओके। और उसके पीछे का कारण था कि हिज मदर यूज्ड टू बी बेसिकली हिंदू लेडी सर, ठीक है। एंड दे हैड वेरी गुड, मतलब वैसा खराब नहीं था, बट देन वो गया ना वहाँ पाकिस्तान में, ये लोग पूरी भुट्टो फैमिली, तो वहाँ के जो रेडिकल फोर्सेस थे इसको टारगेट बहुत करते थे पर्सनैलिटी के ऊपर से। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही बिकेम अ वेरी रेडिकल पर्सन सर। आप जुल्फिकार को देखोगे, उसकी स्पीच कभी देखोगे, तो वहाँ रेडिकलिज्म क्यों आया है, इसी 70s में है ना, जियाउल हक के समय पे। पाकिस्तान 40 से 70s के बीच में इतना खराब नहीं था जितना आज की तारीख में आपको मिल रहा है सर, ठीक है। और उसके पीछे का एक कारण था कि इनिशियल शासक थे, जैसे जिन्ना खुद बेसिकली कम्युनिज्म और रेडिकलिज्म के भूत के ऊपर सवाल हो गया। तो उसकी स्पीच अगर आपको कराची में जो उसने पहली स्पीच दी थी, उसमें कहा था कि वी वांट टू एस्टैब्लिश सेक्युलर पाकिस्तान एंड वी डू नॉट वांट रिलीजियस फोर्सेस टू डोमिनेट सर, ठीक है। बट देन ग्रेजुअल सेंस में इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में रेडिकलिज्म घुसा, उसके पीछे की लीडरशिप के ऊपर पर्सनल टारगेट्स होना शुरू हो गए। और ये पर्सनल टारगेट्स में वी विल सी कि ये पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती थी, कि अगर किसी का रूट इनको समझ में आ गया सर ना, और कहा गया कि तुम देखो काइंड ऑफ है ना एक है ना प्योर इस्लामिक रूट से बिलोंग नहीं करते हो, वैसी कहानी, तो फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि वो बंदा बहुत अपने आप को प्रूव कराने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ इसके साथ भी हुआ, और ये चीज़ फिरोज शाह तुगलक के साथ भी हो रहा था सर, ठीक है ना? फिरोज शाह तुगलक के अंदर तो इसकी पर्सनैलिटी बड़ी प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलती है, जहां वी विल सी कि ही विल बी गोइंग फॉर रिलीजियस बाइगेटरी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्यों रिलीजियस बाइगेटरी? क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं सर, ठीक है। दूसरा विल सी की नोबिलिटी है ना, समझे कि भाई आई एम मोर मुस्लिम देन द मुस्लिम्स, ओके ना, आई एम मोर ऑफ अ पर्सन, वो ब्रिटिश जैसे ऋषि सनफ में कहता है ना सर, अभी मैच देखने आएगा। इसकी नोबिलिटी को भी प्रूव करना था इसको, नोबिलिटी को भी प्रूव करना था, बिकॉज़ ही वांटेड टू मेक श्योर कि नोबिलिटी जो है वो मेरे अगेंस्ट में ना जाए सर, समझे? और अगर ये जाने की कोशिश करेगा तो इनको भी निपटाऊंगा सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो बहुत सारे रीजंस थे, और इसमें थियोक्रेटिक का भी एक रीजन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि द सुल्तान विल बी एबल टू आउटडू, और दे विल बी थिंकिंग टू आउटडू अदर सुल्तान्स, ओके। नॉर्मली क्या था कि कहता है कि उसने ये किया था तो मैं उससे और आगे जाऊंगा, समझे? तो प्रेशर भी था, इमेज का भी एक था, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अलग-अलग प्रकार के ऑर्डर्स जारी किए, है ना? इसमें फिर उसने इंस्टीट्यूशंस को तोड़ा, टेंपल्स को तोड़ने की शुरुआत की सर, गेटिंग ओपन। जजिया जो लागू किया गया था पहले से ही तुगलक के समय से, मैंने आपको बताया, उसको और इंप्लीमेंट किया जाता है सर, गेटिंग ओपन, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी दैट
इस दौर में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करने की कोशिश की गई सर, गेटिंग ओके। इनफैक्ट ही डिस्ट्रॉयड मेनी टेंपल्स ओके, और ऐसा कहते हैं कि जो गजनवीद और घोरी इन्वेजन्स के बाद है ना, जितने ज्यादातर टेंपल्स और इंस्टीट्यूशंस नॉर्थ इंडिया में थोड़े बहुत बचे भी हुए थे, उनको ये इसके समय तक आते थे बहुत टारगेट किया गया, गेटिंग ओके। इनफैक्ट ये जहाँ-जहाँ कैंपेन करने जाता था, मतलब जैसे नॉर्थ इंडिया में राजपूत किंगडम से सेंट्रल इंडिया में हुआ करते थे, वहाँ-वहाँ राजा सरेंडर करता था, उसके बाद राजा को भी सर्विस होती थी, पर इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट करना शुरू किया था। ये नॉर्मली पहले के शासकों को जैसे एमबीटी के समय पे आपको थोड़ा कम मिलता था सर, ठीक है, और इसमें आपको ज्यादा मिलेगा सर, ठीक है। तो रिलीजियस पॉलिसीज बिकेम वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द डाउनफॉल सर, गेटिंग ओके। इनफैक्ट डिस्ट्रॉइंग ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड क्रिएटिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस एंड मॉन्यूमेंट्स ओवर देम वाज वन ऑफ द मेजर पॉलिसीज जो सिकंदर शाह के समय पे आपको मिल जाती है सर, गेटिंग ओके। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ कि बंगाल के अंदर उसके गवर्नर के पास, बिहार बंगाल के बीच में किसी ने एक गवर्नर ने कहा कि देखो ऑल रिलीजन्स लीड टू द सुप्रीम बीइंग सर, जितने भी धर्म है वो सुप्रीम डीटी, सुप्रीम बीइंग को लेके जाते हैं ना, गॉड को कनेक्ट करते हैं, अल्टीमेटली तो यही है रिलीजन का ऑब्जेक्टिव। तो उसके कारण समवन कंप्लेंड टू सिकंदर कि भाई किसी ने कहा कि ऑल रिलीजन, तो बोले किसने कहा, बोले कोई ब्राह्मण है उसने ये प्रीच किया है, बोले पकड़ो उसको, ठीक है। तो पकड़वा के उसने बिहार के गवर्नर को आदेश दिया है ना, और उसको आदेश देके बुलवाया कोर्ट के अंदर, सर्विस करवा दी सर, ठीक है, ओके। तो वी विल सी दैट इस तरह से इसकी पॉलिसीज रही है, इंस्टीट्यूशंस को तोड़ने की कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। इनफैक्ट नगर कोर्ट जो कांगड़ा का मैंने बताया था कि जो कंटिन्यूअसली पॉइंट ऑफ इन्वेजन था, यहाँ ये फिर से आक्रमण करता है सर, ठीक है। एंड वी विल कम टू नो कि वहाँ जाके फिर तोड़-फोड़ करेगा, डिस्ट्रॉयज आइडल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, टेंपल्स को, इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करेगा। तो इसका टारगेट ये था, टेंपल्स और इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करो सर, जजिया को फिर से लागू किया जाए सर, गेटिंग पॉइंट ओके। इनफैक्ट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी पता चल रहा है कि उसने जो कस्टम्स जो थे इंडियंस के, वो भी धीरे-धीरे बंद करवा दिए। अब जैसे एक था रिचुअल बेदिंग, अगर आपको पता होगा सर, ठीक है ना, तो नदी के अंदर नहाते थे सर, यमुना किनारे, गंगा किनारे, उसमें बंद करवा दिया, बोले नहीं चलेगा सर, ठीक है। ये वहाँ तक रेडिकल हो गया था कि उसने एट दैट टाइम अपने नाई, मतलब जो बार्बर शॉप से, उन्हें आदेश दिया था कि क्योंकि इस्लाम को रेडिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम फॉलो करना, तो तालिबान वाला जैसे आज कर रहा था कि कोई किसी की बियर्ड शेव नहीं करेगा, हाँ सर, वो कोई भी हो गया, हिंदू या मुसलमान हो सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट ओके। यू विल नॉट, क्योंकि वो उनका बेसिकली एक थॉट प्रोसेस है कि बियर्ड इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इस्लामिक ट्रेडिशन, एवरीवन शुड फॉलो इट। अब देयर वर मेनी पीपल इन द मुस्लिम्स एज़ वेल जो शेव थोड़ा बहुत कर देते थे सर, तो उसने वो भी बंद करवा दिया। नो नो नो, द कस्टम्स बिलीव दैट, आई बिलीव दैट दिस इज द फॉर्म सर, गेटिंग पॉइंट। ये तालिबान भी अफगानिस्तान में करवा रहा था, बीच में करवा था, पता नहीं इस बार उसने थोड़ा सुधरा है सर, ठीक है। पर उनका भी थोड़ा थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग प्रकार से आपको मिलता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म सर, समझे, गेटिंग पॉइंट, जिसके थ्रू इस्लाम का इंटरप्रिटेशन आपको मिलती है सर, ओके। तो ऐसे बहुत सारे नियम हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं, इसका एलियनेशन बढ़ जाता है, एलियनेशन समझ में आया सर, ठीक है, क्योंकि इसके मिलिट्री कैंपेन्स इसके अगेंस्ट में गए, इसके कैंपेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चल रहा है कि जो एक्सपांशन ऑफ किंगडम्स किया था वो भी इसके अगेंस्ट में जा रहा है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट ओके। तीसरी कहानी जो कॉमन मैन है उसके अगेंस्ट में जाएंगे सर, समझे, और दैट इज वन ऑफ द रीजंस काफी लोग एलियनेट हुए। कुछ चीजें उसने इंटरनल रिफॉर्म्स में अच्छी की सर, गेटिंग पॉइंट ओके। जैसे मैंने बताया कि इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन सर, ओके ना, समझे, इसके कार्यकाल के समय पे दो चीजें देखने को मिली। पहली चीज हमें देखने को मिलती है, आगरा का नया कैपिटल का स्थापना करना सर, ठीक है, और न्यू कैपिटल के रूप में जब इंस्टीट्यूशंस बनते हैं तो फिर नए प्रकार के सेटलमेंट्स में थोड़ी बहुत हम लोग ये कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस और फिर नए सिटी और अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया गया सेटलमेंट्स के रूप में। तो बेसिकली अर्बनाइजेशन, अर्बन इकोनॉमी की तरफ थोड़ा बहुत शहरों का निर्माण किया जाएगा। दूसरी कहानी, उसने ऑडिटिंग शुरू करवाया था मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो चाहता था कि ही वांटेड टू मेक श्योर कि दी मोबिलिटी शुड बी ऑडिटेड, अगर ये 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं तो वो नहीं चलना चाहिए सर, गेटिंग पॉइंट ओके। तीसरी कहानी हमें ये भी पता चला है कि एग्रीकल्चर के अंदर वो काम करेगा और यूनिट ऑफ रेवेन्यू या यूनिट ऑफ मेजरमेंट बेसिकली अपनी तरह से रीएस्टैब्लिश करता है सर, ठीक है। सो अंडर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसने वो गज ए सिकंदरी की स्थापना करवाई, और इस तरह से उसने ये कहा कि वी विल कम टू नो कि जितनी भी लैंड है सर, ठीक है ना, उसको लैंड को मेजर करना है अंडर द गज, गज ए सिकंदरी इस काइंड ऑफ वी विल सी कि इतनी गज जमीन है कितनी होगी सर, ठीक है ना। तो इस तरह से उसने लैंड को मेजर करवाना शुरू किया। ये बेसिकली मोबिलिटी के साथ ही अलाइंड आपको यहाँ से देखने को मिलता रहता है सर, ठीक है। चौथी कहानी, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये भी पता चल रहा है कि इसके कार्यकाल के समय पे ही इसने थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन वर्क भी किया सर, ठीक है, और पर्शियन पोएट्री से लेके बाकी सारे वस्तुओं के ऊपर भी ये काम करेगा सर, समझ गेटिंग पॉइंट ओके। गज है या गज है सर, समझे, तो ज और ज़ कभी-कभी दोनों यूज़ किया जाता है सर, गेटिंग पॉइंट ओके। इनफैक्ट इसने वेलफेयर स्टेट की स्थापना की थी, जो चैरिटी और बाकी सारा हम लोग कह सकते हैं कि देने की शुरुआत करेगा सर, ठीक है। तो होता क्या है कि बाय गिविंग चैरिटी टू द पुअर, बाय गिविंग सम काइंड ऑफ फूड टू द पुअर, बाय रिलीजिंग प्रिजनर्स इन अ सर्टेन डे सर, समझे, तो हमें काफी सारी चीजें मिलती है। पर्शियन पोएट्री के अंदर ये कंट्रीब्यूट करेगा, बट ओवरऑल वी विल कम टू नो कि इसका कार्यकाल एक मिलिट्री पुलिस स्टेट के निर्माण के साथ ही खत्म होता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट ओके। तो हुआ क्या कि सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक रूल तो करेगा सर, ओके, बट इसके पीरियड के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि काफी लोग इसके अगेंस्ट में चले जाएंगे सर, समझे नहीं समझे। तो इसने जो अफगान रेशियल पॉलिसी का जो एक्सेप्शन यूज किया, एक तो ये प्रॉब्लम हुआ। दूसरी शर्कीस को खत्म करके बिहार और बंगाल तक चला गया और बंगाल में ट्रीटी करके आया कि आप मेरे फ्यूजिटिव्स को हेल्प नहीं करोगे। इसी के पीरियड के अंदर विल सी कि मालवा और गुजरात में रेबेलियन चलते रहे सर, गेटिंग ओके, एंड वो चंदेरी तक पहुंचा और वहां पे अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करेगा। गज सिकंदरी की स्थापना की, जिसके थ्रू यूनिट ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन या उसके लिए उसको फायदा होगा। थोड़ी बहुत प्राइसेस के अंदर उसने चेंज करने की कोशिश की थी, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस पॉलिसी में बड़ी बाइगोटरी यूज की सर, ठीक है ना, समझे। ये चाहता था कि नोबल्स उसको फॉलो करे, ये चाहता था कि नोबल्स उसकी है ना पिपुली हो जाए सर, गेटिंग ओके, और नोबल्स को फिर से हार्श पनिशमेंट देना शुरू किया। जो प्रकार की व्यवस्था बहलूल ने की थी कि नोबल्स के साथ मिलकर चटाई पे खाना, है ना, एकदम चटाई के रूप में कम टू नो कि है ना, सब बैठ के नाश्ता करना, बोले वो सब बंद सर, ओके। तुम्हारा खाना है ना अलग से, मेरा खाना अलग से सर, ओके। और एक जगह के ऊपर तो वी विल सी कि अपन बैठ ही नहीं सकते हैं, तुम मंत्री हो तो मंत्री के रूप में आने का अपॉइंटमेंट लेके वो तक नहीं कर सर, ओके। और वो साथ में बैठने का तो सवाल कभी होता ही नहीं है, गेटिंग ओके। तो साथ में बैठाओगे तो तुम मेरे माथे के ऊपर चढ़ जाओगे सर, यार यही है ना सर, एंड वी विल कम टू नो कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि तुम मेरे माथे के ऊपर चढ़ोगे, और वो तो मैं कभी स्वीकारूंगा नहीं सर, है ना, समझे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पीरियड ऑफ सिकंदर लोधी वाज अ पीरियड ऑफ वेरी हार्श टाइम्स, है ना, बड़ा लॉ एंड ऑर्डर और मिलिट्री स्टेट के पॉइंट ऑफ हमको यहाँ से देखने को मिलता है। बड़ा नैरो माइंडेड भी था ये बंदा, और इसके कारण ही वाज एलिमिनेटिंग ऑल हिज पीपल अराउंड हिम। इनफैक्ट थ्योक्रेसी में जो मुस्लिम मोबिलिटी में जो खास करके दूसरे लोग थे, हिंदुस्तानी मोबिलिटी के लोग थे, वो भी इससे थोड़े नाराज हो गए थे, बोले कर क्या रहा है। अफगान नोबल्स भी इससे नाराज हुए थे क्योंकि उनका तो पत्ता काट दिया था इसने, गेटिंग पॉइंट ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि आफ्टर हिज डेथ 1489 के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि इसकी डायनेस्टी ज्यादा टिक नहीं पाती है सर, समझे नहीं समझे। सो वी विल फाइंड कि इसकी मृत्यु हुई ना सर, ओके। तो इसके बाद इसका संता फिर इब्राहिम पावर के ऊपर आया सर, गेटिंग पॉइंट ओके। एंड वे जो इब्राहिम लोदी जो था वो फिर करीबन 8-9 साल तक रूल करेगा, 10 साल तक, और फिर उसकी भी पूरी बन जाती है सर, समझे नहीं समझे। तो पहली चीज आपको समझ में क्या है और इसकी आगे की कहानी, तो इसमें अगर आएगा वो है थियरी ऑफ किंगशिप,
है ना, दिल्ली सुल्तान के अंदर आपको आता है थियरी ऑफ किंगशिप का पॉइंट ऑफ व्यू से कि राजा कौन है सर, ठीक है, और राजा किस प्रकार की नीति का अपमान करता है सर। तो इसकी थियरी ऑफ किंगशिप वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड किंगशिप पॉलिसीज जो बाकी सारे शासकों के द्वारा फॉलो की गई थी। कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ओके, वी विल फाइंड कि सिकंदर की मृत्यु हुई 1517 में सर, ओके, और जैसे इसकी मृत्यु हुई तो नोबल्स को थोड़ी शांति हुई, अरिस्टोक्रेसी को हास, है ना, समझ गए पॉइंट, ओके, मेरे लिए शांति होती। इनफैक्ट उसने गुलरखी कंपोज किया था, ही हैड स्कॉलर्स इन स्कूल जिसने ट्रांसलेशन किया था बहुत सारा सर, और ये खुद भी पर्शियन लिटरेचर में काम करता है। इनफैक्ट आगरा के अंदर उसने बहुत सारे स्कॉलर्स को उस पीरियड के अंदर इनवाइट भी किया और कहा कि भाई आप मेरे लिए वी विल सी की, है ना, कुछ साहित्य बना के दीजिए सर, ओके। तो वी विल सी कि एवरी टाइम ही हैड वेरी थियोक्रेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट, ओके, एंड बिकॉज़ ऑफ द थियोक्रेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट वी विल कम टू नो कि ही एलिनेटेड पीपल अराउंड हिम सर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको, नोबिलिटी भी इसके अगेंस्ट में चली गई थी सर, ओके। तो हुआ क्या कि इसकी मृत्यु हुई ना, तो मृत्यु के बाद अब शासक कौन बनेगा उसको लेकर चर्चा होनी शुरू हो जाती है सर, कैरिंग ऑन, ओके। अब चर्चा के अंदर फिर डिस्कशन यही था कि हु विल बी द नेक्स्ट पर्सन टू कम टू पावर सर, ओके। तो नोबिलिटी के अंदर दो प्रकार के नोबल्स थे, एक नॉन अफगान नोबल्स और एक अफगान नोबल्स। इसने अफगान नोबल्स की पूरी बजाई थी सर, समझे कि समझे। अब कुछ अफगान नोबल्स का ये मानना था कि भाई हमारी फिर से चलनी चाहिए सर, कैरिंग ऑन, ओके, एंड हमारा दबदबा है, हम तो भालू लोधी के समय से आए हुए हैं, है ना, और वो राजा कैसा था ये तो बेकार बीच में आ गया सर, ओके, अब अपना दबदबा चलेगा। तो वंस अगेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नोबिलिटी एंड मोनार्की सर, है ना, समझे। तो फिर से यही कहानी आपको देखने को मिलती है कि भाई देखो कौन राजा बनाएगा और किसको बनाएगा सर, ठीक है। तो नोबिलिटी में एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि इब्राहिम खान यानी कि इब्राहिम लोधी या इब्राहिम शाह, है ना, कैरिंग ऑन, ओके, शुड बिकम द किंग। बट एट दैट टाइम देयर वाज अ क्लास ऑफ पीपल who were thinking it should not be Ibrahim Lodi, but his younger brother Jalan should be the king, है ना, समझे, and he should be made the imperial authority सर, ओके। अब देखो यहाँ लड़ाई होगी, दो भाइयों को लड़वा दिया सर, है ना, समझे। और दो भाइयों को कैसे लड़वाया गया, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि एक ने कहा इब्राहिम लोधी को बिठाओ, दूसरे ने कहा जलाल को बिठाओ सर, हैंगरिंग ऑन, ओके, और दोनों के बीच में डिवीजन करवा दिया जाए तो ज्यादा ठीक रहता है सर, हैंगरिंग ऑन, ओके। और इन दोनों के बीच में वी विल सी कि इशू होता है सर, समझे। गुलरखी था, है ना, गुलरखी, है ना, गुलरखी था, गुलरखी या गुलरखी कहते हैं उसको सर, ठीक है, दोनों और कुछ नहीं था सर। अब आप समझने की कोशिश करिए कि व्हाट इज हैपनिंग सर, ओके, इन द इनिशियल ईयर्स, ओके, इब्राहिम के पावर के ऊपर आने के साथ ही हमें पता चल रहा है कि नोबिलिटी के बीच में संघर्ष हो गया। ये नोबिलिटी में छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में लड़ाई होती है सर, हैंगरिंग ऑन, ओके, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो इब्राहिम वाज एबल टू डोमिनेट इट आउट सर, ओके, समझे। तो इब्राहिम लोधी उसके बाद भाई के साथ संघर्ष करता है, उसने नोबिलिटी के साथ संघर्ष किया, देन अपने आप को एस्टैब्लिश किया। अब गुस्सा तो होगा ही, गुस्सा किस बात का होगा सर, समझे, कि एक तो मेरे सामने बगावत करवाई, समझे, दूसरी मेरे भाई को खड़ा करवाया सर, है ना, और अपनी डोमिनेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हो सर, कैरिंग ऑन, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इब्राहिम लोधी स्टार्टेड टेकिंग वेरी हार्श डिसीजंस अगेंस्ट हिज ओन नोबिलिटी, है ना, समझे। और उसके फादर की जनरेशन के नोबल्स, है ना, और उसके दादाजी की जनरेशन के जो नोबल्स थे, ये सब के सामने ये सवाल उठाना शुरू करेगा सर, समझे। सो ही वाज एबल टू विन ओवर दिस कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं था कि नहीं जीत पाया, है ना, बट 1517 में आने के बाद इसने कंटिन्यूअसली संघर्ष किया अगेंस्ट हिज ओन नोबिलिटी टू सप्रेस देम आउट एंड टेक देयर पावर सर। इन सब के चक्कर में ही इज आइसोलेटिंग हिज ओन पीपल अराउंड, है ना, ये होता है कि नहीं होता है कि जो नोबल्स एरिस्टोक्रेसी का लोग, है ना, अफगान रेशियल पॉलिसी के थ्रू आए हुए लोग सर, ओके, उनको एक एक करके तुम खत्म कर रहे हो। ऐसे लोगों को खत्म कर रहे हो जो सदियों से बैठे हुए हैं, सालों से बैठे हुए हैं सर, ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि ये नोबल्स इसके सामने गेम करने की शुरुआत करेंगे। इसमें दौलत खान लोधी भी आपको मिल जाता है सर, है ना, समझे। ये वही दौलत खान लोधी है जो बाबर को इनवाइट करेगा सर, गेटिंग ओपन, ओके। वी विल सी दैट एक उसके कोर्ट में एक नोबल था दिलावर खान सर, ओके, उसको बुला के उसको हकलाता है सर, गेटिंग ओपन, ओके। और दिलावर खान को लोधी कहता है इब्राहिम तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं सर, ठीक है, गेटिंग ओपन, ओके। तो वो भी नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे सैकड़ों हमें देखने को मिलता है कि नोबल्स एरिस्टोक्रेसी के लोग, है ना, दे वर नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स वर कंडक्टिंग सर, ओके। एंड वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम द नोबिलिटी रियलाइज दिस पार्ट कि यार ये तो हमारे सामने पड़ा है, हमारी जमीन लेने के लिए पड़ा है, और हम लोगों को बात बात के ऊपर इंसल्ट कर रहा है, अपनी एरोगेंसी दिखा रहा है सर। एक होता है शासन चलाना और एक होता है उनको एरोगेंट वे के अंदर ह्यूमिलिएट करके खत्म करना सर, ठीक है, गेटिंग ओपन, ओके। जैसे कि एक बार ऐसा हुआ कि देयर वाज अ नोबल, आई फॉरगॉट हिज नेम, उसके साथ ये हुआ कि उसने इंडिपेंडेंट को डिसीजन ले लिया। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि इसको पता चला कि यार मेरे मंत्री ने मेरे को पूछे बिना निर्णय ले लिया है, तो उसको उठा के जेल में डाल दिया गया, है ना। तो इस तरह के डिसीजन को पिराना मसले को खिला दिया, वैसी कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है। अभी हुआ ना कहीं ऐसे इब्राहिम लोधी जैसी कहानी, पिराना मसले को खिलाना सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि बहुत अलग अलग प्रकार की कहानी आपको मिलेगी सर, ओके। एंड ये नोबल्स को कहीं को मरवा देता था, किसी को जेल में डलवा देता था सर, गेटिंग ओके। और जितने भी नोबल्स एरिस्टोक्रेसी थे सबको डर लगता था सर, डर इस बात का था कि यार कभी भी ये हमको निपटा ना दे सर, गेटिंग ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि द नोबिलिटी क्लास वाज नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स वर कंडक्टेड सर, आप समझने की कोशिश करिए कि वन ऑफ द मेजर रीजंस इब्राहिम लोधी लॉस्ट अगेंस्ट बाबर वाज नॉट हिज आर्मी, है ना, इट इज बिकॉज़ ऑफ हिज एरोगेंस एंड बिकॉज़ ऑफ द एक्शंस दैट ही हैड परपेट्रेटेड बिफोर बाबर केम टू इंडिया, है ना। आप समझिए कि इसके पास 50-60 हज़ार की सेना थी, बाबर 12,000 सैनिकों के साथ आया था। 1526 में भी आएगा बाबर, कल परसों पढ़ेंगे, नेक्स्ट मंथ पढ़ेंगे बाबर को। बट उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट आप समझिए सर। यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट, ओके। वी विल सी द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाबर इज सीन विद रिस्पेक्ट टू द एक्शंस ऑफ इब्राहिम लोधी, कि भाई इब्राहिम लोधी क्यों हार गया, है ना, समझिए। उसके पीछे का कारण ही आपको ये मिलता है सर, गेटिंग। सो वी विल सी कि क्या चल रहा है यहाँ, प्लान क्या चल रहा है, इधर पढ़ो सर, है ना, समझिए। हर्ष और नवनीत और, है ना, यू एड्रेस योर टेक्स्ट, और इधर देखो सर, इधर यह टेक्स्ट पढ़ो सर। सो व्हाट इज हैपनिंग सर, है ना, समझिए। यहाँ थोड़ी मर्यादा रखिए सर, आप लोग कमेंट्स के अंदर कुछ ज्यादा हो जाते हो, पर्सनल भी हो जाते हो टाइम्स, ओके। थोड़ा डेकोरम मेंटेन करना रखिए सर, तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो हुआ क्या कि इब्राहिम लोधी अपने लोगों को धीरे-धीरे करके वी विल सी कि आइसोलेट कर रहा है सर। एंड वी विल कम टू नो कि इसके मंत्री लोग, इसके खास करके नोबल्स थे, उसके अगेंस्ट में गए। इसमें दौलत खान बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी था, जो पंजाब का गवर्नर होगा, ही विल बी गोइंग अगेंस्ट हिम। देयर वाज वन मोर गाय कॉल्ड एज़ आलम खान लोधी सर, ठीक है ना, ये भी उसके कोर्ट से बिलॉन्ग करता था, उसने भी जाके इसके अगेंस्ट में गेम कर दिया सर, ओके। सो देयर आर मेनी पीपल हू वर नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स वर कंडक्टेड सर, ओके। सेकंडली इब्राहिम लोधी वाज कंटीन्यूअसली फाइटिंग एट दैट टाइम विद डिफरेंट राजपूत किंग्स एज़ वेल सर, ठीक है। तो इसकी नोबिलिटी के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट चलती रही 6-7 सालों के अंदर। इसकी कॉन्फ्लिक्ट उस पीरियड में राणा संगा के साथ भी होनी शुरू हो गई सर, है ना। अब राजपूत किंगडम्स कब बन के आए, तो राजपूत किंगडम्स वर एन आउटकम ऑफ द वीकनिंग ऑफ द अथॉरिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड दे हैड अ स्पेस, है ना, तो वो ब्रीथ कर पाए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद राणा संगा एट दैट टाइम एज़ वेल सर, है ना, समझे। और ये राणा संगा की जो कॉन्फ्लिक्ट थी, इसमें ये बहुत हावी पड़ गए थे सर, मतलब राणा संगा इनके ऊपर बड़े हावी पड़ गए थे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि इब्राहिम लोधी फियर्ड दिस पार्ट एज़ वेल सर, समझ में आया कि नहीं आपको। देयर वाज लोकल गवर्नर फ्रॉम ग्वालियर टू मालवा, दे वर आल्सो नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स वर कंडक्टेड बाय इब्राहिम लोधी सर, ठीक है। तो स्थिति ऐसी क्रिएट हुई कि इसकी नोबिलिटी इसके अगेंस्ट में, बाकी सारे स्टेट्स में भी इसके सामने रिबेलियन हो रहे हैं, जैसे ग्वालियर जैसे स्टेट में या चंदेरी जैसे रीजन के अंदर भी हमें पता चल रहा है कि विद्रोह होने की शुरुआत हुई। इसका भाई जलाल ने ही पहले विद्रोह किया था, जो अफगान ओरिजिन नोबल्स थे सर, है ना। एक्चुअली जलाल का मैटर ही ग्वालियर के साथ जुड़ा हुआ है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल सी कि इट वाज जलाल दैट ब्रॉट इब्राहिम लोधी टू सेंट्रल इंडिया। तो जलाल खान ने जब पहला विद्रोह किया ना सर, ओके, और उसने जब चैलेंज कर दिया भाई को कि भैया, है ना, मैं सत्ता ना छोड़ूं, तो इब्राहिम ने उसके सामने मार्च किया।
तो मार्च किया तो इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, तो जलाल की पीपुड़ी बच गई, तो जलाल लॉस्ट, तो जलाल देन वेंट टू ग्वालियर सर, ठीक है। तो वो ग्वालियर गया, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि इब्राहिम लोधी का दिमाग चटक गया, तो उसने फिर ग्वालियर के ऊपर आक्रमण किया, वहां से फिर ये जलाल भाग गया मालवा की तरफ, तो देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम मालवा आया सर, गेटिंग ओके। तो इस तरह से उसकी संघर्ष ये सब रीजन्स में और बढ़ जाती है सर, समझे। एंड वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम स्थिति ऐसी क्रिएट होती है जहां इसने सब जगह के ऊपर दुश्मन क्रिएट किए थे। एंड 1526 तक जब ये शासन करता रहा, ना ही इसने कोई इंटरनल रिफॉर्म्स की, है ना, 7-8 साल के अंदर अपनी एरोगेंसी और जो काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि जो दबदबा था पावर का, उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाया सर, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस फैक्टर कंट्रीब्यूटेड इन अ सिचुएशन दैट देयर वाज अ काइंड ऑफ अ वैक्यूम इन इंडिया सर, ठीक है। एंड ही हैड अ ह्यूज आर्मी एट हिज डिस्पोजल, बट ही डिड नॉट पोजेस हाउ टू टेक वी कैन से इफेक्टिव डिसीजंस एंड हाउ टू लीड सर, क्योंकि ये रिबेलियंस को क्रश कर रहा है, इसने कोई बड़े मिलिट्री कैंपेन्स नहीं किए, ना ही कोई मॉडर्नाइज किया सर, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हेन बाबर इन्वेडेड इन 1526 ही हैड सपोर्ट बट नॉट ऑल पीपल केम टू सपोर्ट सर। तो कुछ-कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे, ना ही सब लोग आपको मिलेंगे, और एक डिसिप्लिन का अभाव, रिफॉर्म्स का अभाव, मिलिट्री स्ट्रेटजी का अभाव, है ना, जनरल के रूप में अपने आप को बिल्कुल कम की एस्टैब्लिश ना कर पाना। अब बाबर आप देखोगे तो 13 साल की उम्र में राजा बना था, 12 साल की उम्र में, ऑलमोस्ट 12-13 साल की उम्र ऐसा कहते हैं। और उसके बाद उसने घाट-घाट का पानी किया, तो पहले तो मार खाया था, छोटू था एक्चुअली बाबर पहले से, ठीक है ना, छोटू समझ में आता ही नहीं आता है ना, उज़्बेकों से आके मार खाया, पर्शियन से मार खाया, चाचा से मार खाया सर, ठीक है। तो वो बचपन के अंदर इतना बुली हुआ, इतना बुली हुआ सर, ठीक है, छोटू, ए छोटू, ए छोटू करके सर। तो जब उसको लड़ने की क्षमता बनी थी, तब तक ही वो वाज वेरी आई वुड से कंक्रीट जनरल सर, मतलब उसको पता था कि कैसे लड़ना है। मार खाई थी ना बचपन में सर, ठीक है, वेरी कॉमन है, छोटू ये कर गया, छोटू बॉल लेके आया, छोटू बॉलिंग करेगा, छोटू फील्डिंग करेगा, छोटू सबको पानी पिलाएगा सर, क्रिकेट टीम में कैसा सेल्समैन होता है सर, ठीक है, वो सबको ऑब्जर्व कर करके विल कम टू नो कि बहुत आगे चला जाएगा। अब ये भाई साहब राजा तो बन गए थे, ही हैड ऑल द रिसोर्सेज एट हिज डिस्पोजल, बट ही डिड नॉट हैड द काइंड ऑफ वी कैन से ऑडेसिटी पावर जो यूज कर पाए सर। आना तो चाहिए ना तुम्हें सर, ओके, तुम भाई को मार के सत्ता के ऊपर आए, तुमने नोबल्स को अगेंस्ट में कर दिया सर, ओके। तो देन दिस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड फाइनली व्हेन बाबर इन्वेडेड, तो पानीपत ही लॉस्ट इट आउट सर, 5 घंटे में तो गेम खत्म हो गई पूरी सर, गेटिंग ओके। तो 17-20 हज़ार लोग पहले सटासटी हो जाते हैं सर, और बाबर ने आके पीपुड़ी बजा दी इसकी पानीपत के अंदर, तो इसको अपने कर्मों ने मारा है। लोधी डायनेस्टी का डिक्लाइन भालू लोधी के समय पे क्यों नहीं हुआ? आप देखिए कितना लंबा समय तक शासन कर रहा है ऐसी परिस्थिति में जहाँ रीजनल किंगडम्स निकल के आ चुके हैं, है ना, जहाँ राजा की सत्ता की कोई गारंटी नहीं थी सर, ओके। और इसके बाद आप देखोगे सिकंदर और इब्राहिम तक आते-आते इनकी पीपुड़ी बच गई सर, ओके। और बाबर को इसी के नोबल्स ने तो बुलाया था, इट वाज आलम खान एंड दौलत खान, बोथ ऑफ देम इनवाइटेड बाबर सर, ओके, गेटिंग ओके। राणा संगा वाला चैप्टर है, उसके ऊपर आएंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे। बाबर की खुद की भी परिस्थिति ऐसी थी सेंट्रल एशिया में कि ऊपर उज़्बेक आ गए थे, वेस्ट एशिया में पर्शियन एम्पायर था, तो ही रियलाइज्ड दिस पार्ट कि देयर इज ओनली वन अल्टरनेटिव एंड दैट इज कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। तैमूर तो उसके चाचा थे, चाचा मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर थे, तो बोले तैमूर आया था तो मैं भी आऊंगा, ही हैड लेजिटिमेसी, हिस्टोरिकल लेजिटिमेसी थी उसके पास। तो ओवरऑल स्थिति ऐसी हुई कि बाबर फिर इंडिया आया, उसको मारता है सर, पीपुड़ी बच जाती है सर, गेटिंग ओके। और इसकी तरफ इंटरनल डिसकंटेंट भी था, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी थे। तो आप जब इंटरनली गिरे होते हो तो एक्सटर्नली क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे सर, तो इट फेल्ड मिजरेबली, एंड देन पूरी क्राइसिस क्रिएट हुई और फिर बाबर आया। इस तरह से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, है ना। तो इसमें कुछ याद नहीं रखने लायक है, पर मैंने आपको बताया कि कहानी किस तरह से चलती है सर, ओके। तो इसकी कारण ही नोबिलिटी है, हमें तो थीम नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की की पता होनी चाहिए सर, ओके, कि ये नोबिलिटी ही थी जो इसको टॉपल कराती है, एंड देन वी विल सी मुगल्स आ जाएंगे, पूरी गेम हो जाएगी सर, गेटिंग एज़ अ स्टोरी थीम। देखो हमेशा थीमेटिक याद रखना सर, ओके। आप जितना थीमेटिक याद रखोगे उतनी ही आपको चीजें समझ में आएगी, उसकी कनेक्टिविटी आपको हो जाएगी सर, ओके। और फिर अलग-अलग किंगडम्स जो है वो कैसे निकल के आएंगे, है ना, वो पीछे आपको मिल जाएंगे सर, ओके। तो लोधियों के टाइम पे भारत कुछ ऐसा बन गया था, समझे। सो व्हेन द लोधीज केम टू पावर, वी विल कम टू नो कि इंडिया हैड ऑलरेडी बीन रूल्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, ओके। यहाँ राजपूताना किंगडम्स मिल जाएंगे सर, ना छोटे बड़े राजपूताना किंगडम्स आपको मिल, यहाँ मेवाड़ आपको मिल जाता है, दिल्ली से लेके आगरा और थोड़ा शर्की तक इन्होंने कंसोलिडेट करके रखा था, पर बंगाल इनके हाथ में नहीं था। सेंट्रल इंडिया भी इनके हाथ में नहीं आता है सर, ठीक है ना, मालवा भी इनके हाथ में नहीं आता, गुजरात भी इनके हाथ में नहीं आएगा, कंदेश भी नहीं आता है, बहमनी किंगडम और विजयनगर भी इनके हाथ में नहीं था, उड़ीसा भी इनके हाथ में नहीं था। तो जब लोधी को उछला के बाबर पावर के ऊपर आएगा ना, तो बाबर के लिए ये सब रीजन चैलेंजिंग हो गया। बाबर इसके लिए राजस्थान में लड़ाई करता है, बाबर इसके लिए मालवा में लड़ाई करता है, और बाबर यहाँ ईस्टर्न पार्ट में अफगानों से लड़ाई करेगा। क्यों अफगान? क्योंकि वी विल कम टू नो कि ये लोधी की और भी ब्रांचेस थी अफगान रूलर्स की, मतलब अफगान ओरिजिन रूलर्स थे, वो सबके सब राह देख के बैठे थे कि फिर से मुगलों को भगाया जाए सर। तो इसको कहते हैं द मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट, है ना, समझे। मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट क्यों? क्योंकि ये शुरू हुई थी फ्रॉम 1526, बट द मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट केम टू एन एंड इन द फाइनल ईयर ऑफ 1761 when the Mughals along with the Marathas were routed and we'll come to know the Afghans finally won सर, है ना, समझे। तो इसमें 3 गेम हुई ना सर, 3 पानीपत की लड़ाई हुई सर। तीनों के तीनों पानीपत इज एक्चुअली आउटकम ऑफ द मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट, है ना, समझे। तो एक 1526 के अंदर हुई, एक 1556 के अंदर हुई और एक 1761 के अंदर हुई। आप समझिए कि पहली तो चलो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी हुई, दूसरे में अकबर वर्सेस हेमू हो रहे, हेमू थे कौन? वो तो अफगानों की तरफ से लड़ रहे थे ना सर। ही वाज फाइटिंग इन बिहाफ ऑफ द सूरीज, है ना, समझे। द सूरीज वर एक्चुअली द अफगान रूलर्स ऑफ दैट टाइम सर। एंड देन 1761 में अब्दाली वर्सेस मराठा होते हैं, पर मराठा भी विल सी कि मुगलों की तरफ से ही लड़ रहे थे। इट वाज द नॉमिनल शासक तो मुगल ही थे इस दौर में भी सर, तो मराठा हैड द लेजिटिमेसी ऑन देयर साइड सर, गेटिंग ओके। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट है ये फाइनली कंक्लूड होगी इन द ईयर 1761 सर, ओके। एंड देन इट विल फाइनली एंड अप दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री एज़ वेल, जहां ट्रांजिशन जो है वो फाइनली विल सी कि मुगलों के खत्म हो जाता है और फिर मराठा भी खत्म हो गया और फिर कंपनी के लिए बड़ा लाभ होगा, आगे डिस्कस करेंगे सर, ओके। तो एक थीम है, दिस इज आल्सो थीम, ओके ना, समझे कि भाई ये कैसे प्रोमिनेंटली पावर के ऊपर है और कंटीन्यूअसली बाबर के सत्ता के ऊपर आने के बाद तो अफगानों ने त्रास करते रखा सर, ओके। आप देखिए बाबर वाज नॉट एबल टू विन ओवर द अफगान्स, ओके। 1526 में अफगान कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस 1540 तक आते थे अफगानों ने फिर सत्ता ले ली ना सर। सूरी कैसे आया? मुगलों को हटा के आया, हुमायूं को हटा के आया सर, ठीक है। तो शेरशाह सूरी तो पावर के ऊपर आया, तो अफगान डायनेस्टी थी सर, ओके। 1540 से 1555 तक, 1556 तक वंस अगेन द अफगान्स कंटिन्यू टू रूल, इवन आफ्टर 1556 द अफगान्स कंटिन्यू टू रूल इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना। तो अफगान डायनेस्टीज भारत के अंदर और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से शासन करती रही है सर, ओके। फिर ग्रेजुअल सेंस में उसी की 18th सेंचुरी में लोग प्रोमिनेंस के ऊपर आएंगे सर, ओके। तो हमें पहली चीज पता चलनी चाहिए कि द थीम ऑफ दिल्ली सल्तनत कैसे निकल के आई और किस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि इनके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है सर। खैर, तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। अब बाबर के ऊपर की कहानी आगे देखेंगे सर, क्योंकि बाबर आएगा तो ये सब स्टेट्स के साथ लड़ाई करेगा। बाबर मेवाड़ के साथ लड़ाई करेगा, बाबर मालवा के साथ लड़ाई करेगा, बाबर शर्कीस तो नहीं थे पर ईस्टर्न अफगान ईस्टर्न बिहार में वी विल सी कि जो अफगान रूलर्स थे, लोधी सी थे, उनके साथ लड़ाई करता है सर, है ना। बैटल ऑफ घाघरा होती है, बैटल ऑफ चंदेरी होती है, बैटल ऑफ खनवा होती है सर। 3 लड़ाई की बात है सर, ठीक है। एक में अफगान थे, गेटिंग ओपन, एक में राजपूत थे और चंदेरी में राजपूत भी थे एंड उसके अंदर ये राणा संगा भी आ जाएंगे सर, ठीक है। और चंदेरी क्यों थी? क्योंकि राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ लोधी सर इट यूज्ड टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, वेदिक राइट करके रूलर थे चंदेरी के अंदर सर, ठीक है। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे निकल के आया था। तो बट ये डिक्लाइन के साथ जुड़ा हुआ है सर। तो आपको सवाल दिल्ली सल्तनत के ऊपर से डिक्लाइन के ऊपर आया था सर, ठीक है। एंड वी विल कम टू नो कि जब हम लोग डिक्लाइन की बात करेंगे ये हमें थीम पता होनी चाहिए कि क्या हुआ था। तो थोड़ा आगे चलते हैं एंड एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं सर, शुभम वाला ब्रेक, ओके, 5 मिनट का। एंड एज पर द शुभम स्टैंडर्ड टाइम सर, ओके, विल टेक अराउंड 5 मिनट ब्रेक एंड बाकी जो है अपना आईएसटी का जो है वो 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेंगे सर। शुभम हंसते हैं सर, ओके। शुभम सुबह में सनराइज भी जल्दी होता है ना शुभम के यहाँ? शुभम कितने बजे सनराइज हो जाता है? व्हाट टाइम सनराइज? ईस्ट में रहते हैं ना, यू ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में सर, बंगाल रहते हो ना?
4 बजे हो जाता है ना सर। बंगाल में 4 बजे थोड़ी होता होगा कुछ भी। इतना चार्ज अरुणाचल में जीरो डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी रहता है सर। मतलब थोड़ा फेंको पर वैसा डाइजेस्ट हो वैसा फेंको सर। यस सर, ओके ना समझे। तो कहानी क्या थी, हम लोग थोड़ा वापस आते हैं और डिस्कस कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट, ओके ना समझे। तो देखिए कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को इसके ऊपर एक दिल्ली सल्तनत की स्टेट की डिबेट पता होनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ से सवाल पहले भी आए हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट्स, नेचर ऑफ द सल्तनत, ओके ना समझे। इसके रिलेटेड आगे पीछे की टर्मिनोलॉजी से थोड़ी बहुत, ओके तो थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं, देन वी कैन ट्राई टू कंक्लूड एज वेल कि व्हाट इज द ओवरऑल कंडीशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, व्हाट इज द ओवरऑल नेचर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, द पॉलिसीज ऑफ द सुल्तान एंड खलीफास इन्फ्लुएंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, ओके। तो एक बार पीवाईक्यूज देखते हैं कि अब देखिए मैक्रो लेवल के ऊपर क्या क्या सवाल आए हैं सर, ठीक है ना। मैक्रो का मतलब ये है कि ओवरऑल कंडीशंस में सर, ओके। तो एक सवाल आया था कि टू व्हाट एक्सटेंट द कैलिफेट वाज द सोर्स एंड द सैंक्शन टू द लीगल अथॉरिटी ऑफ द सल्तनत, ओके ना, कि सत्ता को इंप्लीमेंट कर रहा था सर, करियो। द किंगशिप थियरी मैंने आपको बताया एंड डिस्कस द डेविएशन सीन इन द रीन्स ऑफ डिफरेंट सुल्तान। अब देखिए ये ऐसे सवाल तो जैसे दिल्ली सल्तनत में कितने 50 से ज्यादा सुल्तान आए होंगे सर, समझे, आंकड़े के हिसाब से देखोगे, बट आपको मेजर लिखना है सर, है ना। तो राइट फ्रॉम बलबन टू अल्तुतमिश टू रजिया, है ना, खिलजी एंड तुगलक एंड देन फाइनली सैयद्स एंड द लोदीज, है ना, समझे, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। तो इवैल्यूएट द थियरी ऑफ किंगशिप, है ना, कि द किंगशिप नोज नो किंगशिप वाज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द थियरीज, ओके। बट द थिंग्स विल बी टेकिंग एंड कंसीडरिंग देमसेल्व्स एज प्रॉफिट एज वेल, द किंग्स विल आल्सो बी सेइंग देमसेल्व्स एज जिले इलाही एंड द किंग्स विल आल्सो बी प्रोक्लेमिंग दैट वी आर द नेक्स्ट, है ना, प्रोफेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ही सब कुछ है सर, करियो, ओके। तो इसको लेके डिबेट बहुत सारी होती रही है, डिस्कशंस भी होती रही है। कोई कहता है कि देखो खलीफा लिमिटेड था, कोई कहता है कि नहीं खलीफा ज्यादा था, ठीक है ना, समझे। तो इसके रिलेटेड आपको सवाल पूछे गए हैं। दिस आर ऑल मैक्रो लेवल क्वेश्चंस व्हिच आर ओनली टू बी अंडरस्टूड वंस यू कंप्लीट द माइक्रो टॉपिक्स, समझे। आप माइक्रो लेवल के टॉपिक्स पढ़ लोगे तो मैक्रो समझ में आएगा सर, ठीक है ना, करियो, ओके। राजाशाही के सिद्धांत, ओके, राजा के सिद्धांत के ऊपर शासन कर रहा था सर, ओके। राजा वी विल सी कि किंगशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को, राजत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं तो कैसे अपने आप को लेजिटिमाइज करवा रहा था सर, समझ करियो, ओके। तो भाई राजत्व का एक सिद्धांत होता है ना, जैसे कौटिल्य ने कहा है कि प्रजा के हित में ही, वी विल सी कि राजा का हित है ना, प्रजा हितम सुखे सुखित राजा हितम सुखे, समझे। तो वी विल सी कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है ना। तो वैसी कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि राजा कैसे अपने आप को कंडक्ट करवा रहा है और कैसे अपने आप को लेजिटिमाइज करवा रहा है सर, ठीक है। इसमें दूसरा सवाल जो आया है वो है मेनली विद रिस्पेक्ट टू द थियोलॉजिकल बेसिस, है ना, नेचर ऑफ स्टेट, ओके। शायद तक उसका सवाल भी एक दो बार आ चुका है, बट आई एम नॉट, माइट बी आई एम नॉट हैव इंक्लूडेड, बट नेचर ऑफ स्टेट के ऊपर भी डिबेट आपको मिलती रहती है कि भाई व्हाट हैज बीन द नेचर ऑफ द स्टेट, है ना, समझे। तो एक तो रोल ऑफ कैलिफेट के ऊपर आया है, थियरी ऑफ किंगशिप के ऊपर आया है, स्लेव्स के ऊपर आपको पूछा जा सकता है, और थियोलॉजिकल स्टेट, ओके ना, कि वाज दिल्ली सल्तनत थियोलॉजिकल स्टेट और नॉट सर, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे सर, क्योंकि जैसे अकबर के ऊपर भी इस बार आ गया था कि मेडिवल मुगल स्टेट में थियोक्रेटिक स्टेट था कि नहीं था, तो इसके ऊपर भी डिबेट देखते हैं। तो थोड़ा बहुत स्लाइड से ही आपको समझाता हूं क्योंकि हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हुई। देखिए कि थियोक्रेटिक स्टेट किसको कहते हैं और क्यों दिल्ली सल्तनत को थियोक्रेटिक स्टेट के रूप में इंटरप्रेट किया गया। तो दो कारण थे सर, ठीक है। पहला कारण ये था कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से दिल्ली सल्तनत चलता है, उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी आई सर, ओके। और कैसे निकल के आई, तो बेसिकली शरीयत का जो कानून है, मतलब जो कुरान और हदीस से डिराइव हुआ है, उसमें से आपको मिलता है। बेसिकली हदीस या हदीथ, है ना, समझे, इट्स अ काइंड ऑफ टीचिंग्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, दे हैव बीन कंपाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 200-300 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, ओके। मतलब आप पकड़ने की कोशिश करिए 650 के बाद से, 630 में उनकी डेथ हुई, 632 650 के ट्रांजिशन में, उसके बाद 750 800 900 1000 के ट्रांजिशन में बहुत सारी किताबें लिखी गई थी सर, है ना, समझे। इन सब किताबों की टीचिंग्स थी सर, ना, ओके। उसमें से इंटरप्रिटेशन निकल के आता है सर, ओके ना, समझे। तो एक है कुरान जो बेसिकली होली बुक थी और दूसरा था हदीस, ओके। इनके बेसिस के ऊपर से थियोलॉजी बनती है सर, इस्लामिक लॉ का इंटरप्रिटेशन किया गया और इसी के ऊपर से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस किए गए। इसके लिए कहा गया कि भाई देखो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है, ये सिस्टम में थियोक्रेसी थी सर, ओके। इनफैक्ट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये भी पता चल रहा है कि जो रूलर है, ये रूलर भी अल्टीमेटली अगर आप समझने की कोशिश करिए कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉइंट होता है सर, समझे। शरीयत और कुरान से में नहीं सर, है ना, कुरान इज द होली बुक माय फ्रेंड, ओके ना, समझे। इट वाज हैंडेड ओवर बाय गॉड इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, इन द फॉर्म ऑफ रिवलेशन टू प्रॉफेट मोहम्मद सर, ओके। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस सर, है ना, वो एक तरह से आप समझने की कोशिश करिए कि वर्सेस के रूप में, आयतों के रूप में है और उसमें से इंटरप्रेट किया गया है लॉ को, उसको हम लोग कहते हैं शरीयत सर, है ना, समझे। शरीयत या शरिया का जो लॉ है सर, है ना, समझे, वो कुरान और हदीस, हदीस इज अ सेपरेट सेट ऑफ बुक, है ना, इट इज बेस्ड ऑन द
टीचिंग्स, द डिस्कशंस प्रॉफिट हैड विद अदर पीपल एज वेल, सर, है ना, समझे। और उसमें से हमें पता चल रहा है कि लॉ बनाएंगे। तो शरीयत इज अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक बुक्स इंक्लूडिंग द होली बुक कुरान एंड आल्सो द हदीस। अब कुछ लोग बेसिकली शरिया में खाली कुरान के नियम ही मानते हैं, है ना, और कुछ सोसाइटी ऐसी है जो ये कहती है कि नहीं, हमें कुरान और हदीस दोनों को यूज करना चाहिए, सर, ठीक है, समझ गए। तो वी विल कम टू नो कि इस तरह से हमें पता चलता है कि सिलेक्टिव अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो सोसाइटी में बहुत सारे आपको डिफरेंसेस मिलते रहेंगे, सर, एंड दैट इज द रीजन विल सी कि जो आइडियोलॉजिकल है वो भी ओरिजिन आपको यहाँ से मिलते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि अल्लाह हैज सेंट द प्रॉफिट, अल्लाह इज द सुप्रीम गॉड, ठीक है, समझ गए। एंड रूलर शुड फॉलो द मैसेज गिवन बाय द प्रॉफिट, ओके, समझे। नॉर्मली यही पूरी की पूरी हायरार्की थी कि भाई गॉड एक है, सुप्रीम गॉड है ना, समझे। उन्होंने प्रॉफिट साहब को बेसिकली एक रिवलेशन दिया है, प्रॉफिट साहब ने अल्लाह के मैसेज को आगे पास ऑन करना है। अब जब राजा के रूप में राजाशाही का इवोल्यूशन होने की शुरुआत हुई तो राजा ये कहता था कि भाई देखो मैं इनके मैसेज को कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि हमें पहुंचना है गॉड की तरफ से, ओके। कभी-कभी राजा क्या करता था कि सीधा-सीधा अपने आप को इनके साथ लिंक अप करेगा, सर, समझे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ डेविएशन सीन, ओके, समझे। ये डेविएशन अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ये डेविएशन अगर आप समझने की कोशिश करोगे एमबीटी जैसे राजा भी करने की कोशिश करेंगे, जहां उसकी किंगशिप की प्रॉमिस के अंदर अपने आप को कहता है कि मैं तो प्रॉफिट हो गया हूं, मैं ही सीधा राजा के रूप में एस्टैब्लिश करूंगा, सर, समझ गए। तो ये दोनों चीजें आपको यहां से मिलती है, सर, ओके। तो थियोलॉजिकल बेसिस की शुरुआत हुई। अब देखिए ये जो थियोरेटिक बेसिस की शुरुआत हुई उसमें ट्रेडिशनल इंडिक धर्मशास्त्र थे जो राइटियसनेस को प्रीच कर रहे थे, या इंडिया की ट्रेडिशनल रिलीजियस बुक्स थी, सर, उसकी जगह ये थियोलॉजी का नया डेवलपमेंट हुआ, सर, ठीक है। तो सुल्तान ने एक तो शरीयत के बेसिस के रूप में शासन किया। दूसरी कहानी हमें पता चल रहा है कि सुल्तान को खुद की भी नॉलेज थी, वो व्यावहारिक भी था, तो इसके कारण हमें पता चलता है कि सुल्तान ने खुद के ऑर्डर्स निकाले, उसको ज़वाबित कहते हैं। इसको लेके ज़ियाउद्दीन बारनी थोड़ा बौखला गया था, वो ऐसे कुफ्र कर रहा है, सर, ठीक है, गेटिंग ओके। क्यों कुफ्र कर रहा है उसके पीछे का कारण ये था कि वी विल कम टू नो कि ज़ियाउद्दीन बारनी कहता है कि भाई देखो ये तो खुद के ऑर्डर्स कैसे निकाल सकता है, अपनी मर्जी से कैसे काम कर सकता है, सर, और करने के बाद भी मेरी जमीनें ले लेता है और किसी और को देता है, तो जरूर से कुफ्र कर रहा है, सर, ठीक है। ऑब्वियस था ना कि उसका वजह से बदायूनी अकबर को कहता है कि कुफ्र करता है, सर, ठीक है, समझ गेटिंग ओके। तो बदायूनी वो भी ऑथर था, कोर्ट ऑथर था, सर, ओके, अब्दुल कादिर बदायूनी, और उसकी भी पूरी वजह अकबर ने बोले तुमको नहीं दूंगा सत्ता, सर, ओके। ऊपर से उसको तो वो संस्कृत की किताबों का ट्रांसलेशन में काम में लगवाया था, सर, ठीक है। जिस चीज की सबसे ज्यादा चिड़ थी ना बदायूनी को, उसी काम को अकबर ने उसको ये करोगे या खाली कर दूं तुम्हारी, सर, ठीक है, गेटिंग ओके। तो विल सी वो और बौखला गया, बोला यार मेरे को ये काम किसी और को नहीं दे, क्योंकि समझ गए ना, सर, ठीक है। तुम्हें जो चीज से नफरत होती है तुम्हें वहां पे डालेगा, बड़ा स्मार्ट राजा था अकबर, सर, ठीक है ना। राजा उसको तो कहते हैं कि कैसे एनर्जी को चैनलाइज करना है, लोग गुस्से को कैसे चैनलाइज करना है, सर, ऐसे तो दिमाग से खेलना पड़ता है ना, सर, क्या। तो विल कम टू कि सुल्तान की जॉब भी इशू हुए, सर, समझे। तो स्टेट की अपनी इंपॉर्टेंस है मिडिवल इंडिया के अंदर, सर, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि सुल्तान की अपनी इंपॉर्टेंस होगी, सर, गेटिंग ओके। तो सुल्तान कानून बनाता था, कानून का इंटरप्रिटेशन करता था, वी विल सी की सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में था और उसकी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है। देखिए थियरी ऑफ किंगशिप में क्या हुआ, एक राजा कह रहा है मैं जिले लागू, एक राजा कह रहा है मैं पीर हूं, एक राजा कह रहा है कि मैं आपके और मेरे बीच में डिफरेंसेस रखूंगा, मैं हंसूंगा भी नहीं, रोऊंगा भी नहीं, मैं यूं करके काली भैया की तरह दो शब्द बोलूंगा, यूं समझ नहीं, इससे ज्यादा मेरा कोई रोल नहीं, बस। और दूसरा आप देखोगे वो बहलूल, सर, है ना, वो साथ में बोले चलो तुम क्या नाश्ते में ले, चलो भाई थोड़ी सब्जी लाओ, है ना, अरे भाई भैया जी तुम भी सर्व कर दो, सर, ठीक है। यू सी द डिफरेंसेस ओके बिटवीन द टू। हाँ, रिसेस टाइम में टिफिन बैठक करता था, नहीं मैंने बताया चटाई के ऊपर बैठ के सर अपने मंत्रियों के साथ, कितना फर्क है, सर, गेटिंग ओके। तो आप देखिए कि हार्मोनियस एटीट्यूड के थ्रू काम करना। तो राजा की अपनी इंपॉर्टेंस है, विजुअल अपीयरेंस भी आपकी वेरी होती रही है किंगशिप के अंदर, सर, गेटिंग ओके। क्योंकि वी विल कम टू नो कि राजा को पता था कि मुझे आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ सब कुछ करना है, और अगर मेरी नोबिलिटी के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर नोबिलिटी के साथ अच्छे रिलेशंस है तो मेरे को फायदा भी होगा, सर, सिंपल है ना, सर, ठीक। क्योंकि द ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टेबलाइज द रूल, ओके। एंड ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए राजा को ये ध्यान रखना है, सर, ठीक है, कि वी विल सी कि मैं नोबिलिटी का साथ लूं क्योंकि उनके बिना अधूरा है ना। तो उनके साथ में लेके तो कैरेक्टर तो चेंज होता रहा हमेशा नोबिलिटी का, गेटिंग ओके। तो वी विल कम टू नो कि इसको जब स्टडी किया गया, स्टेट को स्टडी किया गया, तो अलग-अलग प्रकार की इंटरप्रिटेशन निकल के आई, सर, ओके। ये इंटरप्रिटेशंस में देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, ओके। एक कहानी कहती है कि ये थियोरेटिक स्टेट था। थियोरेटिक क्यों था उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि जो फंडामेंटल रीजन था उसमें ये कहा गया कि भाई इनके यहाँ जो व्यवस्था थी वो धार्मिक व्यवस्था थी, क्योंकि धर्म और बेसिकली इस्लामिक लॉ के हिसाब से शासन चलता था, सर, ठीक है। कुछ ऑथर्स ये कह रहे थे कि मिलिट्री स्टेट था, सर, मिलिट्री क्योंकि सेना की मदद से सब कुछ चलता था। सेना जिस दिन गिरी उस दिन इनका पूरी की पूरी बन गई, सर, ठीक है। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ये सेंट्रलाइज्ड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है जहां राजा ही सब कुछ कर रहा था, सेंट्रल और उसके से बेसिकली मिक्सचर के रूप में, ओके। एक कहानी में ये भी कहा गया कि भाई ये पैटर्निस्टिक स्टेट था ना, ये टॉप डाउन बेसिकली सब कुछ इंपोज करवा के वेलफेयर का काम कर रहा था, लोगों को अपने अंडर में लेके आने की कोशिश करवा रहा था, ठीक है। और तीसरी थी कॉन्क्वेस्ट स्टेट है, ये हमेशा कॉन्कर में ही चलता रहा और इसने वीएलसी की शासन व्यवस्था के अंदर अलग-अलग विस्तारों को कॉन्क्वेस्ट करते रहे, नॉर्थ से लेके साउथ तक, सर, समझे, और कोई काम ही नहीं था इनको, सर, ना, समझ ओके। तो इस तरह से अलग-अलग ओपिनियंस, अलग-अलग स्कॉलर्स निकल के आए। ये कैसे पता चला हमें, सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल कम टू नो कि जब स्टडी किया गया और जब इनिशियली अभ्यास इसके ऊपर हुए, रिसर्च होने की शुरुआत हुई, तो वी विल सी दैट कुछ हिस्टोरियंस ने इसको थियोरेटिक इंटरप्रिटेशन दिया। क्यों दिया? क्योंकि देखो आलिमों का महत्व स्टेट के अंदर, उलेमास का इंपॉर्टेंस था, राजाओं को पूछे बिना कुछ करता नहीं। जैसे सिकंदर लोदी के साथ ये हुआ, इब्राहिम के साथ। सिकंदर लोदी हैड अ ग्रुप ऑफ 17 थियोलॉजिस्ट, थियोलॉजिशियन मतलब एक्सपर्ट इन इस्लामिक लॉ। एंड कुछ भी होता था, भाई क्या बैठ जाओ कि ना बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ सर, खाना खा लो, बोले नहीं टाइम नहीं हुआ सर, ठीक है ना, थोड़ी देर, मतलब समझ गए सर, इतना हद तक होता। वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले वी विल कम टू नो कि उसने जो भी कार्य किया सब थियोलॉजी के ऊपर से किया। तो ये तो बेसिकली कोई कहेगा कि भाई ये जो भी है सर। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि जब सोर्सेस को पढ़ा गया, सोर्सेस का मतलब किताबों को जब पढ़ा जाता है मेडिवल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें एक कहानी निकल के कि थियोरेटिकल स्टेट है। थियोरेटिक क्यों है उसके पीछे का कारण मैंने बताया कि क्या था, सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल सी कि इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसको फेवर में लिखने के लिए 3-4 किताबों का मेंशन किया गया। अब जैसे वी विल सी कि आपको किताब देखने को मिलती है आदाबुल हल्ब व शुजात। ये किताब के अंदर वी विल कम टू नो कि थियोरेटिक इंटरप्रिटेशन लाने की कोशिश की गई, सर, समझे। और कहा गया कि भाई देखो राजा का जो कार्य उस पीरियड के अंदर था, उसमें बहुत प्रोमिनेंट बातें लिखी गई थी और उसमें वहां तक बातें की गई थी कि कैसे राजा को इस्लाम की तरफ सोसाइटी को लेके जाना है, राजा को कैसे जजिया कलेक्ट करना है, सर, ठीक है। राजा को वी विल सी कि अगर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो सामान्य रूप से ये कहा गया था कि मुस्लिम स्त्रियां बाहर नहीं आती, पर नॉन मुस्लिम से लड़ाई होती है तो मुसलमान को भी बाहर आके लड़ना चाहिए, मुस्लिम स्त्रियों को भी लड़ना चाहिए, सर, गेटिंग ओके। एंड ओवरऑल वी विल सी कि ये किताब के अंदर से इंटरप्रिटेशन ऐसा भी निकाला गया कि भाई देखो ये पूरी की पूरी बुक जो है वो किंग को इस्लामिक थियोक्रेसी और इस्लामिक लॉ की इंप्लीमेंटेशन के लिए बात करती है, ठीक है, गेटिंग ओके। बट देन इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन ये भी लिखी गई कि ये बुक के अंदर राजा की पॉलिसीज के बारे में लिखा गया और राजा की क्वालिटीज के बारे में लिखा गया है, ओके। और ये वो दौर लिखा गया है जब दिल्ली सल्तनत इन्फेंसी में था, इन्फेंसी मतलब उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। और ये स्ट्रांग नहीं था, इसके कारण वी विल सी कि अल्टीमेटली ये ओपिनियन निकाला गया कि देखो राजा को ऑपरेसिव रहने की आवश्यकता है और राजा और स्टेट अगर एक तरह से इंपोजिशन नहीं करेगा और पावर को अचीव नहीं करेगा, रिटेन नहीं कर पाएगा, तो वो फिर टिक ही नहीं पाता। अल्टीमेटली विल सी कि सुल्तान जो भी कर रहा है वो अपने पावर के लिए कर रहा है, ना कि थियोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर, गेटिंग ओके। तो दो ओपिनियंस निकल के आए इन दी फर्स्ट बुक्स, समझे कि समझे। इसी को ही वी विल सी कि कुछ ऑथर्स ने एक और बुक के साथ कंपेयर किया जिसका नाम था फतवा जहांदरी। और जब फतवा जहांदरी के साथ कंपेयर किया गया तो उसमें भी यही चीज निकल के आई कि जब जब शरिया और सियासत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, ये शरिया और सियासत के अंदर भी हमें ये चीज देखने को मिलती है, वेयर वी विल कम टू नो कि ज़ियाउद्दीन बारनी ने लिखा था
कि सियासत को मान्यता देनी चाहिए, ना कि शरीयत को, सर, ठीक है ना, समझे। सो देयर वाज अ बुक कॉल्ड एज फतवा जहांदरी, जिसमें वी विल सी ज़ियाउद्दीन बारनी, जिसने तारीख फिरोज शाही लिखी थी, उसने भी उस पीरियड के अंदर बहुत चीजें हाईलाइट की। और ये हाईलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने एक बहुत इंट्रोडक्शन या बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन दी थी कि देखो, राजा का काम तो ऐसा यही है कि भाई तुम्हें वी विल सी कि इस्लाम को फॉलो करवाना है, तुम्हें न्याय व्यवस्था एस्टैब्लिश करनी है, पर तुम्हें ये भी देखना है कि तुम्हारा शासन व्यवस्था के अंतर्गत जब जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि शरिया को एक टाइम के ऊपर साइडलाइन कर दीजिएगा, पर सियासत सर्वाइव होना चाहिए, क्योंकि सियासत सर्वाइव होगी तो शरिया सर्वाइव होगी ना। शरीयत से सियासत नहीं बन सकती, सियासत से शरीयत बन सकता है, सर। व्हेन यू हैव पावर यू विल बी एबल टू इंप्लीमेंट द थियोक्रेसी, बट इफ यू डू नॉट हैव पावर तो थियोक्रेटिक लॉ को क्या करोगे, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि दिस बुक आल्सो हाइलाइट्स द फैक्ट दैट द दिल्ली सल्तनत कैन नॉट बी डायरेक्टली सीन एज अ पार्ट ऑफ द थियोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। In fact, this book highlights many a times कि राजा को जजिया अबॉलिश भी करना चाहिए, राजा को चैरिटी नॉन मुस्लिम्स के अंदर भी देनी चाहिए। This book also says that the state should also issue ज़वाबित as well, and he should not be absolutely, we can say, dependent on the Islamic शरीयत law as well। ज़वाबित वर पर्सनल रेगुलेशन जो राजा ऑर्डर के रूप में, ऑर्डिनेंसेस के रूप में लेके आता था, बोले चलो ये करना है सबको, बोले इसका कोई लीगल सैंक्शन है, इस्लामिक सैंक्शन, बोले वो साइड में रख दो, अब ये करना है, ये प्रैक्टिकलिटी है, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इसमें बरानी बहुत बार राजा को लैमेंट करता है, मतलब उसको अब्यूज करता है, जैसे एमबीटी को उसने बहुत बार अब्यूज किया था, पर उसको ये भी पता थी कि ये आवश्यक है, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इनफैक्ट थियोक्रेटिक स्टेट होता है, जिस तरह से पॉम्प और स्प्लेंडर किया था उसने, जो राजा ने खर्चे किए थे, मां कसम सर, ओके, इतने सारे खर्चे, तो विल सी कि कौन सा इस्लामिक लॉ अलाउ करता है, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि इस थियरी के हिसाब से भी देखने की कोशिश की गई कि भाई देखो, ये पूरा का पूरा जो स्टेट सिस्टम है, जिसके बारे में हम लोग ये कहते हैं कि भाई देखो, इनका दिल्ली सल्तनत का जो स्टेट होगा वो थियोक्रेटिक स्टेट था, तो बेसिकली काफी लोगों ने कहा कि नहीं था, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इंप्रेशन फील आपको ऐसी होगी कि थियोक्रेसी है, गेटिंग पॉइंट, ओके। जैसे एक ग्रुप ने कहा कि भाई देखो, ब्यूरोक्रेसी पूरी मुस्लिम नोबिलिटी के रूप में थी, थियोलॉजिशियंस ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी का पार्ट थे, जजिया का इंपोजिशन करने की कोशिश की गई, जितने भी लीगल, रेवेन्यू और मिलिट्री पोजीशंस थी, यहाँ पे भी खाली और खाली थियोक्रेसी के ही लोग आते थे, मतलब आलिम लोग, वही नोबिलिटी के लोग थे, सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। इनफैक्ट इनको जो सत्ता मिली है उसमें ये कहा गया था कि यू वांट टू कन्वर्ट द लैंड ऑफ नॉन इस्लाम टू द लैंड ऑफ इस्लाम, सर, ठीक है। और सुल्तान को भी यही कार्य था कि भाई हमें बेसिकली यही कार्य करने के लिए आना है, सर, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लोगों ने और हिस्टोरियंस ने, ऑथर्स ने बेसिकली इसको इंटरप्रेट ऐसे किया कि भाई देखो, ये पूरी की पूरी तरह से थियोक्रेटिक स्टेट थी और थियोक्रेटिक स्टेट के रूप में ही थी, उसके फेवर की बात है, सर, ओके। बट देन ओवरऑल सीन क्या पता चलता है, बहुत सारे केसेस में आपको नॉन थियोक्रेटिक भी मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जउद्दीन बारनी सियासत शरिया के ऊपर बताता है, उसने दुनियादारी और किंगशिप के रूप में बताया, सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। उसने कहा कि दिन और दुनिया के बीच में क्या इंपॉर्टेंस है, दिन का मतलब है बेसिकली गॉड, मतलब अल्लाह, सर, है ना, जो ईमान का पार्ट है, फेथ का पार्ट है। उसने बहुत बार ये देखा कि राजा दुनियादारी में लुप्त है, सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। और राजा खुद दुनियादारी में इतना लुप्त है कि वो दिन को भूल गया, उसके ईमान को भूल गया, उसके फेथ को भूल गया है, सर, ठीक है। ये दर्शा रहा है कि विल सी की 100% थियोक्रेसी नहीं था। बहुत बार राजाओं ने जिस प्रकार के डिसीजंस लिए, ये डिसीजंस में भी हमें पता चला था कि थियोक्रेसी नहीं थी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए, सर, है ना, वो अपने आप को किंगशिप, नो किंगशिप की बात बताता है, बलबन बेसिकली जिले के रूप में बताने की कोशिश करेगा, रजिया सत्ता के ऊपर आई, सर, है ना, समझे। इनफैक्ट थियोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी पनिशमेंट और बहुत सारी लीगल व्यवस्था ऐसी थी जो धर्म के या इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट में जा रही थी, पर उसको फॉलो की जा रही थी, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो रियलिटी ये है कि बहुत बार थियोक्रेसी ने ही सुल्तान की बहुत सारी प्रैक्टिसेस को रिकॉग्नाइज करवाया था, क्योंकि थियोक्रेसी को भी पता था कि अगर हम बेसिकली सुल्तान की ये प्रैक्टिसेस को नहीं मानेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट थियोक्रेसी ये कहती थी कि द रूलर शुड बी द इस्लामिक पर्सन एंड ही शुड बिलोंग टू द लेगेसी ऑफ वेरी प्योर इस्लामिक रेस, सर, ओके, है ना, मतलब बेसिकली उलेमा ये कहते थे। बट देन वी हैव एविडेंसेस ऑफ रजिया, we have evidences of Khusro Khan, we have evidences of we can say this FST Firoz Shah Tughlaq और सिकंदर coming to power, which actually denies, we will see, कि the origin of theocracy as well, सर, ठीक है ना, समझे। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो थियोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या रॉयल ओरिजिन से या नोबल ओरिजिन से नहीं आते, पर सुल्तान के रूप में आए थे, सर, ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको ये पता चल रहा है कि थियोक्रेसी या थियोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के रूप में ये स्टेट नहीं चल रहा था, सर, समझे नहीं समझे। लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी कि हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं सतीश चंद्र को, जिन्होंने कहा कि भाई देखो, ये थियोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि वी विल सी कि थियोक्रेसी होती तो एक रिटन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन होता, वो तो था नहीं। हमेशा ज़वाबित्स ने ओवररूल किया है शरिया को, अगर आप देखोगे ना, एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने ऑर्डिनेंसेस इशू किए थे, दे वर अगेंस्ट शरिया, लैंड कॉन्फिस्केशन की थी जीबीटी के द्वारा, सर, दैट वाज अगेंस्ट शरिया, सर, ओके। वी विल सी कि देयर वर मेनी ऑर्डर्स व्हिच वर इशूड बाय द स्टेट, ओके ना, जो नॉर्मली हमें पता चल रहा है कि एग्जिस्ट नहीं किया करते थे, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो सतीश चंद्र साहब कह रहे हैं कि थियोक्रेसी होता तो सुल्तान विल बी कन्फाइंड, ओके, और वुमेन तो शासक के रूप में आ ही नहीं पाती, सर, ना। रजिया सत्ता के ऊपर आना ये दर्शा रहा है कि एब्सोल्यूट, क्योंकि अलाउ नहीं किया जाता है ना, वो तो मिनाज सिराज में लिखा है तबाकत नसीरी में कि वी विल फाइंड कि तो प्रैग्मेटिज्म आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इनफैक्ट सतीश चंद्र साहब अपनी किताब में वहां तक लिखते हैं कि मुझे इंडिया में 2 वॉल्यूम्स है कि द कॉमन मैन्स लाइफ और कॉमन पीजेंट्स लाइफ इन दिल्ली सल्तनत वाज नो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सर, ओके, समझिए। द रीजन इज दैट कि एक दो किसान, एक हिंदू और एक मुसलमान है, दोनों की स्थिति सेम ही हुआ करती थी, सर, एमबीटी के टेन्योर में देख लो या किसी और के टेन्योर में देख लो, सर, ओके ना, समझे। फर्क उतना ज्यादा आपको डिफरेंशिएशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के अंदर आपको लार्ज स्केल डिफरेंस नहीं था, अंटिल एंड अनलेस विल सी कि आप सरकार की या कोई अधिकारी की पकड़ में आ गए और वो आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा हो, सर, ठीक है। सो अ कॉमन पीजेंट लिविंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, से फॉर एग्जांपल, या वी कैन से इन द दोआब रीजन, विल हैव अ सेम स्टेटस, है ना। तो हिंदू मुसलमान दोनों की स्थिति ऑलमोस्ट सेम थी, ऐसा सतीश चंद्र लिखते हैं, और वो प्रैग्मेटिकली भी थोड़ा हद तक करेक्ट भी था, सर, समझे। क्योंकि किसान बाजू-बाजू में, एक हिंदू किसान, एक मुसलमान किसान है, दोनों को रेवेन्यू देना पड़ता था। ऐसा तो था नहीं कि इसको रेवेन्यू से पूरा बरकत दिया, फ्री दे दिया गया हो कि तो मुस्लिम को नहीं, है ना। ऊपर से वी विल सी कि जजिया का इंपोजिशन भी इनिशियल पीरियड में उतना हार्श नहीं था, वो एफएसटी के बाद हार्श होना शुरू हुआ और उसके बाद चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, ठीक है। तो इनिशियल पीरियड में हमें ये भी देखने को मिला। तीसरी चीज, अगर स्टेट पानी नहीं दे रहा था या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा था, तो दोनों को नुकसान था, और दोनों को रेवेन्यू तो सेम ही देनी पड़ रही थी, सर, समझे। तो ओवरऑल स्थिति तो ये हुआ कर रही है कि भाई अगर थियोक्रेटिक होती तो फिर दोनों की परिस्थिति के अंतर्गत हमें ये पता चल रहा है कि रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर से सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्रिएट होते, पर उतनी थी नहीं, सर, ऑलमोस्ट सेम परिस्थिति में आपको मिलेंगे, सर, ओके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आइडेंटिफाई किया गया और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई कि भाई देखो, डिफरेंसेस उतने ज्यादा नहीं थे, सर, समझे। अब जैसे ये जजिया दे रहे थे तो यहाँ ज़कात था, अब जजिया का इंपोजिशन आपको हार्श देखने को मिल जाता है, सर, ठीक है, समझ, वो पर फिरोज शाह तुगलक से मिलता है। ज़कात की इंपोजिशन हमें ट्रेडिशनल मिल जाती थी, सर, समझे। खर्च जो लैंड के ऊपर रेवेन्यू ली जाती थी, वो तो सबको देना था, सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि खर्च वाज सपोज्ड टू बी पेड बाय ईच एंड एवरी पर्सन। तो ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सतीश चंद्र साहब का ये मानना भी है और थोड़ा बहुत करेक्ट भी है, सर, ओके। उतनी खराब बेसिकली डिफरेंसेस, फंडामेंटल डिफरेंसेस उतने बड़े नहीं थे, सर, समझ में आया कि नहीं आपको। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन द डिबेट दैट सेड कि भाई दिल्ली सल्तनत यूज्ड टू बी थियोक्रेटिक स्टेट, वो काउंटर किया जा सकता है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल सोर्सेस, based on the actions taken by the king and the pragmatic decisions that the king had taken, sir, है ना। The
points that are in favor of theocracy are certain actions of bigotry that the state had conducted itself. This will include the bigot decisions taken by FST और अल्तुतमिश के समय से ये शुरू हुआ था सर, करेंगे अपन, ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक्सक्लूसिविटी मेंटेन की गई थी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल सर, मैंने आपको बताया। एंड साइमल्टेनियसली थियोलॉजिकल बेसिस के रूप में स्टेट के अंदर एडवाइजर्स की अपॉइंट करना, खलीफा के थ्रू सैंक्शंस लेना सर, समझे। ये सब कुछ चीजें वी विल सी की थियोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलती है सर, करेंगे अपन, ओके। इवन कैलिफ से आप आइडेंटिफाई करके अपने आप को खुतबा निकाल रहे थे, ये भी थियोक्रेटिक ऑब्जेक्टिव ही था ना सर, ओके। क्योंकि खलीफा को कहा जाता है कि इज सुप्रीम लीडर ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी सर, इंटरप्रेटर ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी, जो वही डिसीजन लेगा सर, समझे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लोगों ने कहा कि ये था, हम कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं था सर, ठीक है। तो पहली डिबेट में इसमें ये आया कि थियोक्रेटिक स्टेट था कि नहीं था सर, ओके। बट ये नॉर्मली वी विल सी कि मना किया जाता है, हम लोग फाइनल कंक्लूजन कल करेंगे, बट आपको ये पहली कहानी पता होनी चाहिए कि भाई 100% नहीं था सर ना। पार्शियल ट्रांजिशंस में आपको कुछ जगह के ऊपर थियोक्रेसी डोमिनेटिंग कंडीशंस के अंदर आपको मिलेगी सर, करेंगे, ओके। तो एक तो ये डिबेट है थियोक्रेटिक स्टेट की। कुछ ऑथर्स ने कहा कि देखो थियोक्रेसी का बेस बनाते हुए इन्होंने अपना एक्सपेंशन में उसका लाभ उठाया था। सो बाय मेकिंग द बेस ऑफ थियोक्रेसी दे हैड ट्राइड टू एक्सपांड देमसेल्व्स, करेंगे, ओके। इसमें पीटर जैक्सन ने उसको मिलिट्री स्टेट के रूप में कंसीडर किया। मिलिट्री स्टेट क्यों? क्योंकि काम ये था सेना बनाओ और सेना बनाने के बाद एक्सपांशन करो। क्यों? क्योंकि मंगोलों से एक लड़ाई करनी थी, आपको भारत के अंदर इंटरनल एक्सपांशन करना था, वो कोई भी प्रकार की सेना क्यों ना पॉसिबल नहीं है, करेंगे, ओके। और ये ट्रेडिशनली ऐसे ही चलते आए थे सर, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इट इज सीन विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, ओके। और ये जितने भी शासक थे, अल्तुतमिश है, बलबन है, खिलजी है, सबने विल सी कि मिलिट्री स्टेट का ही उपयोग किया है ना सर, करेंगे, ओके। तो वी विल फाइंड कि दे मेड श्योर कि दे बी यूजिंग मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, दीवान अलीस का इंपॉर्टेंस करना, अर्ज़ ममलिक का अपॉइंटमेंट, अर्ज़ ममलिक इज अ वॉर मिनिस्टर, ओके ना, अमीर याकूब, अमीर शिकार, आप देखिए ये सब टाइटल्स भी हमको क्या देखने को मिलते हैं सर, ठीक है। तो ये सब कुछ मिलिट्री कंपल्शंस के रूप में कंसीडर किया गया है और कहा गया है कि ये मिलिट्री सिस्टम ही थी जो आपको हेल्प कर रही थी इन दी ओवरऑल वी कैन से एक्सपांशन सर, करेंगे, ओके। पर कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर, है ना, समझे। ये तो एक सेंट्रल स्टेट के रूप में था सर, है ना। सेंट्रल स्टेट का मतलब ये था कि सुल्तान ही सब कुछ डिसाइड करता था और सुल्तान ही कहता था कि दिन है, सुल्तान ही कहता था तो रात है सर, करेंगे, ओके। तो सेंट्रलाइज्ड कॉन्क्वेस्ट स्टेट का शब्द यूज किया। इसमें कुछ लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कॉन्क्वेस्ट स्टेट। अब देखिए दिस आर टू डिफरेंट टर्म्स, ओके ना। वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड when we use the term centralization it implies what is the nature of centralization sir, okay, and what was the absolute control of the central authority. When we use the term conquest state, okay, conquest state का मतलब है कि जीत हासिल करने वाला स्टेट, मिलिट्री के उपयोग से साम्राज्य बनाने वाला स्टेट सर, समझे। तो दिस ऑथर कॉल्ड सरमन कुल, इनका थोड़ा अलग मानना है सर, ठीक है। इनका ये मानना है कि भाई कॉन्क्वेस्ट होने के बाद फिर सेंट्रलाइजेशन होगा, तो इसके लिए इसको कॉन्क्वेस्ट स्टेट के रूप में पहचानते हैं। सेंट्रलाइजेशन तो 100% था ही नहीं सर, ओके। इट वाज कंटीन्यूअसली इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड वी कैन से एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर, ओके। इसके लिए इसको क्या कहा गया कि भाई ये तो कॉन्क्वेस्ट स्टेट का प्रकार है। कॉन्क्वेस्ट स्टेट कैसा स्टेट कि राजा जो है, राजा का एक ही काम था कि भाई हम बेसिकली स्टेट के अंदर अपना कॉन्क्वेस्ट एस्टैब्लिश करें, प्रोविंशियल गवर्नर से लेके जितने भी रीजनल किंगडम्स थे इनके ऊपर अपना कॉन्क्वेस्ट करें सर, ठीक है ना, समझे। सो राइट फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नर्स टू द रीजनल किंगडम्स विल बी एस्टैब्लिशिंग आवर होल्ड एंड हेजेमनी ओवर देम एंड विन विक्ट्री ओवर देम सर, हम करेंगे, ओके। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इट इज कॉल्ड एज कॉन्क्वेस्ट स्टेट सर, समझे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था सर, हम इसके सिवा और देखो अभी सिकंदर को पढ़ा हमने, वो हमेशा कॉन्क्वेस्ट में लगे रहते हैं। बहलूल लोदी को देखो कॉन्क्वेस्ट में लगे रहते हैं सर, ठीक है। तो सुल्तान विल ट्राई टू कॉन्कर ओवर द गवर्नर्स और ही विल बी ट्राइंग टू कॉन्कर ओवर द रीजनल किंगडम्स है ना। पूरा जिंदगी ये दिल्ली के सुल्तानों ने क्या काम किया, देखिए एक्चुअली दिल्ली सल्तनत की क्योंकि ज्यादातर किंगडम दिल्ली के बाद जानी पाए है ना। मतलब आप ओवरऑल हिस्ट्री के सेंस में आप देखिए कि इनको हमारी हिस्ट्री नॉर्थ सेंट्रिक लिखी गई है सर, है ना। अभी तो चीजें बदल गई, सिलेबस बोला गया कि चीजें और भी ऐड करो सर, ठीक है। इनको रखो पर इनके साथ बाकी सारे रीजनल स्टेट्स को भी इंपॉर्टेंस दो सर, ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि इनका काम ये था कि कॉन्कर करो, कॉन्कर के बाद एक्सपांड करो और कंसोलिडेट करो सर, समझे। बट वो हो ही नहीं पाया, कॉन्क्वेस्ट की पूरी तरह से 100% नहीं हो पाया, तो कंसोलिडेशन तो बाद में होगा ना सर, ओके। तो होता क्या है कि इन्होंने विल सी की कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश की मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश की फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल सर, ओके। एंड द कॉन्क्वेस्ट वर नेवर एबल टू कंसोलिडेट, है ना। ये गए, जीत के आए, थोड़ा लूटपाट करके आए, बट उसके बाद देन इनका दबदबा नहीं हो पाया, तो दैट कंटिन्यू टू क्रिएट न्यू न्यू किंगडम्स, ओके। कॉन्क्वेस्ट स्टेट तब कहते हैं जहां हमें पता चलता है कि भाई इन्होंने कॉन्कर करने के बाद कंसोलिडेशन कर दिया, बट ये कभी हो ही नहीं पाया सर, ठीक है। ये डीप पेनिट्रेशन कर ही नहीं पाया। साउथ में आप देख लीजिए कि ये दक्कन जीते देवगिर, सब देवगिर 30 साल के अंदर इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, राइट इन द नेक्स्ट 30 इयर्स, ओके। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी के बाद आप समझ तुगलक, तुगलक में एफएसटी के बाद आते आते तो देवगिर इंडिपेंडेंट हो गया, आपका देवगिर तो गया, काकटिया गए, सबके सब इंडिपेंडेंट हो गए सर, ओके। तो आपकी तो जो कॉन्क्वेस्ट जो सिस्टम थी वो तो हो ही नहीं पाती है ना सर, ओके। तो आप जिस प्रकार के कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो तो साम्राज्य का पार्ट बना ही नहीं, तो कैसे इसको कॉन्क्वेस्ट स्टेट कहते हैं सर, है ना, समझे। सो द डिबेट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट स्टेट लाइज विद द फैक्ट कि भाई इसको कॉन्क्वेस्ट स्टेट भी नहीं कह देना चाहिए सर, है ना। तो काफी लोगों ने इसको ये भी नहीं कहा, काफी लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया, काफी लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया सर, ठीक है, ओके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिबेट आई जिसे हम लोग कहते हैं पैट्रिमोनियल या पैटर्नलिस्टिक स्टेट सर, है ना, ओके। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है, जहां बोला गया कि राजा जो है वो लिमिटेड काम करता था एंड ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द स्टेट वर लाइंग विद द नोबिलिटी हु वर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम डिफरेंट क्लास ऑफ पॉपुलेशन सर, है ना, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी रीजनल प्रोविंशियल रूलर्स थे या नोबिलिटी के जो लोग थे, ये सबके सब लोग बेसिकली अपना होल्ड और इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा रखते थे सर, है ना, समझ, ओके। तो उन्होंने कहा कि पैट्रिमोनियल स्टेट है, वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि एक ऐसा स्टेट है जहां राजा लोग जो है वो छोटे 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 रीजनल किंगडम्स और ऑफिशियल्स के थ्रू बेसिकली काम करेंगे, उनका कार्य एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेस कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर और कॉमर्स को प्रमोट करना था सर, ठीक है। और इसके कारण जो भी ओरिजिनल पावर था वो राजा के हाथ में नहीं था पर इंटरमीडिएरीज के हाथ में था सर, ठीक है। इंटरमीडिएरीज का मतलब क्या है कि वी विल कम टू नो कि जो बीच के किंगडम्स थे जो राजा को हेल्प कर रहे थे प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके, उन सब की रोल आपको देखने को मिलती है। लोकल किंगडम्स की रोल आपको ज्यादा देखने को मिलेगी सर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक थियरी ये आई कि ये तो पैट्रिमोनियल स्टेट है जहां स्टेट को बेसिकली बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है टू इन्फ्लुएंस योरसेल्फ, है ना। जैसे स्थानीय राजा को, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया, राजा रामचंद्र की मदद ली सर, ठीक है। उड़ीसा के अंदर गजपति के ऊपर जब आक्रमण हुआ सर, ठीक है, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी गंगा और गजपति के ऊपर तो उन्होंने भी ट्रिब्यूट देने की शुरुआत की सर, है ना, ओके। तो राजा जो है वो राजा एक हद से ज्यादा तो अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया ना सर, ठीक है, ओके। तो हमें ये पता चल रहा है कि राजा जिस तरह से सोचते थे सर, है ना, समझ, ओके, कि अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करके जाए सर, ओके, वो तो हो ही नहीं पा रहा है। तो कंटिन्यूअसली हमें ये पता चल रहा है कि राजा डायरेक्टली से जगह इनडायरेक्टली रूल करेगा। पर्सनल पावर राजा का था नो डाउट सर, ओके, बट साइमल्टेनियसली हमें ये भी पता चल रहा है कि कुछ फंक्शंस ऐसे थे जहां राजा को दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ी थी सर, ठीक है, समझे। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस इसको पैट्रिमोनियल स्टेट के रूप में कहते हैं सर, ओके। कुछ लोग कह रहे हैं कि इट वाज सीन एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, ओके ना, समझे। पैट्रिमोनियलिज्म की अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन देखोगे ना सर, ओके, तो इट इज सीन एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द
स्टेट सर, गेटिंग डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट, बट ऐसा था नहीं सर, है ना, समझे। तो वेबर ने जो किताब लिखी थी उसमें ये बताने की कोशिश की थी पैट्रिमोनियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वी विल सी कि द अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द पावर एक्सरसाइज बाय द रॉयल हाउस होल्ड। पैट्रिमोनियलिज्म का मतलब ये है कि देखो मैं सब कुछ चला रहा हूं सर, गेटिंग ओके, मेरा सब कुछ चल रहा है सर, गेटिंग ओके, बट देन वी विल सी कि ये 100% पॉसिबल हुआ नहीं सर, ओके। तो इसके बाद किसी और ने एक नई थियरी दी, कुछ उसने कहा कि ये तो सेंट्रलाइज्ड स्टेट था। एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड स्टेट भी आपको 100% नहीं मिलता है सर, गेटिंग ओके। जितने सुल्तानों ने सेंट्रलाइजेशन किया, व्यापार के अंदर किया, कॉइन्स के अंदर किया, ब्यूरोक्रेसी के अंदर करने की कोशिश की सर, है ना, समझे, बट देन इट वाज नॉट 100% पॉसिबल सर, गेटिंग ओके। सेंट्रलाइजेशन इनको करने की आवश्यकता बहुत थी क्योंकि ये चाहते थे कि धार्मिक रूप से, टैक्सेशन के रूप में, व्यवस्था के रूप में, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, इक्तेदारों के रूप में सब जगह के ऊपर करे। वॉर के अंदर इन्होंने किया, दीवान अरीज बनाया, दीवान वजीरत बनाया, सब जगह के ऊपर इक्ता सिस्टम के अंदर सेंट्रलाइजेशन लाया, पर ये सब बैकफायर कर गया ना, क्योंकि नेचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन कितना था। क्या राजा इक्तेदार को डेली कंट्रोल कर पाता था? क्या इक्तेदार इनको वी विल सी की कंट्रोल 100% पैसा भेजते थे? क्या इक्तेदारों ने वी विल सी की इनके सामने बगावत नहीं की थी? तो हम जब देखते हैं तो सेंट्रलाइजेशन स्मूथ था कि नहीं था सर, ठीक है, ओके। तो वी विल कम टू नो कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर हमें 100% नहीं मिलता है। तो वाज कंटीन्यूअसली चैलेंजिंग, जैसे नोबिलिटी चैलेंज कर रही थी, इक्तेदार चैलेंज कर रहे थे, वो अपने प्रोविंसेस बना रहे थे सर, ठीक है ना। तो वी विल सी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस शोज द लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन सर, है ना। तो स्टेट सेंट्रलाइज करने की कोशिश तो करेगा, जैसे आज भी करता है सर, ठीक है ना, कि आर्मी को अपने कंट्रोल में ले लिया सर, उस टाइम पे भी किया था यूनिफाइड कमांड आर्मी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक तक आते थे, चेंज हो गया था, नहीं हो गया था सर, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन जरूरी है और सेंट्रलाइजेशन ने इसको लाहौर से दिल्ली और बाकी सारे विस्तार में जब एक्सपेंशन हुआ तो हेल्प भी हुआ है सर, ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में इनके लिए बहुत नुकसान रहा सर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी कि कुछ लोगों ने कहा कि सेंट्रलाइजेशन था, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं था सर, है ना, समझे। नेचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन वाज ऑलवेज डिफरेंट सर, गेटिंग ओके। वी विल कम टू नो कि कहीं सूफी उलेमा अपना इन्फ्लुएंस कर रहे थे, कहीं पे नोबल्स अपना इन्फ्लुएंस कर रहे थे सर, गेटिंग ओके। लोकल अथॉरिटी की ज्यादा चलती थी, सेंट्रल प्रेजेंस कम हुआ करता था सर, है ना, समझे। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन 100% कभी कर पाए, कभी नहीं भी कर पाए सर, ओके। और लोकल पावर्स हमेशा डोमिनेंट पोजीशंस के ऊपर रहे। डोमिनेटिंग पोजीशन का मतलब है कि राजा को उनको स्वीकारना पड़ा है कि अच्छा चलो तुम मेरे अंडर में काम करो तो ज्यादा ठीक रहेगा सर, है ना। तो ओवरऑल स्थिति ये हुई कि ना ही सेंट्रलाइजेशन हुआ, ना ही थियोक्रेसी होती है सर, है ना, गेटिंग ओके। थियोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि भाई ये चाहते तो थे कि बेसिकली इस्लामिक लॉ और जजिया इंपोजिशन और ब्यूरोक्रेसी में एक्सक्लूसिव इस्लाम और तुर्किश मौलवी के लोग लेके आए, और वी से कि ये भी 100% नहीं होता है क्योंकि रीजन को इन्होंने यूज किया था एज अ टूल सर, ओके। बट पॉलिटिकल इंप्लिकेशन तो हमेशा रही है ना सर, आप समझने की कोशिश करिए कि इन्होंने धार्मिक दर्शन या धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से सब उपयोग किया कि हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं। अरे तुम इस्लाम के लिए कर रहे हो तो तुम शियाओं को मार रहे थे, तुम सूफियों को मार रहे थे, कुछ जगह के ऊपर तुमने वी से कि मेहदीस को मारा सर, ठीक है ना, मतलब अलग-अलग इस्लामिक समुदाय थे। यू आर डिस्ट्रॉयिंग द टेंपल्स, यू आर डिस्ट्रॉयिंग काइंड ऑफ द मेजॉरिटी हिंदू आइडेंटिटीज को सर, है ना। तो आपको बेसिकली कौन से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जस्टिफाई होती है, तो बुट शिकन कहते हो अपने आप को सर, ठीक है। तो इट वाज ओनली टू जस्टिफाई सर्टेन एक्शंस टू गेट योर लेजिटिमेसी सर, गेटिंग ओके। तो सुल्तान बहुत बार रिलीजियस आइडेंटिटी को भी साइड में कर देता था, उसको जब तक समझ में आया कि भाई देखो मेरे को लाभ हो रहा है तो मैं सब कुछ साइड में कर दूंगा सर, ठीक है, गेटिंग ओके। तो नाइदर यूनिफाइड स्टेट था, नाइदर सेंट्रलाइज्ड स्टेट था। आर्मी का कैरेक्टर बदलता रहा, टैक्सेशन वी विल सी कि वो ऐसे यूनिवर्सल रहा, उसमें भी चीजें होती रहती है सर, ठीक है, समझे। स्टेट खाली यही देखा कि लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाना चाहिए और कैसे काम चल सकता है अपना सर, ठीक है। उसमें कभी सेंट्रलाइजेशन किया, कहीं मिलिट्री का यूज किया, कहीं कॉन्क्वेस्ट यूज किया, कहीं रिलीजन का भी यूज किया सर, है ना। तो पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन आपको कंटीन्यूअसली देखने को मिलती रहती है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि जब हम लोग फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाएंगे तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नेचर ऑफ द स्टेट्स, है ना, जिसके थ्रू शासन चलता था सर, गेटिंग ओके। इसमें कैलिफेट का भी सिस्टम लाया गया, कुछ प्रैक्टिस इनहेरिट की गई, कुछ कन्वेंशंस बनाए गए, है ना, रीत रिवाज के रूप में, ये तो प्रथा चल रही है सर, ठीक है, गेटिंग ओके। फॉरेन एलिमेंट्स भी थे और लोकल सिस्टम भी लाई जाती है सर, है ना, समझ, गेटिंग ओके। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि लोकल सेटिंग्स में ये सेट करना था। तो कुछ कहते हैं कि इट वाज फॉरेन एलिमेंट्स इन लोकल सेटिंग, तुर्को पर्शियन सेटिंग सर, है ना। तुर्को पर्शियन सेटिंग का मतलब है कि तुर्किश पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल इंडिया में लाई गई, एंड दैट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट वी कैन से यूजिंग डिफरेंट सिचुएशंस, ओके। सो द नेचर ऑफ द स्टेट इज स्टिल ओपन एंडेड एंड डिबेटेबल। व्हेन वी सी द ओवरऑल नेचर, तो थियोक्रेटिक डोमिनेटेड बाय मिलिटरी इंस्टीट्यूशंस आपको मिलेंगे सर, ओके। और पुलिस स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज्यादा मान्यता दी जाती है कि भाई इट वाज अ पुलिस मिलिटरी स्टेट सिस्टम इन द सेटिंग, है ना, समझो, ऑफ इंडिया, जहां वी विल कम टू नो कि थोड़ी बहुत थियोक्रेटिक इन्फ्लुएंस भी आपको मिलेगी सर, गेटिंग ओके। तो ऐसा नहीं था कि नहीं था, बट मेनी अ टाइम्स, ओके, द सुल्तान बाईपास द थियोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एज़ वेल सर, ओके। तो एक डिबेट, ये डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चीजों को देखेंगे सर, है ना, समझे। तो अलग अलग ओपिनियंस है इसके अंदर से, हमें ये 4-5 ओपिनियंस पता होने चाहिए कि देखो पेट्रोलिस्टिक में सुल्तान ही सब कुछ करता है, पर सुल्तान कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हमेशा लोकल रूलर्स थे। थियोक्रेटिक में उलेमा और रिलीजन की इंपॉर्टेंस थी, पर ये भी 100% नहीं थे। सेंट्रलाइजेशन तो कभी आया नहीं है, ये हमेशा वेरी करता रहा है, ये दिल्ली के ऊपर भी सेंट्रलाइज नहीं कर पाया, आप छोड़ दीजिए सर, ठीक है, समझे। मिलिट्री स्टेट जरूर से था क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट की गई थी, पर ये भी फिरोज शाह तुगलक तक आते थे, टूट गई। कॉन्क्वेस्ट कभी 100% हो नहीं पाया क्योंकि दिल्ली के बाहर कंटीन्यूअसली रिबेलियंस चलते रहे। कॉन्क्वेस्ट सपोर्टेड बाय कंसोलिडेशन तो ही ट्रू कॉन्क्वेस्ट मानते हैं, बाकी जाके रेड करके आओ, प्लंडर करके आओ और पैसा लूट के आओ, उसको कॉन्क्वेस्ट नहीं मानेंगे सर, है ना, समझे, समझे। तो इस बेसिस के रूप में वी विल सी दैट जब हम लोग देखेंगे तो नेचर ऑफ द स्टेट इज अ मिक्सचर ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस स्टेट और मिलिट्री स्टेट along with theocratic influence, ओके ना, समझे। थियोक्रेसी वाज ऑलवेज यूज्ड टू जस्टिफाई एक्शंस एंड लेजिटिमाइज द रूल, ओके ना। जब जब दिक्कत आएगी तो राजा थियोक्रेसी का यूज करेगा, वरना नहीं करेगा, जैसे खलीफा देखो पहले नहीं लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिर उसको सत्ता में आने के 20 साल के बाद खलीफा को एनवर को बुलाया और जाके जाके सजदा कर दिया और क्या भबूस कर दिया सर, ठीक है ना, समझा। करना था तो तभी कर दिया होता सर, ओके, है ना। तो जब पाइप फट के फ्लावर हो गया तब जाके समझ में आया कि बोले नहीं नहीं सर, सजदा करूं मैं तेरा, सजदा सजदा सर, है ना। तो सनैन भरो करूं मैं तेरा सजदा सर, ठीक है ना। अपने आप को सुलेमान कहता था भाई तू सर, है ना। आप देखिए प्रॉफिट क्या है अपने आप को सर, ठीक है, ओके। ही वाज इक्वल आया तो सुलेमान सिकंदर से भी ऊपर सर, है ना, प्रोफेसी के रूप में हो सर, है ना। तुम तब तक थियोक्रेसी याद नहीं आई सर, जब पाइप फट के फ्लावर होगी, दिल्ली लाई सब, तब जाके बोल रहे हैं कि नहीं अब तो चीजें बदल गई है ना, हम तो सेवक है सर, है ना, और वालियों को साथ में ले लेंगे, अरे काहे में, है ना। तो ये दर्शा रहा है कि देखो रिलीजन वाज ऑलवेज यूज्ड एज अ टूल। तो आप बेसिकली परिस्थिति आधारित कार्य कर रहे थे और ये कार्यों के अंदर जितना बुशिकन जैसे गजनी ने भी यही किया, है ना, कि भाई जितना इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे, मॉन्यूमेंट्स को तोड़ेंगे, उतनी उसकी लेजिटिमेसी मिलेगी। सिकंदर लोधी देख लीजिए सर, ओके, किलिंग ओके। तो आप उनकी पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ से देखोगे तो बहुत सारी चीजें अलग तरह से आपको मिलेगी सर, है ना, समझे। तो चलिए सर खत्म करते हैं आज क्लास को, एंड आई सी यू टुमारो, कल कंटिन्यू करेंगे और खत्म इसको बेसिकली देख लेंगे सर, ठीक है। तो मिडिवल इंडिया मैंने बताया था, जेल मेहता की किताब पढ़ लो सर, है ना, समझे, है ना, जेल मेहता, ठीक है, चलो सर, ओके। कल करते हैं, टुमारो विल डिस्कस, ओके ना, आई कम बैक टुमारो सर, है ना। कल देखेंगे थोड़ा सुल्तान के पॉइंट ऑफ से, देयर मेनी रीजंस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि दिल्ली सुल्तान दिल्ली तक ही सीमित रहे, मुगल्स क्यों लंबे समय तक गए सर, अकबर को पूछेगा उसको, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। अकबर ने क्या किया, देखो मुगल्स में भी पहले ये लोग दिल्ली आगरा से बाहर नहीं जा पाए, वो अकबर था जिसने विलसी के बाद उसको पता चला कि यार यहाँ की सबसे बड़ी फोर्स राजपूत फोर्सेस जो है, ठीक है, जब तक उनकी मदद नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। धार्मिक नीति में अगर कट्टरता लाएंगे, रिजिडिटी लाएंगे, रेडिकलिज्म लाएंगे, तो कहीं नहीं रहेंगे, ठीक है। तो राजपूत एंड रिलीजन पॉलिसी बोथ वर चेंज्ड एंड दैट हेल्प्ड द मुगल्स टू एक्सपांड, समझे। तो बहुत फर्क पड़ जाता है सर, चलिए सर कल मैं देख लेता हूँ आपके डाउट्स, समझे, टुमारो आई टेक योर डाउट्स, चलिए सर, बाय बाय।